कहानी की शुरुआत होती है सीधा ग्रे फॉग के ऊपर से, जहाँ का माहौल हमेशा की तरह मिस्टीरियस है। क्लेन सेफिराह कैसल में बैठा है और उसकी नज़रें अचानक से नीचे उस लंबी और पुरानी सी टेबल पर जाती हैं। टेबल पर 4 कार्ड ब्लास्फेमी रखे हुए थे और हर कार्ड के पीछे एकदम अलग और अजीब से पैटर्न्स बने हुए थे। सच बताऊं तो इस मोमेंट पर क्लेन की हालत थोड़ी खराब थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, पर साथ ही एक रिलीफ भी था। क्लेन को ऐसा फील हो रहा था जैसे वो किसी बहुत गहरी और डरावनी खाई के किनारे अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर चल रहा था। लेकिन किस्मत से वो नीचे नहीं गिरा और वो बाल बाल बच गया। अब सोचो, अगर क्लेन ने वो सारे कार्ड्स ऑफ ब्लास्फेमी कलेक्ट करने की जिद की होती, या फिर उसे कहीं से मदर कार्ड मिल गया होता, तो क्या होता। क्लेन की तो आदत थी ना, अलग अलग कार्ड्स को अपनी बॉडी के अंदर डालकर उनकी पावर्स और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करने की। अगर उसने मदर कार्ड के साथ ही बिल्कुल वैसा ही किया होता तो भाई, गेम वहीं ओवर हो जाता। वो अब तक मदर गॉडेस ऑफ डेप्रेविटी से पूरी तरह करप्ट हो चुका होता, या फिर शायद किसी बहुत ही खतरनाक और अजीब सी चीज से प्रेग्नेंट हो जाता। मतलब ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो कितने बड़े खतरे के कितने करीब था। पर क्लेन खुद को समझाता है कि यार, मैं रोजेल थोड़ी हूँ। अगर मुझे मदर कार्ड मिल भी जाता तो मैं शायद ऐसा बेवकूफ़ी भरा रिस्क कभी नहीं लेता। और वैसे भी इन कार्ड्स ऑफ ब्लास्फेमी को कलेक्ट करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि सारे देवता लोग इन्हें ढूंढ ना ले। इसलिए इन कार्ड्स को दुनिया के अलग अलग कोनों में बहुत छुपा कर रखा गया है। क्लेन को रियलाइज होता है कि ये सब शायद मदर गॉडेस ऑफ डेप्रेविटी का बिछाया हुआ कोई कैजुअल सा ट्रैप था, कि अगर कोई इंसान गलती से भी मदर कार्ड पा ले तो वो अनजाने में इस दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। मुझे लगा ये सीन बहुत शॉकिंग था, क्योंकि ये साफ दिखाता है कि आउटर डीटीज कितने आराम से दुनिया में अपने जाल बिछा कर बैठे हैं। खैर, क्लेन अपना ध्यान इस डर से हटाता है और अपने पैर फिगरीन वाले सब्स्टिट्यूट के थ्रू देखना शुरू करता है। उसकी नज़र ब्लैक आयरन सीट पर बैठे रोजेल गुस्ताव पर जाती है, जो अभी मौजलियम के अंदर है। तभी अचानक रोजेल की बॉडी में हल्की सी मूवमेंट होती है और वो अपनी जगह से थोड़ा सा ऊपर उठता है। रोजेल के मुंह से आवाज निकलती है, जो कभी बहुत भारी और डरावनी हो रही थी, तो कभी एकदम तेज और हाई पिच वाली। वो बड़बड़ा रहा था कि हर चीज के अंदर गॉडहुड है, इस दुनिया की हर जिंदा चीज में गॉडहुड बसा हुआ है, और डोल्डेस्ट वन अभी भी जिंदा है। वो हम में से हर किसी की बॉडी के अंदर जिंदा है। ये सुनकर क्लेन थोड़ा सा चौंक जाता है और उसके माथे पर पसीना आ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बात खुद रोजेल बोल रहा था या फिर उसके अंदर मौजूद क्रिम्सन मून का करप्शन ये सब बुलवा रहा है। पर क्योंकि क्लेन को इन सीक्रेट्स के बारे में पहले से थोड़ा बहुत पता था और वो खुद भी इन अजीब चीजों का एक्सपीरियंस कर चुका था, इसलिए वो ज्यादा पैनिक नहीं करता। उसे तुरंत ऑरोरा ऑर्डर की वो पुरानी टीचिंग्स याद आ जाती हैं, जो उसने पास्ट में कहीं पढ़ी थी। ऑरोरा ऑर्डर वाले हमेशा से यही मानते थे कि क्रिएटर हर जगह मौजूद है और हर जिंदा इंसान के अंदर उसका एक अंश है। उनके हिसाब से हर किसी के अंदर गॉडहुड होता है, और अगर कोई अपने अंदर के गॉडहुड को बढ़ा ले तो वो एंजेल बन सकता है। और जो अभी के ऑर्थोडॉक्स देवता हैं, जिन्हें दुनिया पूजती है, वो भी बस थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंजेल्स ही हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आम इंसानों के लिए उनका रूल बहुत सिंपल था, बस अपने माइंड को कंट्रोल करो, स्पिरिट को स्ट्रांग बनाओ और अपने अंदर के गॉडहुड को ढूंढो, और फिर उस गॉडहुड को बाकी गॉडहुड्स के साथ फ्यूज कर लो, तो इंसान अपनी इस नश्वर बॉडी को छोड़कर सीधा एंजेल बन सकता है। क्लेन मन ही मन सोचता है कि यार, पहले मुझे लगता कि ऑरोरा ऑर्डर बस एक नॉर्मल कल्ट है, जिनका अपना एक अलग ही मैजिक और रिलीजन है। पर अब जाकर उसे समझ आ रहा था कि उन पागलों की बातों के पीछे का असली सच क्या था। मतलब एक तरह से देखा जाए तो उनकी बातें बिल्कुल सच थीं, उनमें कोई झूठ नहीं था। बस प्रॉब्लम ये थी कि ज़्यादा गॉडहुड अब्जॉर्ब करने के बाद इंसान अपनी खुद की पहचान खो देता है। वो रहता ही नहीं जो वो पहले था। ट्रू क्रिएटर ने तो इस दुनिया के सबसे गहरे सीक्रेट्स को अपनी टीचिंग्स में छुपा कर रखा था। क्लेन को हैरानी होती है कि क्या ट्रू क्रिएटर को इस बात का डर नहीं लगता कि अगर उसके किसी फॉलोअर को अचानक से ये सब समझ आ गया तो क्या होगा। अगर किसी ने अंडरग्राउंड करप्शन और ओल्डेस्ट वन के रिवाइवल के बारे में जान लिया तो वो खुद उसका वेसल बन सकता है। क्लेन सोचता है कि ये जो हैंग्ड मैन है ना, ये सच में थोड़ा पागल है। इसके अंदर तो रैशनैलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं बची है ज्यादातर टाइम। क्लेन को भी रियलाइज होता है कि इस मिस्टीरियस इस संघ के आगे वो लोग कितने बेबस हैं, पर फिर भी उन्हें लड़ना होगा। ये सब सोचते हुए क्लेन चुपचाप वेट करता है कि रोजेल आगे क्या बोलेगा, क्योंकि अभी सिचुएशन बहुत ही टेंस थी। 2-3 सेकंड बाद रोजेल, जो अब तक नींद और नई जिंदगी के बीच अजीब से लूप में झूल रहा था, वो वापस अपने लोहे के सिंहासन पर बैठ जाता है। वो जोर जोर से सांसें ले रहा था और एकदम चुप था, जैसे उसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई हो। तब क्लेन अपने पेपर फिगरीन को कंट्रोल करते हुए सीधा सवाल पूछता है कि भाई, तुमने अभी जो बातें बोली उनमें से किस पर भरोसा करूं और किससे बचकर रहूं। ये सुनकर रोजेल जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी मौजलियम में गूंज उठती है और वो कहता है कि इसका जवाब तुम खुद ही सोच लो मेरे दोस्त। और फिर वो ताना मारते हुए बोलता है कि हे, तुम सीयर्स लोग ऐसे ही तो बातें करते हो ना, हमेशा पहेलियों में। रोजेल क्लेन के जवाब का वेट भी नहीं करता और आगे एक बहुत ही शॉकिंग बात बताने लगता है।
वो कहता है कि जब उसने पेल डेथ मास्क बनाया था तो उसे एक अजीब सी चीज फील हुई थी। उसे लगा था कि फोर्थ इपॉक वाला डेथ शायद पूरी तरह से मरा नहीं है, उसका कुछ हिस्सा अभी भी बाकी है। शायद उस डेथ ने जिंदा होने के लिए कोई छिपा हुआ ट्रम्प कार्ड छोड़ रखा है जिसका सीधा कनेक्शन रिवर ऑफ इटर्नल डार्कनेस से हो सकता है। रोजेल हंसते हुए कहता है कि डेथ इतनी आसानी से तो बिल्कुल नहीं मरेगा, उसका कोई ना बैकअप प्लान जरूर होगा। ये सब बताने के बाद रोजेल प्लेटफार्म के नीचे खड़े की तरफ बहुत सीरियस होकर देखता है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता है जो मुझे लगता है कि इस पूरी स्टोरी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है और क्लेन के लिए एक वार्निंग भी। वो कहता है कि कोई भी ट्रांसमिग्रेटर सिर्फ तभी सेफिरा कैसल के अंदर जा सकता है जब वो सीयर, अप्रेंटिस या मरोडर पाथवे चूज करे। इन 3 रास्तों के अलावा सेफिरा कैसल किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करता। रोजेल बड़े अफसोस के साथ कहता है कि जब तक उसे इस बात का पता चला था तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब सोजेल ने ब्लैक एम्पर पाथवे लिया था, इसलिए वो कभी सेफिरा कैसल का यूज ही नहीं कर पाया और उसे अकेले सब कुछ झेलना पड़ा। फिर रोजेल अपनी टोन को और भी ज्यादा सीरियस कर लेता है और कहता है कि मुझे नहीं पता तुम ग्रेट ओल्ड वन बनना चाहते हो या नहीं, और ना ही मुझे पता है कि ग्रेट ओल्ड वन बनने के लिए कौन सा रिचुअल चाहिए होता है, पर मैं तुम्हें इतना जरूर बता सकता हूँ कि ये किसी देवता बनने से भी करोड़ों गुना ज्यादा खतरनाक है। यहाँ से स्टोरी और इंटरेस्टिंग बन जाती है क्योंकि रोजेल एक बहुत बड़ा हिंट देता है क्लेन के फ्यूचर को लेकर। रोजेल कहता है कि हो सकता है जिस एंटिटी ने हम सबको यहाँ स्टोर किया था और इस दुनिया में वापस फेंका था वो वहीं तुम्हारा इंतजार कर रही हो। यानी सीधा सीधा सेलेस्टियल वर्दी की बात हो रही है जो क्लेन की बॉडी टेक ओवर करने के लिए घात लगाकर बैठा है। रोजेल क्लेन को बस एक ही सजेशन देता है कि आगे कोई भी कदम उठाने से पहले मैजिक विशिंग लैंप वाले जिनी से कम्युनिकेट जरूर कर लेना। क्लेन मन में सोचता है कि जिनी, अच्छा मतलब जिनी और सेलेस्टियल वर्दी की पुरानी दुश्मनी का फायदा उठाकर कुछ हेल्प मिल सकती है क्या। ये सोचकर क्लेन हल्का सा नोट करता है और बस ओके बोल देता है। क्लेन का जवाब सुनकर रोजे गहरी सांस लेता है और स्माइल करते हुए अपनी एक रिक्वेस्ट सामने रखता है। वो कहता है अगर तुम सच में एक दिन ग्रेट ओल्ड वन बन गए तो मुझे बचाने के बारे में जरूर सोचना, क्योंकि भाई एक ग्रेट ओल्ड वन को सिर्फ एक ग्रेट ओल्ड वन ही टक्कर दे सकता है और कोई नहीं। इसके बाद रोजेल थोड़ी देर के लिए एकदम शांत हो जाता है जैसे कुछ बहुत गहरा और मुश्किल फैसला ले रहा हो। फिर वो बहुत धीरे से बोलता है कि अगर तुम ग्रेट ओल्ड वन बनने के बाद भी मुझे प्राइमोर्डियल मून के करप्शन से पूरी तरह आज़ाद ना कर पाओ तो याद रखना, इस दुनिया से मेरा वजूद ही हमेशा के लिए मिटा देना, इसे जिंदा मत छोड़ना, इस मौज़िलियम को पूरी तरह तबाह कर देना और किसी नए ब्लैक एम्परर को बनने में सपोर्ट करना ताकि मेरी जगह कोई और ले ले और मैं कभी भी वापस रिवाइव ना हो सकूं, क्योंकि करप्ट होकर जीने से अच्छा है हमेशा के लिए खत्म हो जाना। ये बोलते ही मौज़िलियम के अंदर की लाइट जैसे अचानक से थोड़ी मध्यम पड़ जाती है। माहौल बहुत ही ज्यादा डार्क और सैड हो जाता है। क्लेन पूरे 2 सेकंड के लिए एकदम चुप हो जाता है। उसके लिए भी ये सुनना बहुत भारी था कि रोजेल खुद को मारने की बात कर रहा है, पर फिर वो सीरियस टोन में कहता है कि मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा, मैं वादा करता हूँ। रोजेल फिर से चुप हो जाता है और कुछ सेकंड्स बाद खुद पर ही हंसते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे मारने से पहले मुझे बचाने की कुछ बार ट्राई जरूर कर लेना। उसका ये सेंस ऑफ ह्यूमर सुनकर क्लेन को बिल्कुल भी हंसी नहीं आती, बल्कि सच कहूं तो क्लेन का दिल और भी भारी हो जाता है और उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता क्योंकि वो समझ रहा था कि रोजेल अंदर से कितना टूटा हुआ है। रोजेल भी इस टॉपिक को आगे नहीं बढ़ाता और अपनी पुरानी यादों में खो जाता है, अपनी फरियाद करने लगता है। वो बताता है कि उसकी वाइफ बहुत पहले ही गुजर चुकी है और उसकी जो मिस्ट्रेसेस थी उनका भी अपना अलग अलग एंड हो चुका होगा। रोजेल कहता है कि उसे अपनी मिस्ट्रेसेस के लिए बहुत बुरा फील होता है क्योंकि उसने कभी उनसे सच्चा प्यार नहीं किया था, उसने सिर्फ उनकी खूबसूरती और उनसे मिलने वाले प्लेजर का फायदा उठाया था, जो कि उसकी एक बहुत बड़ी गलती थी। फिर वो क्लियर करता है कि उसका कोई इलेजिटिमेट बच्चा नहीं है क्योंकि एक बियॉन्डर होने के नाते उसे इन चीज़ों का अच्छे से पता होता है, और बियॉन्डर बनने से पहले जिन लेडीज़ के साथ वो था वो भी सिर्फ उसकी लुक्स और बॉडी के लिए उसके साथ थी, इसलिए वो कोई पंगा नहीं छोड़ेंगी पीछे। इसके बाद रोजेल अपने असली बच्चों की बात करता है, कहता है कि उसका सबसे बड़ा बेटा सील सालों पहले ही मर चुका होगा और उसे नहीं पता कि सील के कितने डिसेंडेंट्स अब इस दुनिया में बचे हैं। अपने दूसरे बेटे बोर्नोवा के बारे में वो कहता है कि अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड ना हुआ हो तो वो पक्का अब तक एक एंजल बन चुका होगा। बोर्नोवा को लेकर रोजेल की फीलिंग्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, वो उसे समझ नहीं पाता था। एक तरफ तो वो उससे बहुत डिटैच्ड, डिसअपॉइंटेड और नाराज था क्योंकि वो एक परफेक्ट मशीन की तरह था, उसमें कोई इमोशंस नहीं थे, पर दूसरी तरफ वो कभी कभी छुपकर उसकी केयर भी करता। उसे याद था कि जब बोर्नोवा पैदा हुआ था तो वो कितना क्यूट लगता था, पर जो सबसे इमोशनल पार्ट था बर्नाडेट के बारे में, जो रोजेल के दिल के सबसे करीब थी। रोजेल क्लेन से कहता है कि तुम तो मेरी सबसे बड़ी बेटी बर्नाडेट से मिल चुके हो, है ना, वो बहुत खूबसूरत, वो बचपन से ही बहुत प्यारी, आज्ञाकारी और स्मार्ट थी और हमेशा सबका ख्याल रखती थी।
उसे पता था कि अपने बूढ़े बाप से प्यार कैसे करना है, अपने छोटे भाई को प्रोटेक्ट कैसे करना है और अपनी माँ की केयर कैसे करनी है। रोजिल हंसते हुए याद करता है कि कैसे बर्नडेट कभी कभी बहुत ही ज्यादा उसूलों वाली बन जाती थी और थोड़ी सी सिली भी लगती थी। वो बताता है कि जब वो बर्नडेट के साथ चेस या कोई भी गेम खेलता था तो वो कई बार छुपकर चीटिंग करता था, पर बर्नडेट को कभी पता ही नहीं चला। रोजिल कहता है कि बर्नडेट का यही नेचर था, जिसकी वजह से वो बाद में रोजेल की हुई गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर पाई और उनके बीच दूरियां आ गईं। पर फिर वो मजाक में कहता है कि चलो अब तो मैं सारा ब्लेम प्राइमोडियल मून पर डाल सकता हूँ कि ये सब उसके करप्शन की वजह से हुआ था। इस बात के लिए वो प्राइमोडियल मून का थोड़ा थैंकफुल भी था कि कम से कम अब उसके पास एक बहाना तो है। फिर रोजेल थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे तुमसे भी रिक्वेस्ट करने का कोई हक या नहीं, क्योंकि मैंने आज तक तुम्हारी कभी कोई हेल्प नहीं की है और ना ही हमारा कोई बहुत क्लोज रिलेशन है। बस हम दोनों के बीच एक ही कनेक्शन है कि हम एक ही टाइमलाइन और एक ही जगह से आए हैं, मतलब हम दोनों फेलो अर्थलिंग्स हैं। ये सुनकर क्लेन बहुत ही डीप और रिस्पेक्टफुल आवाज में कहता है कि तुम्हारी डायरी ने मेरी बहुत हेल्प की है रोज था। जब मैं कमजोर था तब उसी डायरी की वजह से मुझे बहुत सारी हाई लेवल नॉलेज मिली थी। उसी की वजह से मैं बहुत सारे खतरों से बच पाया और मुझे पता चला कि मुझे किस डायरेक्शन में काम करना है और क्या अवॉइड करना है। और हाँ, तुम्हारे बनाए हुए कार्ड्स ऑफ ब्लास्फेमी ने भी अलग अलग स्टेजेस पर मेरी बहुत मदद की है। ये सुनकर रोजेल थोड़ा शर्माते हुए खांसता है और कहता है कि यार, क्या तुम उस डायरी का जिक्र नहीं कर सकते? उसमें बहुत सी एम्बैरेसिंग चीजें हैं। पर फिर वो सीरियस होकर बताता है कि बाद के स्टेजेस में वो जानबूझकर अगले ट्रांसमिग्रेटर के लिए मैसेज छोड़ रहा था अपनी डायरी में। बस उसे इस बात का डाउट था कि अगले वाले को कौन सी लैंग्वेज आती होगी, इसलिए उसने चाइनीज का यूज किया। फिर एम्परर एक गहरी सांस छोड़ता है और फाइनली अपनी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट क्लेन के सामने रखता है। वो कहता है कि मेरी रिक्वेस्ट बस इतनी है कि प्लीज बर्नाडेट का थोड़ा ख्याल रखना। जब भी उसे किसी मदद की जरूरत पड़े तो प्लीज उसकी हेल्प कर देना, उसे अकेला मत छोड़ना। रोजेल कहता है कि भले ही बर्नाडेट इस मिस्टीरियस दुनिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर बनने वाली है, पर फिर भी एक बाप होने के नाते मुझे उसकी फिक्र हमेशा रहेगी। बिना एक सेकंड भी सोचे क्लेन अपने पेपर फिगरीन के तुरंत जवाब देता है कि मैं तुम्हारी खातिर उसका पूरा ख्याल रखूंगा। ये सुनकर रोजेल की टोन अचानक से अजीब हो जाती है और वो कहता है कि यार, ये सुनने में थोड़ा ऑकवर्ड क्यों लग रहा है। खैर, रोजेल टॉपिक चेंज करते हुए पूछ कि बाय द वे, मैंने आज तक तुम्हारा असली नाम नहीं पूछा। तुम्हें तो पता ही है कि मेरा नाम हुआंग ताओ है। क्लेन एकदम फ्रैंकली जवाब देता है, चाओ मिंगरुई। ये नाम सुनते ही रोजेल के अंदर का देसी इंसान जाग जाता है और वो एक ही सांस में 3 सवाल दाग देता ही है। क्या तुम्हारी शादी हो गए, रे बच्चे हैं? और तुम्हारी उम्र क्या है? क्लेन मन ही मन सोचता है कि एम्परर भाई, तुम पड़ोस वाली गॉसिप करने वाली आंटी की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो अचानक से? क्लेन बस सिर हिलाता है और एक सिंपल सा जवाब देता है, नहीं। ये सुनते ही रोजेल एकदम चुप हो जाता है और थोड़ी देर बाद कहता है कि तुम और मैं एक ही जनरेशन के हैं, तो उस हिसाब से बर्नडेट को तुम्हें अंकल चाओ बुलाना चाहिए। ये सोचकर क्लेन भी कहता है कि हाँ, बात तो सही है। लेकिन बोलते बोलते रोजेल की आवाज़ अचानक से बहुत तरस खाने वाली हो जाती है, जैसे उसे क्लेन के लिए बुरा लग रहा हो। वो कहता है कि जब मैं इस एरा में आया था तो स्टार्टिंग में मैं हर चीज़ को एक गेम की तरह लेता था। मैं बस मज़े कर रहा था, लेकिन कभी कभी मुझे अपने असली घर की याद आती थी। अपनी पुरानी लाइफ याद आती थी जहाँ मेरी पर्सनैलिटी और मेरे शौक बने थे। और जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, ये फीलिंग और भी ज़्यादा स्ट्रांग होती गई। घर वापस जाने की तड़प बढ़ती गई। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पेड़ से गिरे हुए पत्ते हमेशा वापस उसी पेड़ की जड़ में जाना चाहते हैं। रोजेल कहता है कि कम से कम मेरे पास तो मेरी बेटी, मेरी वाइफ और मेरे 2 बेटे थे। मेरी एक फैमिली थी यहाँ इस दुनिया में। मेरे पास चिंता करने के लिए बहुत सी चीज़ें थीं और कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी थी। मुझे तुम्हारी वो लोनलीनेस फील हो रही है, वो अकेलापन जो तुम्हारी हड्डियों की गहराई तक बसा हुआ है। ये सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि क्लेन सच में इस पूरी जर्नी में बिल्कुल अकेला रहा है। उसका दर्द कोई नहीं समझ सकता। ये बोलकर रोजेल अचानक से एक ठंडिया भरता है, जैसे वो एक सपना देख रहा हो। वो इमेजिन करने लगता है कि काश हम दोनों अभी भी उसी पुराने एरा में, उसी अर्थ पर जी रहे होते। मैं रोज टाइम पर पर जाता, कभी कभी आहस में ओवर टाइम भी करता और एक नॉर्मल इंसान की तरह थकता। जब भी फ्री होता, अपनी बेटी की एक्स्ट्रा क्लासेज में जाकर उसे देखता, उसे घर लेकर आता और रास्ते से वो सारा सामान खरीदता जो मेरी वाइफ बार बार मंगवाती थी। हर वीकेंड पर हम या तो कहीं बाहर घूमने जाते या फिर अपने पेरेंट्स के घर जाकर उनके साथ टाइम स्पेंड करते। और जब किसी दिन मैं लाइफ के इस रूटीन से एकदम एग्जॉस्ट हो जाता तो मैं तुम्हें कॉल करता और बहाना बनाता कि आज पार्टी तुम्हारी तरफ से है। हम दोनों भाई सड़क किनारे बैठकर बढ़िया कबाब खाते, थोड़ी शराब पीते, लंबी लंबी फेंकते, बॉस को गालियां देते और अपनी जवानी के दिन याद करते। मैं तुम्हें बार बार फोर्स करता कि भाई जल्दी से कोई गर्लफ्रेंड ढूंढ ले, वरना ऐसे ही अकेला रह जाएगा। और फिर अगले दिन सुबह उठकर लाइफ को दोबारा फेस करने की एनर्जी मिल जाती।
ये पूरा विजन इतना नॉर्मल और इतना खूबसूरत था कि क्लेन बस चुपचाप खड़ा सुनता रहा। उसने एम्परर की इस बकवास से एक बार भी नहीं टोका। रोजेल की आवाज़ धीरे धीरे कम होने लगती है और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी स्माइल आ जाती है। वो कहता है, गुड बाय माय फ्रेंड, मुझे उम्मीद है कि हम सच में एक दिन दोबारा मिलेंगे, चाहे किसी भी दुनिया में क्यों ना हो। और इतना कहते ही उसका पूरा फिगर धीरे धीरे इल्यूजरी होने लगा, जैसे वो इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो रहा हो। उस लोहे के सिंहासन पर बस एक धुंधली सी परछाई बाकी रह गई थी, जो धीरे धीरे हवा में मिल रही थी। रोजेल गुस्ताव, जो कभी इस दुनिया का सबसे बड़ा एम्परर था, वो अब अपनी इटर्नल स्लीप में वापस लौट चुका था। यहाँ आकर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। और सीरियसली भाई, ये LOTM के सबसे इमोशनल मोमेंट्स में से एक था। एक तरफ इतनी डार्क और इंटेंस मिस्ट्रीज हैं और दूसरी तरफ दो ट्रांसमिग्रेटर्स का वो दर्द जो बस एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं। मुझे तो ये चैप्टर पढ़ते हुए सच में रोना आ गया था। आप लोग बताना, आपको रोजेल और क्लेन का ये बॉन्ड कैसा लगा? खैर, अब कहानी यहाँ से और भी ज़्यादा सीरियस होने वाली है, क्योंकि क्लेन को अब सेलेस्टियल वर्दी और ग्रेट ओल्ड वन वाले रास्तों का सामना करना है। उस इंटेंस और इमोशनल क्लाइमैक्स के बाद अब हम आते हैं चैप्टर 1309 पर। स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रिमिटिव आइलैंड से बर्नडेट का शिप द डॉन धीरे धीरे उस तूफानी इलाके से बाहर निकल रहा है। वो पूरा इलाका हमेशा भयानक तूफानों से घिरा रहता था, लेकिन अब शिप वहां से दूर जा रहा था। बर्नडेट अपनी नजरें हटाती है और हवा में तैरते हुए सेज फ्रंटलेट को देखती है। अब सोचो यार, वो एक क्लेयरवॉयंट है, यानी उसे फ्यूचर और पॉसिबिलिटीज एकदम साफ साफ दिखती हैं। उसे पता था कि ये उसके लिए एडवांस करने का परफेक्ट मौका है। उसने जो रिचुअल अभी अभी कंप्लीट किया था, उससे एक बहुत बड़े हाई ऑर्डर के डिजास्टर को रोका गया था। लेकिन यार, इस मौके की जो कीमत उसने चुकाई ना, वो सच में बहुत भारी और दिल तोड़ने वाली थी। 100 सालों से भी ज्यादा टाइम तक जिस पिता को उसने पागलों की तरह ढूंढा, उसे खुद अपने ही हाथों से सील करना पड़ा। मुझे तो ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उस पर क्या बीत रही होगी। बर्नडेट उस डायमंड से जड़े वर्टिकल आई वाले फ्रंटलेट को देखकर एक गहरी सांस लेती है और खुद से कहती कि ये कितना आयरोनिक है। जब उसने इंटिस छोड़ा था तो उसके सिर्फ दो ही बड़े गोल थे। पहला ये जानना कि क्या आज में उसने अपने पिता को गलत समझा था, और दूसरा उनके कदमों पर चलकर ये देखना कि क्या उन्हें वापस जिंदा करने का कोई तरीका है। नहीं, अब सीन यह है कि उसका पहला विश तो पूरा हो गया था। उसे सच्चाई पता चल गई थी कि हाँ, उसने सच में एम्परर रोसेल को समझने में बहुत बड़ी गलती की थी। इस सच ने उसके अंदर की सारी नफरत को तो पूरी तरह से खत्म कर दिया था, लेकिन उसके गिल्ट को 100 गुना बढ़ा दिया था। वो इसी गिल्ट और तड़प के साथ अपने दूसरे गोल को पूरा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो रिजल्ट मिला वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अगर शुरू से ही कोई उम्मीद ना होती तो शायद उसे इतना बड़ा झटका नहीं लगता, लेकिन उसने खुद अपनी आंखों से एक उम्मीद की किरण देखी थी, अपने पिता को देखा था, पर फिर भी मजबूरी में उन्हें एक गहरी नींद में सुलाना पड़ा ताकि वो करप्शन से बचे रहें। कुछ देर की गहरी शांति के बाद बर्नडेट की आंखों में जो खालीपन था, वो वापस से एक फोकस में बदल जाता है। अब वो और ज्यादा हेजिटेट नहीं कर रही थी और ना ही खुद को ब्लेम कर रही थी। उसने अपने सारे नेगेटिव इमोशंस को साइड में रखा, अपना राइट हैंड उठाया और हवा में ही कुछ एंशियंट वर्ड्स ड्रॉ किए जो एकदम तारों की तरह चमक रहे थे। उसने एक स्पिरिट वर्ड क्रीचर को समन किया जो आधा इंसान और आधा हवा का बना हुआ था, और उससे अपने सेज पोर्शन के सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स ले लिए। बाकी की जो चीजें थीं उन्हें प्रिजर्व करने की कोई खास जरूरत नहीं थी, तो वो द डॉन शिप के कलेक्शन रूम में ही रखी हुई थीं। कुछ ही देर बाद बर्नडेट ने पेल डेथ हेथ का इस्तेमाल करके उस सेज फ्रंटलेट को चकनाचूर कर दिया और फाइनली वो पोर्शन तैयार किया जो उसे सीक्वेंस 2 में एडवांस करवा सकता था। यार, ये मोमेंट स्टोरी के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि एक एंजेल बनना कोई छोटी बात नहीं है। बर्नडेट उस उबलते हुए सेज पोर्शन को देखती है, जिसके हर एक बुलबुले के अंदर एक ट्रांसपेरेंट आंख बनी हुई थी। सच कहूं तो ये विजुअल इमेजिन करने में ही काफी क्रीपी और मिस्टीरियस लगता है। वो बिना किसी डर के अपना हाथ उठाती है और उस ग्लास बॉटल को अपने होठों से लगा लेती है। उसे अच्छे से पता था कि इस वक्त उसे दुख या रोने धोने की नहीं, बल्कि एक सॉलिड डिटर्मिनेशन और आगे बढ़ने की विल पावर की जरूरत है। क्योंकि अगर वो अपने पिता एम्परर रोसेल को उस भयानक करप्शन से बचाना चाहती है और उन्हें पूरी तरह से रिवाइव करना चाहती है, तो उसे एक हायर सीक्वेंस की पावर चाहिए ही चाहिए। बिना ताकत के वो उस कॉस्मिक लेवल के करप्शन से नहीं लड़ सकती। इसी वजह से वो अपने सारे दर्द को दिल के सबसे गहरे कोने में दफन कर देती है, ताकि ये चीज उसके मेंटल स्टेट को खराब ना करे। उसने सोच लिया था कि जब रात में वो अकेली होगी, सिर्फ तभी वो इस दर्द को बाहर आने देगी और उसे महसूस करेगी। जैसे ही वो सेज के गले से नीचे उतरता है, बर्नडेट की बॉडी एक इल्यूजरी फॉर्म में बदलने लगती है। मतलब उसकी पूरी फिजिकल बॉडी टूटकर एक कॉम्प्लिकेटेड नॉलेज और इंफॉर्मेशन के फ्लक्स में बदल जाती है। आसपास का पूरा शिप द डॉन, तेज हवाएं, तूफान, बिजली, समंदर का पानी और लहरें, सब कुछ अपनी रियलिटी खोने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया मैट्रिक्स के कोड्स या फंडामेंटल इंफॉर्मेशन ब्लॉक्स में बदल गई हो। अब देखो यार, मिस्ट्री प्रायर पाथवे के सीक्वेंस 3 बियॉन्डर्स के लिए ये जो स्टेट होती है ना, ये लिटरली मौत के मुंह में जाने जैसी होती है। अगर किसी की विल पावर स्ट्रांग नहीं है
या उसका लक खराब है या उसने ढंग से प्रिपरेशन नहीं की है। तो जो इन्फॉर्मेशन वो बने हैं उसमें दुनिया भर का कचरा और रैंडम इन्फॉर्मेशन सेकंड्स के अंदर घुस जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो वो अपनी कॉन्शनेस खो देंगे, अपनी बॉडी वापस नहीं बना पाएंगे और एक बहुत ही अजीब और खतरनाक मॉन्स्टर बन जाएंगे जिसे मिस्टिसिज्म की दुनिया में हराना बहुत मुश्किल होता है। इस मॉन्स्टर को कहते हैं एक नॉलेज डीमन या फिर एक इंफॉर्मेशन क्रीचर। ये एक ऐसा खतरा है जिससे इस पाथवे के हर हाई लेवल बियॉन्डर को डर लगता है। पर बर्नाडेट कोई नौसिखिया नहीं थी। उसने पहले भी सेज फ्रंटलेट का यूज करके खुद को कई बार इंफॉर्मेशन फ्लक्स में बदला था, भले ही वो सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए होता था। लेकिन यार, एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस होता है ना। इस वक्त वो अपनी पूरी जान लगाकर अपनी कॉन्शनेस को बचाए रखने की कोशिश कर रही थी। उसने स्पिरिट वर्ल्ड में जो हाई लेवल डिजास्टर को रोककर इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस की थी उसके साथ एक कनेक्शन बनाने का ट्राई किया। उस इन्फॉर्मेशन पर बर्नाडेट का एक क्लियर इम्प्रिंट था, और क्योंकि उसमें एक बहुत ही हाई लेवल की पावर इन्वॉल्व थी तो वो बहुत ज़्यादा सॉलिड थी। ये सॉलिड इन्फॉर्मेशन उसे बाकी रैंडम इन्फॉर्मेशन से बिखरने से बचा रही थी। इसी बीच हमारा मेन कैरेक्टर क्लेन, जो कि ग्रे फॉग के ऊपर बैठा हुआ था, वो प्रेयर लाइट दत्त से लंबी टेबल के किनारे पे उंगलियां टैप कर रहा था। वो अपनी मिरेकल इन्वोकर की एबिलिटीज का यूज करता है। अब आपको पता ही होगा कि एक मिरेकल इन्वोकर प्रोबेबिलिटीज को चेंज कर सकता है, तो क्लेन इसी पावर का यूज करके बर्डेट को एक तगड़ा गुड लक प्रोवाइड करता है। ये वैसा ही है जैसे आप कोई मुश्किल गेम खेल रहे हो और पीछे से कोई गॉड मोड ऑन करके आपको चीट कोड दे। समय बीतता जा रहा था। कई बार ऐसा हुआ जब बर्नडेट अपनी कॉन्सनेस खोने की कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन वो गिव अप नहीं करती। उसने खुद से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह इकट्ठा किया और अपनी बॉडी को दोबारा कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया। उसी मोमेंट पर उसे एडमिरल ऑफ स्टार्स कैटलिया की चिंता और एलिमेंट डॉन के मेंबर्स की डेली प्रेयर्स फील होने लगती हैं। इन प्रेयर्स ने एंकर्स का काम किया, जिससे उसकी कंडीशन और स्टेबल हो गई और वो उस एंशियंट विल को रोकने में कामयाब हो गई जो उसकी बॉडी में डेवलप हो रही थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। अचानक से कहीं से ढेर सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आने लगी। बर्नडेट की बॉडी जैसे ही फॉर्म हो रही थी, उस इन्फॉर्मेशन ने मौका देखकर उसके साथ फ्यूज होने का ट्राई किया। और दोस्तों, ये कोई नॉर्मल अट्रैक्शन नहीं था, ये सीधा सीधा हिडन सेज का इंटरफेरेंस था। हिडन सेज, जो इस दुनिया की नॉलेज और इन्फॉर्मेशन का एम्बॉडीमेंट है, एक क्वासी सीक्वेंस जीरो एग्जिस्टेंस है मिस्ट्री प्रायर पाथवे का। वो अपने से लोअर सीक्वेंस वाले बियॉन्डर्स पर बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस डाल सकता है। बर्नडेट को अपना पेल वाइट मास्क यू करने का चांस तक नहीं मिलता, लेकिन तभी क्लेन का बिछाया हुआ कर्टेन धीरे से ऊपर उठता है। बर्नडेट के आसपास स्पेस टाइम पूरी तरह से डिस्टॉर्ट हो जाता है और वो बाहर की दुनिया से एकदम आइसोलेट हो जाती है। यहाँ तक कि कोई इंफॉर्मेशन भी अंदर बाहर नहीं जा सकती थी। क्लेन ने लेटर हिडन सेज का जैम कर दिया था। इस अचानक मिली शांति का फायदा उठाकर बर्नडेट ने अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिसेंबल कर लिया और अपने एंकर्स का यूज करके उस भयानक विल को बैलेंस आउट कर दिया जो उसके अंदर उठ रही थी। फाइनली वो मोमेंट आ गया था। वो अब सच में एक शी बन चुकी थी, यानी मिस्ट्री प्रायर पाथवे की एक सीक्वेंस टू एंजेल, मिस्टीरियस दुनिया की एक इतनी इंपॉर्टेंट फिगर जिसे अब एक सीक्रेट एग्जिस्टेंस कहा जा सकता था। इसके तुरंत बाद उसने देखा कि उसके आसपास का जो डिस्टॉर्टेड स्पेस था वो नॉर्मल हो रहा है, और वो सारी छुपी हुई इंफॉर्मेशन जो हिडन सेज भेज रहा था वो वापस उसकी तरफ आ रही हैं। लेकिन अब बर्नडेट कोई आम बियॉन्डर नहीं थी। उसने आराम से अपना राइट हैंड आगे बढ़ाया और उस इंफॉर्मेशन को बीच में ही पकड़ लिया और उसमें से जो भी काम की नॉलेज थी उसे एक्सट्रैक्ट कर लिया। जैसे ही बर्नाडेट स्पिरिट वर्ल्ड से वापस रियलिटी में आने वाली थी, अचानक उसकी आंखों के सामने एक ब्राइट ऑरेंज लाइट चमकने लगी। वो लाइट पलक झपकते ही एक मोटे से बुजुर्ग आदमी में बदल गई जिसकी छोटी सी सफ़ेद दाढ़ी थी। उस बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैम, मैं ऑरेंज लाइट हिलेरियन हूँ। ऑरेंज लाइट। बर्नडेट थोड़ी कंफ्यूज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऑरेंज लाइट हिलेरियन अचानक उसके सामने क्यों आ गया, क्योंकि इससे पहले उनका कभी कोई खास इंटरेक्शन नहीं हुआ था। एलिमेंट डॉन की लीडर और एक एक्स मिस्टोलॉजिस्ट होने के नाते उसे स्पिरिट वर्ल्ड की 7 लाइट्स के बारे में सब पता था। उसे ये भी पता था कि 7 लाइट्स से प्रे कैसे करते हैं और उनसे एडवाइस लेने के लिए कौन सा रिचुअल चाहिए होता है। वो जानती थी कि ये सातों लाइट्स स्पिरिट वर्ल्ड का सिंबल हैं और इनमें अलग अलग डोमेन्स की एंडलेस नॉलेज भरी पड़ी है, और ये लाइट्स डेफिनेटली एंजल लेवल की एंटिटीज हैं। ऑरेंज लाइट हिलेरियन ने अपनी स्माइल मेंटेन रखते हुए आगे कहा कि एक ग्रेट एग्जिस्टेंस चाहते हैं कि मैं आपको ग्रेट ओल्ड वंस, आउटर डेटीज और कॉस्मॉस की नॉलेज दूं, ताकि आपको इस दुनिया की एक्चुअल स्टेट और उस भयानक करप्शन के बारे में एक एक्यूरेट आइडिया मिल सके। अब अगर आप लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का वर्ल्ड जानते हो तो आपको पता होगा कि कॉस्मॉस और आउटर डेटीज का नाम सुना भी इतना खतरनाक है। बस उनके बारे में जानने से ही इंसान करप्ट हो सकता है। लेकिन क्योंकि अब बर्नडेट एक एंजेल है तो वो ये नॉलेज बर्दाश्त कर सकती है। बर्नडेट ने बहुत ही सावधानी और कन्फ्यूजन के साथ पूछा कि वो एग्जिस्टेंस कौन है। हालांकि बर्नडेट ने अंदर ही अंदर गेस कर लिया था
लेकिन फिर भी उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड की 7 लाइट्स कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। यहाँ तक कि एक सीक्वेंस 0 ट्रू गॉड के लिए भी उन्हें ऑर्डर देना या उनसे अपना काम करवाना आसान नहीं होता। लेकिन ऑरेंज लाइट हिलेरियन हल्का सा हंसा और बोला कि स्पिरिट वर्ल्ड के ऊपर राज करने वाले एक महान रूलर, द ग्रेट रूलर अबव द स्पिरिट वर्ल्ड। बर्नडेट ने उस ऑनरिफिक नेम को रिपीट किया और उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। हिलेरियन ने उसे देखा और एक हल्की सी स्माइल के साथ बोला कि उनका एक और नाम भी है, मिस्टर फूल। भाई साहब, मुझे तो ये सीन पढ़कर मजा ही आ गया। मिस्टर फूल का जो स्वैग है और जिस तरह से बड़े बड़े एंजल्स उनका नाम लेते हैं, वो सच में गूज बम्प्स देने वाला मोमेंट होता है। अब कहानी थोड़ी शिफ्ट होती है। हम चलते हैं फ्यूचर शिप पर, जो समंदर के एक सेफ रूट पर आराम से सेल कर रहा था। अचानक से कैटलिया एक भयानक सपने से झटके से उठ जाती है। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ रहा था। उसने अभी अभी सपने देखा था कि क्वीन बर्नडेट खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हैं। उनका सीना पूरी तरह से फटा हुआ था और उसमें से एक बच्चे जैसा दिखने वाला कोई खूंखार मॉन्स्टर बाहर निकल रहा था। यार, ये इमेजरी सुनकर ही डर लगता है। सोचो देखने वाले की क्या हालत होगी। अब क्योंकि कैटलिया एक मिस्टिकोलॉजिस्ट है और वो भी ऐसी जिसने स्नेक ऑफ फेट के ब्लड की एक बूंद से एडवांस किया है, तो उसे पता था कि उसका सपना कोई नॉर्मल सपना नहीं है। ये 100% एक प्रीमोनिशन था, यानी फ्यूचर का कोई विजन या वार्निंग। और ये तो साफ था कि जो उसने देखा वो कुछ बहुत ही बुरा होने का इशारा था। कैटलिया बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। वो तुरंत बिस्तर से उठी, अपना क्लोअक पहना और मिस्टर फूल से प्रे करने लगी। उसे उम्मीद थी कि शायद ये महान एग्जिस्टेंस उसे कोई हिंट देंगे या फिर क्वीन को प्रोटेक्ट करेंगे। और मिस्टर फूल तो हमेशा अपने डिवोटीज का ख्याल रखते ही हैं। थोड़ी ही देर में कैटलिया की आंखों के सामने एक विजन अपीयर हुआ। उसने देखा कि क्वीन मिस्टिक बर्नडेट स्पिरिट वर्ल्ड से सही सलामत बाहर आ रही हैं और डॉन शिप पर वापस लौट रही हैं, और उनका शिप उस नेमलेस आइलैंड से धीरे धीरे दूर जा रहा है। ये देखते ही कैटलिया की जान में जान आई और उसने दिल से मिस्टर फूल को थैंक्स बोला। अपनी प्रेयर खत्म करने के बाद उसने खुशी खुशी अपने कैप्टन केबिन की खिड़की खोली। खिड़की खुलते ही तारों की रोशनी से एक लंबा सा ब्रिज बना जो सीधा डेक तक जा रहा था। उसने अपने भारी भरकम चश्मे पहने और तारों के उस खूबसूरत ब्रिज पर चलते हुए डेक की तरफ चली गई, ताकि इस शांत रात में थोड़ी देर टहल सके। लेकिन जैसे ही वो शिप के आगे वाले हिस्से पर पहुंची, उसने जो देखा उससे उसका मूड थोड़ा सा खराब हो गया। उसने देखा कि फ्रैंक ली कुछ बोतलों के साथ छेड़खानी कर रहा था। हो कैटलिया ने अनजाने में ही अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, हमें पता है कि फ्रैंक ली जब भी कुछ एक्सपेरिमेंट करता है तो वो अक्सर कुछ ना कुछ गड़बड़ ही होता है। फ्रैंक ने ऊपर देखा और एक बहुत ही ब्राइट स्माइल के साथ बोला कि मेरे आइडियाज़ में थोड़ा सा सेटबैक आ गया है, तो मैं अभी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। इसलिए मैंने नीना से कहा कि वो मुझे समंदर के एकदम नीचे से थोड़ी सी मिट्टी लाकर दे, ताकि मैं उसमें रहने वाले माइक्रोब्स की स्टडी कर सकूं। इतना कहने के बाद फ्रैंक की आंखों में एक अलग ही एक्साइटमेंट आ गई। वो बोला कि जब मुझे मेरी अगली वेकेशन मिलेगी ना, तो मैं नॉर्थ सी की गहराइयों में या फिर पोल्स पर जाना चाहूंगा, जहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। वहां बर्फ की मोटी लेयर्स के नीचे मुझे फोर्थ इपोक, थर्ड इपोक या शायद सेकंड और फर्स्ट इपोक के एंशियंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल सकते हैं, और इससे मेरे रिसर्च में बहुत मदद मिलेगी। कैटलिया ने उसे देखा और मन ही मन सोचा कि बेटा, फिलहाल तो तुझे कोई वेकेशन नहीं मिलने वाली। मुझे तो इस पॉइंट पर कैटलिया के लिए बुरा लगता है, क्योंकि फ्रैंकली को हैंडल करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। खैर, अब हम चैप्टर के लास्ट पार्ट में आते हैं। सीन वापस क्लेन पर शिफ्ट होता है। क्लेन अपनी पावर्स का यूज करके एक बॉक्स कंजूर करता है और उसमें चारों कार्ड्स ऑफ ब्लास्फेमी को रख देता है। उन कार्ड्स को अच्छे से सील करने के बाद वो तुरंत रियल वर्ल्ड में वापस लौट आता है और पास के ही एक एवरनाइट कैथेड्रल की तरफ निकल पड़ता है। अब आप सोचोगे कि वो वहाँ क्यों जा रहा है। दरअसल वो एक प्रेयर के थ्रू एवरनाइट गॉडेस को इन्फॉर्म करना चाहता था। उसे गॉडेस को उन कार्ड्स ऑफ ब्लास्फेमी से जुड़े छुपे हुए खतरों के बारे में वार्न करना था, ताकि गॉडेस इन प्रॉब्लम्स पर ध्यान दे सकें। क्लेन बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि अर्थ मदर यानी लिलिथ के हाथों में मदर कार्ड या मून कार्ड लगे। मदर ट्री ऑफ डिजायर और मदर गॉडेस ऑफ डेप्रेविटी जैसे आउटर गॉड्स हमेशा मौका ढूंढते रहते हैं कि वो इस दुनिया में घुसपैठ कर सकें, और अगर ऐसा हुआ तो उन कार्ड्स के अंदर जो आउटर डेटीज का ऑप्शन छुपा हुआ है वो सीधा लिलिथ को अफेक्ट कर सकता है। क्लेन का ये मूव बहुत ही स्मार्ट और कैलकुलेटेड था, जो आगे चलकर इस गॉड्स के चेस गेम में एक बड़ा रोल प्ले करने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है एवरनाइट कैथेड्रल के उसी डार्क और मिस्टीरियस प्रेयर हॉल से। यहाँ का माहौल हमेशा की तरह एकदम शांत और रहस्यमयी था। कैथेड्रल के अंदर की बड़ी बड़ी दीवारों में बने छोटे छोटे होल से बस हल्की सी रोशनी अंदर आ रही थी, और वो रोशनी अंधेरे में बिल्कुल वैसी लग रही थी जैसे रात के आसमान में दूर कहीं तारे चमक रहे हों। अब इमेजिन करो ये सीन कितना सिनेमैटिक और इंटेंस लगता है ना। क्लाइन इसी कैथेड्रल के एक ऐसे कोने में जाकर बैठ गया जहां किसी की भी नज़र उस पर आसानी से ना पड़े। मतलब वो बिल्कुल भी अटेंशन ड्रा नहीं करना चाहता, वो बस अपना काम चुपचाप करना चाहता था। उसने अपनी वो सिग्नेचर टॉल हैट उतारी और एक एकदम सच्चे और सीधे साधे भक्त की तरह प्रेयर करना शुरू कर दिया।
अगर कोई नॉर्मल इंसान उसे वहां देखता तो उसे यही लगता कि ये बस एक आम सा बिलीवर है जो गॉडेस से प्रार्थना कर रहा है। बट ऑब्वियसली हमें पता है कि क्लाइन यहाँ कोई नॉर्मल प्रेयर करने नहीं आया है। वो यहाँ एवरनाइट गॉडेस को कुछ बहुत ही सीरियस और टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पास करने आया था। क्लाइन ने अपनी प्रेयर के थ्रू गॉडेस को बताया कि कैसे रोजेल अपने लास्ट मौजोलियम यानी अपने आखिरी मकबरे में रिवाइव हो चुका है, और इसके साथ ही उसने अपना मेन फोकस रखा प्राइमॉर्डियल मून के खतरनाक करप्शन पर। क्लाइन ने इस बात पर बहुत जोर देकर गॉडेस को बताया कि रोजेल ने खुद को पूरी तरह से रिवाइव होने से रोक लिया है। उसने जानबूझकर ब्लैक एम्परर पाथवे की यूनिकनेस और अपनी 3 सीक्वेंस 1 कैरेक्टरिस्टिक्स को वापस अपने अंदर आने से टर्मिनेट कर दिया। अब आप सोचोगे कि रोजेल ने ऐसा क्यों किया, मतलब कोई भी अपने ही रिवाइवल को क्यों रोकेगा? तो भाई, इसका रीजन ये था कि रोजेल नहीं चाहता था कि उसके अंदर मौजूद क्रिम्सन मून रियल वर्ल्ड में जन्म ले ले। अगर ऐसा हो जाता तो पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा डिजास्टर आ जाता जिसे कोई भी नहीं रोक पाता। मुझे पर्सनली ये मोमेंट बहुत इम्पैक्टफुल लगा, क्योंकि यहाँ रोजेल ने दुनिया को बचाने के लिए अपने खुद चांस को सेक्रीफाइस कर दिया। सोचो, एक कैरेक्टर जो इतने सालों से वापस आने की कोशिश कर रहा हो, जब फाइनली उसका टाइम आया तो उसे खुद को ही रोकना पड़ा। अपनी प्रेयर के एंड में क्लाइन ने कार्ड्स ऑफ ब्लास्फेमी के छिपे हुए खतरों के बारे में भी गॉडेस को वार्न किया। उसने स्पेशली मदर कार्ड और मून कार्ड की लोकेशन को लेकर अपनी टेंशन और कंसर्न एक्सप्रेस किया। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल है जो आपको ध्यान से सुननी चाहिए। असली बात तो ये थी कि रोजेल ने क्लाइन को सिर्फ मदर कार्ड से बचकर रहने के लिए कहा था, मून कार्ड का उसको जिक्र नहीं किया था। लेकिन क्लाइन भाई अपना एक्स्ट्रा स्मार्ट है, वो चीज़ों को बहुत डीपली समझता है। उसे अच्छे से पता था कि अर्थ और मून ये दोनों ही पाथवे मदर गॉडेस ऑफ डिप्रेविटी से बिलोंग करते हैं। इसीलिए कोई भी रिस्क ना लेते हुए क्लाइन ने अपनी तरफ से मून कार्ड का भी नाम उस प्रेयर में ऐड कर दिया। और सच कहूं तो यही मेन रीजन था जिसकी वजह से क्लाइन अर्थ मदर लिलिथ को लेकर भी बहुत ज्यादा टेंशन में था। यहाँ से स्टोरी की जो लोर है वो और भी ज्यादा डीप और फैसिनेटिंग हो जाती है, तो इसे थोड़ा ध्यान से समझना। अगर हम 22 पाथवेज को आपस में कंपेयर करें तो प्लांटर और मून पाथवे के जो हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स होते हैं उनके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। वो एडवांटेज ये है कि उन्हें इस बात का कोई डर नहीं होता कि उनके अंदर प्राइमॉर्डियल वन अवेकन हो जाएगा। बाकी सारे पाथवेज के बियॉन्डर्स को हमेशा ये खौफ रहता है कि कहीं ओरिजिनल क्रिएटर उनके अंदर से जाग ना जाए। बट इन दोनों पाथवेज को टेंशन बिल्कुल नहीं है, यहाँ तक कि उन्हें अंडरग्राउंड वर्ल्ड के करीब जाने पर डिसोसिएशन यानी खुद की आइडेंटिटी को खो देने का भी डर नहीं सताता। अब ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि इनके पास जो बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डायरेक्टली प्राइमॉर्डियल वन से नहीं आए हैं, और इसीलिए उन कैरेक्टरिस्टिक्स में प्राइमॉर्डियल वन का कोई भी मेंटल इम्प्रिंट या छाप मौजूद नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैच भी है। अगर ये लोग डायरेक्टली अंडरग्राउंड जाकर केओस में एंटर करते हैं तो चाहे वो कोई भी हो, उन्हें करप्शन का सामना तो करना ही पड़ेगा। बस फर्क इतना होगा कि उस करप्शन का लेवल बाकी पाथवेज के लोगों से थोड़ा अलग होगा। अब ये जो इतना बड़ा एडवांटेज इन पाथवेज को मिला है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल रीजन है। ये बहुत हद तक इस वजह से है क्योंकि जो सैंग्विन एंसेस्टर लिलिथ है वो बाकी एंशिएंट गॉड्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा स्पेशल थी। आखिरकार लिलिथ को अपनी एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने अंदर जाग रहे प्राइमॉर्डियल वन की विल को रेजिस्ट करने में वेस्ट नहीं करना पड़ता था। और उस पुराने ज़माने में इस दुनिया को प्रोटेक्ट करने वाला जो इनविजिबल बैरियर था वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करता था। ये वो बैरियर था जो मदर गॉडेस ऑफ डेप्रेविटी और बाकी ग्रेट ऑल्ड वंस को अर्थ से दूर रखता था, जिसकी वजह से वो सारे आउटर डिटीज दुनिया के अंदर की सिचुएशन में ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं डाल पाते थे। ये सुनकर ऐसा लगता है कि वाओ, लिलिथ तो बहुत सेफ पोजीशन में थी, उसे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरे भाई, जैसे जैसे टाइम बीतता गया ये एडवांटेज ही धीरे धीरे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में बदल गया। अब हुआ ये कि जैसे जैसे अंडरग्राउंड का करप्शन कमज़ोर होता गया, वो दुनिया को बचाने वाला इनविजिबल बैरियर भी वीक होने लगा। उस बैरियर में दरारें पड़ने लगीं, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही डरावना साइन था। और इस सिचुएशन में अर्थ मदर लिलिथ की हालत और भी ज़्यादा खराब होने लगी, क्योंकि अब लिलिथ को डायरेक्टली मदर गॉडेस ऑफ डेप्रेविटी के इंट्रूजन यानी उनकी घुसपैठ का सामना करना पड़ रहा था। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि इस आउटर डिटी की पावर और खौफ दिन दिन बढ़ता ही जा रहा था। इस मामले में एक सीधा सा फैक्ट था जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता था। जो ओरिजिनल क्रिएटर यानी ओल्डेस्ट वन था वो तो मर चुका था, तो उसका इन्फ्लुएंस लिमिटेड था। लेकिन मदर गॉडेस ऑफ डेप्रेविटी अभी भी जिंदा थी, और एक जिंदा आउटर डिटी एक मरे हुए क्रिएटर से कहीं ज़्यादा खतरनाक होती है। जब क्लाइन ने इस बात पर गौर किया कि कैसे आउटर डिटीज जो सीक्वेंस की लिमिट्स के भी पार जा चुके हैं वो अपने खुद के पाथवे के बियॉन्डर्स पर सीधा कंट्रोल या इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं, तो उसे रियलाइज हुआ कि भाई, इस मैटर में थोड़ी सी भी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। इसलिए वो सब कुछ एवरनाइट गॉडेस को क्लियरली बता देना चाहता था। अपनी पूरी प्रेयर खत्म करने के बाद
क्लाइन ने करीब 5 मिनट तक उसी डार्क कोने में बैठकर वेट किया। वो देखना चाहता था कि क्या गॉडेस की तरह कोई रिस्पॉन्स, कोई विजन या कोई हिंट आता है। लेकिन जब उसने कन्फर्म कर लिया कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो वो चुपचाप अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने अपनी वो वांडरिंग मैजिशियन वाली टॉल हैट वापस पहनी और एवरनाइट कैथेड्रल से बाहर निकल गया। क्लाइन के लिए ये प्रेयर बस अपनी एक ड्यूटी पूरी करने जैसा था, मतलब उसे जो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी वो उसने कर दी। अब एवरनाइट गॉडेसेस इन्फॉर्मेशन के साथ क्या प्लान करती हैं, या वो क्लाइन को फ्यूचर में कुछ रिमाइंड करवाती हैं या नहीं, ये सब क्लाइन के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर था। शॉर्ट में कहें तो क्लाइन को अभी के लिए बस यही मानकर चलना था कि एवरनाइट गॉडेस को पता है कि कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो उसी समझदारी के हिसाब से एक्ट करेंगी। अब चलते हैं स्टोरी के दूसरे साइड पर, जहां बैकलुंड शहर के साउदर्न ब्रिज वाले एरिया में हार्वेस्ट चर्च का सीन चल रहा है। हमारा टॉप हेटेड एम्लिन वाइट अपनी कैरेज से बाहर उतरता है। उसने आसमान की तरफ देखा, जहां सूरज पूरी तरह से बादलों और धुंध के पीछे छुप गया था। मतलब एकदम क्लासिक बैकलुंड वाइब आ रही थी, जहां का वेदर हमेशा से ही थोड़ा ग्लूमी डार्क रहता है। चर्च के एंट्रेंस की तरफ जाते हुए एम्लिन ने बड़े ही स्वैग के साथ अपने बाएं हाथ की उंगली में पहनी हुई रिंग को धीरे से रोटेट किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना स्टेट्स और अपनी आइडेंटिटी फ्लॉन्ट कर रहा हो। मतलब एम्लिन का एटीट्यूड तो आपको पता ही है, उसे शो ऑफ करना और खुद को सुपीरियर दिखाना कितना पसंद है। ये रिंग दिखने में सेमी ट्रांसलूसेंट थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो किसी लाइट रेड कलर के एम्बर से बनी हो, और उस रिंग के टिप पर एक ब्लड रेड कलर का जेम लगा हुआ था, जो बहुत ही एक्टिव रहा। ये कोई नॉर्मल रिंग नहीं थी भाई, ये लिलिथ्स रिंग थी, जो एम्लिन को बहुत पहले एक रिवॉर्ड के तौर पर मिली थी। जब से एम्लिन एक डेमीगॉड बना था, तब से उसके अंदर इस रिंग की वजह से जो ब्लड थर्स्ट यानी खून पीने की तलब उठती थी, उसे वो काफी हद तक सप्रेस कर सकता था। अब उसे इस रिंग के नेगेटिव इफेक्ट से बचने के लिए रोजाना सिर्फ 3 बॉटल इंसान का खून पीना पड़ता था, जो कि एक डेमीगॉड लेवल के वैम्पायर के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए अपनी उस स्पेशल आइडेंटिटी को शोकेस करने के लिए कि वो एंसेस्टर का ब्लेस्ड है, उसने इस रिंग को परमानेंटली पहनना शुरू कर दिया था। जैसे ही एम्लिन हार्वेस्ट चर्च के अंदर एंटर करता है, वो ऑटोमेटिकली अपनी टॉप हैट उतार लेता है। ये उसका चर्च और गॉडेस के लिए रिस्पेक्ट दिखाने का अपना तरीका था। उसी वक्त कॉस्मी, एर्नेस और बैकलुंड में मौजूद बाकी सैंगुइन जो बिशप यूट्राव्स्की का वेट कर रहे थे, वो सब के सब अपनी जगह से खड़े हो गए। उन्होंने अपनी नजरें नीचे झुकाकर पूरी रिस्पेक्ट के साथ से ग्रीट किया और धीरे से कहा, गुड मॉर्निंग माय लॉर्ड। अब सोचो, जो एम्लिन पहले एकदम डरपोक सा रहता था, आज उसे माय लॉर्ड कहकर बुलाया जा रहा है। ये कैरेक्टर डेवलपमेंट देखकर सच में बहुत मजा आता है। एम्लिन ने अपनी जर्नी में बहुत प्रोग्रेस की है। एम्लिन ने सामने देखा और बिना कोई बड़ा रिएक्शन दिए बस हल्का सा नोट किया, मतलब अपना सिर हिलाया। फिर उसने एक अथॉरिटी वाली टोन में पूछा, क्या मिस्ट्रल अभी तक नहीं आया? एर्नेस्ट ने बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करते हुए कहा, काउंट मिस्ट्रल ने अपने घर पर ही एक चैपल सेटअप कर लिया है। एम्लिन ने इस बात पर कोई कमेंट नहीं किया, वो बस इसे सुनकर इग्नोर कर गया। वो बस आगे बढ़ता गया और कैजुअली बोला, फिर भी जब मां से आना ही पड़ेगा। इसके बाद एम्लिन ने चारों तरफ नजर घुमाई और पूछा, वैसे बिशप यूट्राव्स्की कहाँ हैं? एर्नेस्ट ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को पूरी तरह कंट्रोल में रखते हुए बहुत ही पोलाइटली जवाब दिया। उसने कहा, बिशप पीछे आपका वेट कर रहे हैं, चर्च के एनवाय आ चुके हैं। ये सुनते ही एम्लिन के दिमाग में घंटी बजी। चर्च के एनवाय यहाँ क्या करने आए हैं? एम्लिन ने अपने बाएं हाथ की उस लाइट रीडिंग को फिर से रोटेट किया और कैथेड्रल के बैक साइड की तरफ चल पड़ा, जहां उसे बिशप यूट्राव्स्की चर्च के वो मिस्टीरियस एनवाय मिलने वाले थे। जल्द ही उसे फादर यूट्राव्स्की और वो एनवाय नजर आ गए। एनवाय के बाल हल्के से कर्ली और काले थे, उसकी नाक काफी लंबी थी और आंखें एकदम डीप थीं, मतलब उसका अपीयरेंस काफी इंपोजिंग लग रहा था। फादर यूट्राव्स्की ने एम्लिन को एनवाय से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा, ये आर्क बिशप हिज ग्रेस लोरेटो हैं। वो खिड़की के पास खड़ा था, जिसकी वजह से बाहर से आने वाली ज्यादातर रोशनी ब्लॉक हो रही थी। एम्लिन ने चर्च ऑर्थ के एटिकेट्स यानी तौर तरीकों को फॉलो करते रिप्लाई किया, गुड मॉर्निंग योर ग्रेस। लोरेटो ने स्माइल किया और थोड़ी अजीब सी लोनीज लैंग्वेज में बोलना शुरू किया, मुझे योर ग्रेस बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि तुम अभी आर्क बिशप नहीं हो, लेकिन तुम्हारा स्टेट्स आर्क बिशप के बराबर ही है। आज से तुम एक हायरोफेंट बनोगे, यानी चर्च के एक हाई रैंकिंग डीकन, और बैकलुंड में सैंगुइन से जुड़े जितने भी मैटर्स हैं, वो सब आज से तुम्हारे इंचार्ज में होंगे। वाओ, मतलब एम्लिन का सीधा प्रमोशन हो गया था। ये उसके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन लोरेटो ने एम्लिन को इस गुड न्यूज़ को डाइजेस्ट करने का थोड़ा सा भी टाइम नहीं दिया और आगे बोला, मैं यहाँ होली सी के ऑर्डर्स पर बैकलुंड आया हूँ। मैं तुम्हें वो सब कुछ बताऊंगा जिसका चर्च के अंदर खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एम्लिन ने अंदर से उठ रही अपनी खुशी को बमुश्किल दबाया और बहुत ही पोलाइटली बोला, प्लीज़ बताइए। लोरेटो का एक्सप्रेशन एकदम से सीरियस हो गया, जैसे कोई बहुत ही सीक्रेट बात शेयर करने वाला हो। उसने कहा, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है
कि चाहे वो चर्च का कोई क्लर्जीमैन हो या फिर अर्थ मदर का कोई बिलीवर, अगर कोई भी ये क्लेम करता है कि उसे कोई रेवलेशन यानी कोई डिवाइन विज़न मिला है, तो बिना किसी एक्सेप्शन के वो सब के सब डीमंस के जाल में फंस चुके हैं। अगर कोई भी इंसान आकर तुम्हें ऐसी कोई बात रिपोर्ट करता है या फिर तुम्हें खुद पर्सनली कोई रेवलेशन मिलता है, तो प्लीज़ जितनी जल्दी हो बिशप यूट्रावस्की को इन्फॉर्म करना और तुरंत चर्च को इसकी रिपोर्ट कर देना। ये सुनकर एमलिन का दिमाग सुन्न हो गया। उसने अपने मन में सोचा, फादर यू तो पहले कभी ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया। ये रिक्वेस्ट सुनने में बहुत ही अजीब लग रही थी, जैसे कि किसी बात पर बहुत बड़ा सस्पिशन यानी शक हो रहा हो। एमलिन ने अपनी भवें सिकोड़ ली और फादर यूट्रावस्की की तरफ देखा जो खिड़की के पास खड़े थे। उसने कन्फ्यूजन में कहा, बिशप ने तो कभी ऐसे मैटर्स को लेकर कुछ ध्यान रखने के लिए नहीं कहा था। एमलिन अपना सेंटेंस पूरा भी नहीं कर पाया था कि उसे अचानक रियलाइज हुआ कि उसकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे वो बिशप यूट्रावस्की को क्रिटिसाइज कर रहा हो। लेकिन जल्दबाजी में उसे इस सिचुएशन को संभालने के लिए इससे बेटर कोई एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आया और ऑलमोस्ट उसी सेम टाइम पर एमलिन के दिमाग में एक ट्यूबलाइट जली और उसे समझ आ गया कि आर्कबिशप लोरेटो की बातों में अजीब क्या था। यहाँ आर्कबिशप इनडायरेक्टली सबको ये बता रहा था कि तुम जिस अर्थ मदर को सेंस करते हो वो असली अर्थ मदर है ही नहीं। इसका सीधा सा मतलब ये था कि हम सैंगुइन्स को एंसेस्टर से जो इतने सारे रेवलेशंस मिलते हैं वो सब के सब फेक हैं। वो या तो डीमंस की तरफ से आ रहे हैं या फिर किसी इविल गॉड की तरफ से आ रहे हैं। भाई ये सुनकर तो किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। मतलब जिस चीज पर तुम अपनी पूरी लाइफ बिलीव करते आ रहे हो वो सब एक झूठ है। एमलिन की आंखों में जो चमक थी वो अचानक से गायब हो गई और उसने खुद को किसी तरह शांत रखने की पूरी कोशिश की। इस मोमेंट पर लोरेटो ने एमलिन के शॉक वाले रिएक्शन को ज्यादा माइंड नहीं किया और बस स्माइल करते हुए बोला, बिशप यूट्रावस्की ने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो खुद भी ये बात नहीं जानते थे। फादर को नहीं पता था। उस एक मोमेंट के लिए एमलिन को सच में बिशप यूट्रावस्की के लिए थोड़ी सिंपैथी फील हुई। उसे लगा कि एक फेसाशियन होने के नाते और एक ऐसा इंसान जिसने अपनी लेट लाइफ में अपना फेथ चेंज किया था, शायद चर्च ऑफ अर्थ के बाकी मेंबर्स ने उन्हें हमेशा साइडलाइन करके ही रखा था और कभी मेन सीक्रेट्स नहीं बताए। एमलिन की आंखों में आए इस बदलाव को नोटिस करते हुए लोरेटो ने अपनी बात में कुछ और ऐड किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एक ब्लेस्ड हैं। उन्हें डीमंस और इविल गॉड्स के टेम्पटेशन की परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिशप यूट्रावस्की ने इस बात पर अपना सिर हिलाते हुए एकदम शांति से कहा, अर्थ मदर के असली रेवलेशन सिर्फ उनकी होली बाइबल में है, उनकी दी गई टीचिंग्स की लाइंस में है। इन सब के अलावा जो कुछ भी तुम्हें सुनाई या दिखाई देता है वो सिर्फ हेरेसी यानी धर्म के खिलाफ है। एमलिन ये सब सुनकर थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस पर क्या सवाल पूछे। उसने अपने गले से हल्की सी आवाज निकाली और लोरेटो से कहा, तो फिर दूसरा पॉइंट क्या है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है? लोरेटो ने एक बार फिर से अपना एक्सप्रेशन बहुत सीरियस कर लिया। उसने कहा, अगर तुम्हें कोई रेवलेशन मिलता भी है तो उस पर आंख बंद करके बिलीव मत करना। प्लीज तुरंत बिशप यूट्रावस्की के पास जाकर उसे कंफर्म करने की कोशिश करना। क्यों? एमलिन ने पूरी तरह से पजल्ड होकर पूछा। मतलब ये तो उसे सीधे सीधे ये बताने जैसा था कि उसे जो भी रेस्पॉन्स मिलेगा वो या तो इविल गॉड से होगा या फिर डीमन से। लोरेटो ने अपने शब्दों को बहुत सोच समझकर चुना और इस पूरे सिस्टम को डिटेल में एक्सप्लेन करना शुरू किया। उसने कहा, इस दुनिया में बहुत सारे इविल एग्जिस्टेंस मौजूद हैं। वो लोग खुद को देवता बताकर प्रिटेंड करेंगे और बिलीवर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए क्लर्जीमैन को बेवकूफ़ बनाएंगे। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चर्च ऑफ मदर के जो दो मेन पाथवेज हैं वो सीधे लाइफ से जुड़े हुए हैं, इसलिए उन पर बाकी चर्चेस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा सीवियर इफेक्ट्स पड़ते हैं। समय समय पर ऐसे लोग सामने आते रहते हैं जो गलत रास्ता चुन लेते हैं और फॉरबिडन लाइफ एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग धीरे धीरे डिजेनरेट यानी पूरी तरह से बर्बाद होने लगते हैं। ऐसी सिचुएशन को आगे बढ़ने से रोकने के लिए हमने बहुत पहले ही मदर की विल की गाइडेंस के अंडर चर्च को रीऑर्गेनाइज किया था और तब हमने फेवर्ड और ब्लेस्ड का एक सिस्टम एस्टेब्लिश किया था। फेवर्ड और ब्लेस्ड। एमलिन की चर्च ऑफ अर्थ को लेकर वो सी नॉलेज थी, होली बाइबल और कुछ स्क्रिप्चर्स ही लिमिटेड थी, इसलिए वो एक मोमेंट के लिए पूरी तरह से लॉस्ट फील कर रहा था। उसे ये टर्म्स समझ नहीं आ रहे थे। उसने आज तक कभी भी खुद से इनिशिएटिव लेकर फादर यूट्रावस्की से चर्च ऑफ अर्थ मदर के इंटरनल सिस्टम के बारे में कुछ नहीं पूछा था। लोरेटो ने एमलिन की तरफ एक नज़र डाली और हल्का सा सिर हिलाया, जैसे उसे एमलिन का कन्फ्यूजन समझ आ गया हो। फिर वो आगे बोला, फेवर्ड वो क्लर्जीमैन होते हैं जिन्होंने मदर का फेवर जीत लिया है और वो अर्थ और मून इन दोनों पाथवेज से बिलोंग करते हैं। दूसरी तरफ ब्लेस्ड उन लोगों को कहा जाता है जिन्हें मदर की ब्लेसिंग तो मिली है, लेकिन वो बाकी दूसरे पाथवेज से होते हैं। और जो ब्लेस्ड होते हैं उन पर डीमंस और इविल गॉड्स का इन्फ्लुएंस बहुत कम होता है, इसलिए वो लोग हमें रेवलेशंस की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करने में बहुत हेल्प कर सकते हैं। इन सारे हालात को देखते हुए भले ही कोई डिक्री होलीसी की तरफ से ही क्यों ना इश्यू की गई हो,
उसे तब तक वैलिड नहीं माना जा सकता जब तक कि उसमें कम से कम एक सेकंड इन कमांड फेवर्ड की सहमति ना हो। अदरवाइज उसे नल एंड वॉइड यानी पूरी तरह से कैंसिल माना जाएगा। ये सब बोलते हुए लोरेटो ने एक डॉक्यूमेंट निकाला और उसे एमलिन के सामने अनफोल्ड कर दिया। आर्क बिशप ने अभी जो कुछ भी कहा था उसके अलावा इस डॉक्यूमेंट में एमलिन के मिशन को एक्सेप्ट करने और एक एनवाय के तौर पर उसके अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स लिखी हुई थीं। डॉक्यूमेंट के एकदम एंड में कुछ नाम लिखे हुए थे। पहला नाम चर्च ऑफ अर्थ की होली सी की मैट्रियार्क रोलैंड का था और बाकी के जो भी नाम थे एमलिन उनमें से किसी को भी नहीं जानता था। उसने बड़ी मुश्किल से लास्ट वाले नाम को पहचाना, जो कि फादर यूट्रावस्की की हैंडराइटिंग सच में बहुत ही ज्यादा गंदी है। एमलिन ने अपने मन में बड़बड़ाते हुए सोचा, लेकिन साथ ही साथ उसके मन में उस ब्लेस्ड और फेवर्ड वाले सिस्टम को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग डाउट्स आने लगे थे। आखिर ऐसा क्यों था कि ब्लेस्ड लोगों पर इविल गॉड्स या डीमंस का असर कम होता था? वो लोग किसी भी रेवलेशन को वेरीफाई कैसे कर पाते थे, जबकि फेवर्ड ऐसा नहीं कर सकते थे? जैसे जैसे एमलिन के दिमाग में ये सारे थॉट्स बिजली की तरह दौड़ रहे थे, उसने अचानक से एक बहुत ही माइन्यूट लेकिन शॉकिंग डिटेल नोटिस की। ब्लेस्ड वो लोग थे जो अर्थ और मून पाथवे से नहीं थे। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि प्रॉब्लम फेवर्ड लोगों में नहीं थी, बल्कि प्रॉब्लम उन दोनों पाथवेज में ही थी। ये कंक्लूजन निकालते ही एमलिन को अंदर से फील हो गया कि उसका ये गेस 100% सच था। मतलब उसका पूरा का पूरा पाथवे ही करप्टेड था। अब सोचो यार, ये कितना बड़ा झटका होगा किसी के लिए कि जिस पावर और जिस गॉड पर वो बिलीव करता आ रहा है उसका सोर्स ही करप्टेड है। यहाँ से स्टोरी का जो नया एंगल खुलेगा वो देखने में सच में बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो भाई की स्टोरी की शुरुआत होती है हमारे फेवरेट सैंग्विन यानी कि वैम्पायर एमलिन के साथ। एमलिन को ना अंदर ही अंदर एक बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसे लग रहा था कि अर्थ और मून वाले जो दो बियॉन्डर पाथवेज हैं उनमें कुछ तो गड़बड़ चल रही है। मतलब कुछ तो ऐसा अबनॉर्मल हो रहा है जो नॉर्मली होना नहीं चाहिए। बट उसने ये बात डायरेक्टली आर्चबिशप लोरेटो से नहीं पूछी। अब आप सोचोगे कि उसने ऐसा क्यों किया। सिंपल सी बात है यार, एमलिन को अच्छे से पता था कि लोरेटो इस बात का सीधा सीधा जवाब देगा ही नहीं। उसके दिमाग में ये चल रहा था कि भाई इससे अच्छा तो मैं अगले टैरो गैदरिंग का वेट कर लूं। वहां पर वर्ल्ड द हैंग्ड मैन और बाकी मेंबर से पूछना ज्यादा सेफ और लॉजिकल रहेगा। एमलिन ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे वो खुद को ही समझा रहा हो कि उसे एक फेवर्ड और एक ब्लेस्ड के बीच का डिफरेंस पता है। उसने मिस्टर फूल से भी ये सवाल पूछने का नहीं सोचा, क्योंकि उसे लगा कि यार ये प्रॉब्लम अभी इतनी भी बड़ी या इंपॉर्टेंट नहीं है कि सीधा भगवान को ही डिस्टर्ब किया जाए। आखिरकार सैंग्विन के ड्यूक्स, मार्क्वेस और काउंट्स अभी भी एकदम सही सलामत और जिंदा हैं, और चर्च ऑफ अर्थ मदर को लेकर भी कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई है। लेकिन साथ ही साथ एमलिन का दिमाग काफ़ी तेज चल रहा था। उसने अपनी पुरानी गेसेस को कनेक्ट किया प्राइमोर्डियल मून के इन्फ्लुएंस के साथ। अब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दूं। ये प्राइमोर्डियल मून कोई नॉर्मल एंटिटी नहीं है। ये शायद कोई विल गॉड है, या हो सकता है कोई बहुत ही हाई लेवल का डेविल हो जो भेष बदल कर बैठा हो। इसने मून पाथवे पर काफी गंदा असर डाला है। पास्ट में इसने ऐसे कई सैंग्विन का दिमाग खराब किया था जिन्होंने इससे प्रेयर करने की गलती की थी। जो भी इससे प्रेयर करता था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था और ऐसे मॉन्स्टर्स में बदल जाता जिनका सिर्फ एक ही काम होता था, मेट करना और रिप्रोड्यूस करना। मतलब एकदम ही वाइल्ड और डरावना सिचुएशन था वो। एमलिन को पक्का डाउट था कि ये वही इविल एंटिटी है जो लोगों को फेक विजन्स और रेवलेशंस भेजती है। खैर, जब एमलिन ने और कोई सवाल नहीं पूछा तो लोरेटो ने अपने हाथ का डॉक्यूमेंट साइड में रख दिया। उसने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर बोला कि एक ऐसा प्रॉब्लम है जिस पर हमें स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है। इसके अलावा लोरेटो ने एक बहुत ही बड़ी बात कही। उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम बैकलैंड 325 बियॉन्डर टीम सेटअप करो, और सबसे ज़रूरी बात, इन टीम्स में मेनली सैंग्विन के मेंबर्स ही होने चाहिए। अब ये सुनते ही एमलिन का रिएक्शन देखने लायक था। वो तो यार एकदम लॉ अबाइडिंग बंदा है, मतलब कानून तोड़ने का तो वो सोचता भी नहीं है। एमलिन का कैरेक्टर मुझे पर्सनली बहुत फनी लगता है। एक तरफ वो इतना पावरफुल है, लेकिन दूसरी तरफ उसे बस आराम से बैठकर अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। उसे इन सब पॉलिटिक्स और रिलीजन वाले कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसका इकलौता क्राइम अगर कुछ था तो वो था हॉस्पिटल से चुपचाप ब्लड चुराना। उसने तुरंत शॉक में पूछा कि क्या इस बात से चर्च ऑफ एवरनाइट और चर्च ऑफ स्टॉर्म्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। लोरेटो ने एक बहुत ही शांत और प्यारी सी स्माइल दी और बोला कि अरे नहीं, ये तो उन्हीं की रिक्वेस्ट है। अब सोचो ऐसा क्या हो गया कि दो बड़े चर्चेस एक सैंग्विन से मदद मांग रहे हैं। सिचुएशन ये थी कि चर्च ऑफ स्टीम की ज्यादातर फोर्सेस वहां से वापस जा चुकी थीं, जिसकी वजह से लोएन में ऑफिशियल बियॉन्डर्स की बहुत भारी कमी हो गई थी। हालांकि चर्च ऑफ एवरनाइट और चर्च ऑफ स्टॉर्म्स ने मशीनरी हाइव माइंड के कुछ मेंबर्स को रिक्रूट किया था, खासकर उनको जो लोएन छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, और कुछ लोअर रैंकिंग के पादरियों को भी साथ लिया था। लेकिन फिर भी उनकी गिनती बहुत कम थी, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि उन्हें अभी भी फेसाक और ओवरसीज कॉलोनीज में चल रही गड़बड़ियों को संभालना था। इसीलिए उन्हें बैकअप की सख्त जरूरत थी।
लोरेटो ने समझाया कि ये हमारे लिए लोएन में अपना धर्म फैलाने का एक बहुत अच्छा मौका है, लेकिन हमें कंट्रोल में रहना होगा। हम खुलेआम सबको कन्वर्ट नहीं कर सकते, हमें बस चर्च ऑफ स्टीम के लेवल पर ही काम करना है। ऑफ कोर्स हमारे बिलीवर्स इतनी जल्दी चर्च ऑफ स्टीम की बराबरी नहीं कर पाएंगे। इसमें कम से कम एक जनरेशन, 2 जनरेशन या शायद 3 जनरेशन्स का टाइम लग जाएगा। एमलिन ने मन ही मन सोचा कि यार, अभी जो चल रहा है बस उसे ही मेंटेन कर लूं तो काफ़ी है। ये धर्म फैलाना और लोगों को कन्वर्ट करना बहुत ही सिरदर्द वाला काम है। उसने एक गहरी सांस ली, खुद को रिलैक्स किया और बस एक वर्ड में जवाब दिया, ओके। अब स्टोरी यहाँ से शिफ्ट होती है सोनिया सी के सिटी ऑफ जेनेरोसिटी, बेयम में। सीन एकदम सिनेमैटिक है यार, इमेजिन करो। एल्जर वहाँ खड़ा है और उसने एक बिशप वाला रोब पहना हुआ है जिस पर लाइटनिंग और वेव्स के सिंबल्स बने हुए हैं। उसने एक मेटल का स्टॉर्म सैक्रेड एम्ब्लेम भी पहना हुआ है। वो कोस्टल माउंटेन रेंज की एकदम पीक पर खड़ा है और जंगल के दूसरी तरफ देख रहा है। वहां पर बहुत ही कम पेड़ बचे थे, आसपास की पहाड़ियों को एकदम फ्लैट कर दिया गया था और वहां एक बहुत ही सीक्रेट और छुपा हुआ हार्बर बन चुका था। ये कोई नॉर्मल हार्बर नहीं था, ये रेजिस्टेंस का प्राइवेट हार्बर था। ये बेयम के मेन पोर्ट जितना बड़ा और शानदार तो नहीं था, लेकिन मीडियम साइज का जरूर था, इतना कि वहां कई लोगों की जिंदगी आराम से चल सके। हार्बर के पास ही एक नई सिटी बसाई गई थी। इसका स्टाइल थोड़ा रफ और अनफिल्टर्ड था। ये सिटी बहुत विशाल नहीं थी, शायद बेयम की साइज का सिर्फ 1/5 हिस्सा रही होगी, लेकिन इसके सेंटर में जो चीज थी वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव थी। सेंटर में 2 टावर्स थे, एक स्पायर और दूसरा स्टीपल शेप में। ये दोनों टावर्स अजीब से सिल्वर कलर के थे और जब उन पर सूरज की रोशनी पड़ती थी तो वो इतनी तेज चमकते कि आंखें चौंधिया जाएं। इन ट्विन टावर्स के चारों तरफ सीमेंट की बनी हुई पक्की सड़कें थीं, जो स्टोन से बनी बिल्डिंग्स, ओपन स्क्वायर्स और ट्रेनिंग ग्राउंड्स को एक दूसरे से जोड़ती थीं। सड़कों के दोनों तरफ हरे भरे पेड़ लगे हुए थे जो इस नई सिटी को एक बहुत ही ग्रैंड फील दे रहे थे। एल्जर को अच्छे से पता था कि इस सिटी में सिर्फ सिटी ऑफ सिल्वर के लोग ही नहीं रहते हैं, बल्कि मून सिटी के लोग भी यहीं रह रहे हैं। अब मून सिटी वाले लोगों की हालत थोड़ी खराब थी। मून सिटी के लोगों की स्टोरी वैसे बहुत ट्रेजिक है यार। उन लोगों ने फोर्सेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में इतना कुछ सहा है कि अब उनके अंदर एक अलग ही लेवल का ट्रॉमा बैठ गया है। उनमें से बहुत से लोग बुरी तरह से डिफॉर्मर थे, मतलब उनके शरीर में काफ़ी कमियां या बदलाव थे। इसीलिए वो लोग अभी बेयम या आइलैंड के बाकी लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना चाहते थे। उन्हें शर्म और डर दोनों महसूस होता था। वो लोग अपनी ज़रूरत का सारा सामान सिर्फ सिटी ऑफ सिल्वर के लोगों के थ्रू ही खरीदते थे। ऐसा सुनने में आ रहा था कि वो लोग जंगल के बहुत दर अपनी खुद की एक अलग सिटी बनाने का प्लान कर रहे हैं और वो सिर्फ एक ही रास्ता खुला रखेंगे जो सीधा नई सिटी ऑफ सिल्वर तक जाएगा। एल्ज अपने मन में सोच रहा था कि ये सब मिस्टर फूल के बिलीवर्स हैं। मुझे धीरे धीरे करके इन्हें पूरे रोरस्टेड आर्किपेलागो के साथ जोड़ना होगा, पर अभी के लिए मैं इन डिफॉर्मड लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैं बस सिटी ऑफ सिल्वर के लोगों को अलाउ करूंगा कि वो मून सिटी के उन लोगों को बेयम लेकर आएं जो थोड़े नॉर्मल दिखते हैं। एल्जर बहुत ही सीरियस होकर अपने आगे के प्लान्स के बारे में सोच रहा था। सिटी ऑफ सिल्वर और मून सिटी के लोगों को यहाँ सेटल करने के बाद उसने एक्चुअली में अपना वो मिशन पूरा कर लिया था जो मिस्टर फूल ने उसे दिया था। लेकिन यार, एल्जर के अंदर एक अलग ही लेवल का टेंशन चल रहा था। उसे लग रहा था कि उसने अभी तक इतना बड़ा कोई तीर नहीं मारा है कि उसे सी गॉड की आइडेंटिटी, अथॉरिटी और स्टेट्स मिल जाए। इसीलिए वो अपनी पूरी जान लगा रहा था ताकि इस ग्रेट माइग्रेशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ऑनेस्टली बताऊं तो एल्जर को सबसे बड़ा डर इस बात का था कि कहीं मिस्टर फूल से काम देना ही बंद ना कर दें। अगर ऐसा हो गया तो उसे समझ ही नहीं आएगा कि उसे सी गॉड बनने के लिए और कितना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। अब जैसे जैसे नई सिटी ऑफ सिल्वर एस्टेब्लिश हो रही थी और वहां की वाइब्रेंसी बढ़ रही थी, एल्जर को एक बहुत ही तगड़ा खतरा महसूस होने लगा था। आप खुद सोचो, सिटी ऑफ सिल्वर और मून सिटी में एक से ज्यादा सीक्वेंस 4 के डेमीगॉड्स मौजूद थे और वो सब मिस्टर फूल के एकदम लॉयल और कट्टर बिलीवर्स थे। एल्जर को डर था कि कहीं मिस्टर फूल सी गॉड की पावर और अथॉरिटी उन डेमीगॉड्स में से किसी एक को ना दे दे। उसने अपने दिमाग में एक कैलकुलेशन करना शुरू किया और जो रिजल्ट आया वो सच में डराने वाला था। सिटी ऑफ सिल्वर में 2 ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट्स मौजूद थे। एक सीक्वेंस 3 का सेंट था, 3 सीक्वेंस 4 के सेंट्स थे और लगभग 10 ग्रेड 1 सील आर्टिफैक्ट्स थे। इसके अलावा उनके पास कुछ डेमीगॉड बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे जिन्हें टेम्परेट 1 सील्ड आर्टिफैक्ट्स की तरह यूज किया जा सकता था। और मून सिटी की बात करें तो वहाँ 3 डेमीगॉड्स थे, 5 ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट्स थे और ढेरों पोर्शन फॉर्मूलाज थे। एल्जर ने जब ये सब जोड़ा तो उसे रियलाइज हुआ कि मिस्टर फूल के अंडर में जो ये 2 फैक्शंस आए हैं वो कितने ज्यादा पावरफुल हैं। अगर इन सबको मिला दिया जाए तो इनकी पावर चर्च ऑफ स्टॉर्म्स की टोटल पावर के 1/4 हिस्से के बराबर थी। एल्जर को जितना पता था उसके हिसाब से हर ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास सिर्फ 5 to 8 ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट्स होते हैं और अभी एक्टिव ग्राउंडेड एंजल्स तो 4 से भी कम हैं। इस मामले में तो ऑर्थोडॉक्स चर्चेस मून सिटी और सिटी ऑफ सिल्वर से काफी ज्यादा स्ट्रांग हैं।
लेकिन जब बात ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट्स और सेंट्स की आती है तो चर्चेस के पास कोई खास एडवांटेज नहीं था, खासकर सेंट्स के मामले में। एक बहुत बड़ी वॉर की वजह से चर्च ऑफ स्टॉर्म्स ने अपने सेंट्स की गिनती बढ़ाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन फिर भी उनके पास सिर्फ 20 के आसपास ही सेंट्स थे। एल्जर सोच रहा था कि चर्च ऑफ सी गॉड के पास अभी कोई डेमी गॉड नहीं है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब एक नया सी गॉड सबके सामने आएगा और मिस्टर फूल के अंडर जो एंजल्स हैं, जैसे कि द वर्ल्ड, द डेथ कॉन्सुल और फेट पाथवे का एंजल, और हमारे टैरो क्लब के सेंट्स भी तो हैं। एल्जर हमेशा से बहुत एम्बिशियस रहा है, उसे पावर चाहिए, उसे सी गॉड बनना है। लेकिन जब उसने देखा कि मिस्टर फूल की टीम में तो पहले से ही इतने सारे लेजेंड्स भरे पड़े हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगा गया। मतलब ये वही बात हो गई ना कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और अचानक से बॉस ने आपसे भी ज़्यादा क्वालिफाइड 10 लोगों को हायर कर लिया हो, तो आपको अपनी जॉब जाने का डर तो लगेगा ही। यही सेम फीलिंग एल्जर को आ रही थी। उसे रियलाइज़ हुआ कि वो इस प्रोग्रेस में बहुत पीछे छूट गया है। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो इन सब चीज़ों में इतना बिजी था कि वो ओवरऑल पिक्चर को कभी देख ही नहीं पाया। उसे हमेशा इन सब बातों पर हैरानी होती थी, लेकिन आज उसे सब एकदम क्लियर हो गया था। बिना किसी शोर शराबे के मिस्टर फूल का फैक्शन इतना बड़ा हो चुका था कि वो अब एक ऑर्थोडॉक्स चर्च को सीधी टक्कर दे सकता था। अगर थोड़ा बहुत गैप था भी, तो वो सिर्फ टाइम का था, जो सालों के एक्सपीरियंस से भर जाएगा। और सबसे बड़ी बात, एल्जर को टैरो क्लब ज्वाइन किए हुए अभी 3 साल भी नहीं हुए थे। सिर्फ 3 साल के अंदर मिस्टर फूल ने एक पूरा का पूरा नया रिलीजन अंपायर खड़ा कर दिया था। एल्जर ने मन ही मन सोचा कि अगर मैंने ये सब अपनी आंखों से होते हुए नहीं देखा होता तो मैं कभी इस बात पर यकीन नहीं कर पाता। उसने अंदर ही अंदर एक गहरी सांस ली। वो डेस्परेटली चाहता था कि वो मिस्टर फूल के लिए कुछ ऐसा बड़ा काम करे जिससे उसका कंट्रीब्यूशन एकदम से बढ़ जाए, ताकि वो जल्दी से जल्दी सी गॉड बन सके। और जब ऐसा होगा तब वो फाइनली बुक ऑफ कैलेमिटी पर फोर्स कर पाएगा और एल्विन क्वीन कोहिनेम की रिक्वेस्ट को पूरा करने का ट्राई कर सकेगा। ये सब सोचते हुए एल्जर ने अपना ध्यान वापस बेयम की तरफ मोड़ा, जो पहाड़ के नीचे बसा हुआ था। उसने देखा कि ये शहर, जिसे वॉर में कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा था, वो एक बार फिर से जगमगा उठा था। इसे सोनियासी का सबसे प्रॉस्परस शहर कहा जा सकता था। उस वक्त चर्च ऑफ द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स के प्रीस्ट, बिशप्स और बिलीवर्स नए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मिलकर काम कर रहे थे और चर्च ऑफ सी गॉड भी उनकी मदद कर रहा था। वो लोग मिलकर स्लम के बच्चों और गरीब नेटिव्स के लिए स्कूल और हॉस्पिटल्स बना रहे थे, ताकि उन्हें एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट और हर तरह की हेल्प मिल सके। एल्जर ने देखा कि लोग सड़कों पर चींटियों की तरह चल रहे हैं और वहां की कलरफुल बिल्डिंग्स लोएन की बाकी बिल्डिंग्स से काफी अलग और खूबसूरत लग रही थीं। ये सब देखकर एल्जर के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई, लेकिन अगले ही पल ने अपनी स्माइल पोंछ ली और अपनी आंखें सिकुड़ लीं। उसे खुद समझ नहीं आता कि वो इस मोमेंट को एंजॉय कर रहा है या उसे कुछ और ही फील हो रहा है। तभी एकदम अचानक से उसके सामने ग्रेइश व्हाइट फॉग अपीयर हुआ। मतलब एकदम मिस्टीरियस वाइब आ गई सीन में। उस फॉग के बीच उसे एक एंशिएंट पैलेस और एक ब्लरी सा फिगर दिखाई दिया, और फिर उसे मिस्टर फूल की आवाज सुनाई दी। उन्होंने कहा, एक मिशन है, एक आदमी पर नजर रखो जिसका नाम है वर्डू गार्सिया। इस रेवलेशन के साथ ही ढेर सारी इंफॉर्मेशन सीधा एल्जर के दिमाग में ट्रांसफर हो गई, जिससे उसे वर्डू गार्सिया की एग्जैक्ट सिचुएशन पता चल गई। उसे पता चला कि वो अब्राहम फैमिली का एक मेंबर है जिसने अपनी आइडेंटिटी छुपा रखी है, और वो हाल ही में डेसी काउंटी छोड़कर रोरस्टेड आर्किपेलागो आया है। ये सुनते ही एल्जर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे फाइनली एक काम मिल गया था। उसने बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ अपना सिर झुकाया और बोला, बाय योर विल, मतलब जैसी आपकी आज्ञा। अब सीन कट होता है और हम चलते हैं क्लाइन के पर्सपेक्टिव में। क्लाइन को पहले से ही पता था कि वर्डू गार्सिया अब्राहम नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट छोड़ चुका है और रोरस्टेड आर्किपेलागो की तरफ बढ़ रहा है। ये बात उसे डोरियन ग्रे ने तब बताई थी जब उसने मिस्टर फूल से प्रेयर की थी। क्लाइन बहुत अच्छे से जानता था कि ये वर्डू नाम का बंदा किसी भी कीमत पर मिस्टर डोर को बचाना चाहता है कि मिस्टर डोर, जो कि एक किंग ऑफ एंजल्स हैं, वो वापस रियल वर्ल्ड में आ जाएं। मिस्टर डोर की स्टोरी भी बहुत डार्क है यार। वो कॉस्मॉस में खो गए थे और वहां आउटर डिटीज ने उन्हें करप्ट कर दिया था। अगर वो वापस आ गए तो वो अकेले नहीं आएंगे, वो अपने साथ पूरे ब्रह्मांड का विनाश लेकर आएंगे। इसलिए क्लाइन का ये डर बिल्कुल जायज था। अब आपको याद होगा कि क्लाइन ने मिस मैजिशियन यानी फोर्स के थ्रू अब्राहम फैमिली को एक रिचुअल बताया था। ये रिचुअल मिस्टर डोर को एस्केप करने में मदद कर सकता था। क्लाइन ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि दोनों पार्टीज के बीच अभी ट्रस्ट की बहुत कमी थी। अगर क्लाइन उनसे कोई बात छुपाता या झूठ बोलता कि रिचुअल के लिए किसी एंजल को हंट करना पड़ेगा, तो अब्राहम फैमिली पक्का फोर्स पर शक करने लगती और वो फोर्स को फोर्स करते कि वो मिस्टर डोर से कांटेक्ट करे और किसी दूसरे तरीके से कंफर्म करे। एक बार अगर उन्हें सच्चाई का पता चल जाता तो क्लाइन अब्राहम फैमिली पर से अपना सारा कंट्रोल खो देता और फिर वो इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म नहीं कर पाता। अगर ये बात कुछ साल पहले की होती तो क्लाइन इन सब चीजों को लेकर इतना टेंशन नहीं लेता, लेकिन भाई एपोकैलिप्स एकदम सिर पर खड़ा था। आउटर डिटीज का इन्फिल्ट्रेशन दिन दिन बढ़ता ही जा रहा था
ये बहुत पॉसिबल था कि अब्राहम फैमिली का कोई मेंबर किसी ऐसे आइटम या बिलीवर के कांटेक्ट में आ जाए जो आउटर डिटीज से जुड़ा हो, और अगर उन्हें वहां से सही रिचुअल मिल जाता तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती थी। इसीलिए क्लाइन ने एक बहुत ही बड़ा मास्टरमाइंड वाला मूव चला। उसे लगा कि एक ऐसा रिचुअल जो कंप्लीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो, वो अब्राहम फैमिली का ट्रस्ट जीतने के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। इससे उनका मिस्टर फूल पर विश्व और भी ज्यादा गहरा हो जाएगा और वो और भी कट्टर बिलीवर्स बन जाएंगे। और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि क्लाइन उन एक्सट्रीम और पागल बिलीवर्स पर आसानी से नजर रख पाएगा। वो उनकी हर मूवमेंट को ट्रैक कर सकेगा, और अगर वो लोग कोई बड़ी बेवकूफ़ी करने वाले होंगे तो क्लाइन सही टाइम पर जाकर उन्हें रोक सकेगा। मतलब ये क्लाइन की तरफ से एकदम 4D चेस मूव था। उसने खतरे को अपने पास ही रखा ताकि वो उस पर कंट्रोल रख सके। मुझे लगा यार ये सीन ना सच में माइंड ब्लोइंग था। यहाँ से स्टोरी का जो सस्पेंस और टेंशन है वो एक अलग ही लेवल पर चला जाता है। क्या वर्डू गार्सिया मिस्टर डोर को वापस ला पाएगा या क्लाइन का ये मास्टर प्लान उसे बीच में ही रोक देगा? ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। तो भाई लोग, आज के इस अमेजिंग चैप्टर की शुरुआत होती है मिडसी शायर के लिमोन सिटी से, जहां हमारी स्टोरी फोकस करती है जैस्मीन नाम की एक लड़की पर। जैस्मीन अपने चेहरे पर एक बहुत ही मोटा स्कार्फ लपेटती है और अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलती है। उसे पता चला था कि शहर में एनुअल लिमोन कार्निवल शुरू हो गया है, तो उसका भी मन किया कि म्युनिसिपल स्क्वायर जाकर थोड़ी रौनक देखे। अब आप लोग सोचोगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, बट सच बताऊं तो पिछले साल जो भयंकर वॉर हुई थी ना, उसकी वजह से ये कार्निवल कैंसिल हो गया था, और उस वॉर ने जैस्मीन की लाइफ को ऐसा ट्रोमा दिया था कि वो बेचारी घर से बाहर निकलने भी कांपने लगी थी। सोचो, एक लड़की जो कभी बहुत चीयरफुल और लाइवली हुआ करती थी, वो अब एक छोटे से क्रैम्प्ड घर में कैद होकर रह गई थी। शायद घर में बंद रहते रहते वो इतना सफोकेट हो गई थी कि आज बहुत लंबे टाइम बाद उसके अंदर हिम्मत आई थी कि वो पुरानी वाली जैस्मिन की तरह सड़कों पर चले। जैसे ही वो सड़क के किनारे एक बड़ी सी ग्लास विंडो में अपना रिफ्लेक्शन देखती है तो हमें पता चलता है कि उसकी एक्चुअल हालत कितनी खराब है। उसने सिर से लेकर पैर तक सिर्फ पिच ब्लैक कपड़े पहने हुए थे, कोई और कलर था ही नहीं उसकी बॉडी पर। उसकी लंबी सी ब्लैक ड्रेस एंकल्स तक आ रही थी। हैट के वेल ने आधा चेहरा पूरी तरह छुपा रखा था और आंखों के नीचे से लेकर दन तक स्कार्फ को कई बार लपेटा हुआ था। यहाँ तक कि उसके दोनों हाथों में निटेड ग्लव्स भी थे ताकि स्किन का एक छोटा सा हिस्सा भी ना दिखे। ये देखकर लिटरली दिल टूट जाता है, क्योंकि ये वो जैस्मीन बिल्कुल नहीं थी जो उसकी यादों में जिंदा थी। असल में हुआ क्या था कि पिछले वॉर में एक तोप का गोला सीधा उसके घर पर आ गिरा था, जिसकी वजह से एक बहुत ही मैसिव आग लग गई थी। वो लकी थी कि किसी तरह उसकी जान बच गई, बट उस आग में उसका चेहरा बुरी तल गया था और उसकी पूरी बॉडी पर गहरे और डरावने घाव हो गए थे। यहाँ तक कि उसकी नाक भी पूरी तरह जल गई थी, बस 2 ब्लैक होल्स बचे थे। इमेजिन करो ये कितना हॉरिफाइंग रहा होगा उसके लिए। अगर वो रात के अंधेरे में बिना स्कार्फ के बाहर निकल जाए तो कोई भी उसे देखकर डर के मारे भाग जाएगा और उसे लिटरली एक डेविल समझ लेगा। जैस्मिन को वो पहला दिन बहुत अच्छे से याद था जब वो इस नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी। वो रात के टाइम पब्लिक बाथरूम में मुंह धोने गई थी और जैसे ही बाहर निकली, सामने से एक यंग लड़का आ रहा था हाइट, यानी उस लाल चांद की रोशनी में। उस लड़के ने जैसे ही जैस्मिन का जला हुआ चेहरा देखा, उसका एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे कोई असली मॉन्स्टर देख लिया हो। वो डर के मारे इतना सहम गया था कि तुरंत पीछे मुड़ा और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गया। कुछ देर बाद उसने खुद को कंट्रोल किया और साइड से निकल गया, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो जैस्मीन की तरफ दोबारा देख भी सके। इस एक छोटे से इंसिडेंट ने जैस्मीन के फ्रेजाइल हार्ट के हजारों टुकड़े कर दिए थे। उस दिन के बाद से उसने दिन के उजाले में घर से बाहर कदम रखना ही हमेशा के लिए बंद कर दिया था। यहाँ मुझे उसके पेरेंट्स की भी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने कभी जैस्मीन को कुछ बुरा फील नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी पुरानी सेविंग्स और छोटी मोटी राम से घर चलाया, पर जैस्मीन को कभी फोर्स नहीं किया कि वो बाहर जाकर पैसे कमाए। ये छोटी छोटी डिटेल्स ही इस स्टोरी को इतना रियलिस्टिक और इमोशनल बनाती हैं यार, जहां हम एक वॉर के आफ्टर इफेक्ट्स को इतने क्लोजली देख पाते हैं। खैर, थोड़ा आगे चलने के बाद जैस्मिन फाइनली कार्निवल के मेन्यू यानी लेमन सिटी म्युनिसिपल स्क्वायर के पास पास पहुंच जाती है। वहां लोगों की इतनी भारी भीड़ थी, हर तरफ खुशियां और सेलिब्रेशन का माहौल था। आप खुद सोचो, एक तरफ पूरी सिटी लाइट और म्यूजिक से जगमगा रही थी, बच्चे हंस रहे थे, लोग डांस कर रहे थे, और दूसरी तरफ हमारी जैस्मिन थी जो एक डार्क शैडो की तरह वहां सेपरेशन फील कर रही थी। ये सब देखकर जैस्मिन के कदम अपने आप रुक गए। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो उस भीड़ के पास भी जाए। उसे डर था कि कोई नोटिस कर लेगा कि उसने इतने अजीब कपड़े क्यों पहने हैं। उसे ये भी डर लग रहा था कि गलती से अगर किसी ने धक्का दे दिया और उसका स्कार्फ गिर गया तो लोग उसका जला हुआ चेहरा देखकर पैनिक ना कर जाएं। कुछ सेकंड्स तक हेसिटेट करने के बाद वो फाइनली हार मान लेती है और सड़क के किनारे एक साफ सी जगह देखकर वहीं बैठ जाती है। वो बस दूर से ही उस म्युनिसिपल स्क्वायर की रौनक को बड़ी उदासी से देख रही थी। ये सीन इतना लोनली फील होता है ना कि आप उस पेन से डीपली कनेक्ट कर पाते हो। अब आता है स्टोरी का टर्निंग पॉइंट, क्यों कुछ देर बाद जैस्मिन को सडनली फील होता है कि उसके पास कोई खड़ा है। वो मुड़कर देखती है तो वहां एक यंग आदमी था
जिसने एक लंबा ब्लैक रोब और एक टॉल हैट पहनी हुई थी। उसका पूरा लुक ऐसा था जैसे वो किसी सर्कस का मैजिशियन हो। अब जब ये आदमी उसके पास आता है तो उसका ऑरा ही एकदम अलग होता है। वो बिल्कुल भी थ्रेटनिंग नहीं लग रहा था, बल्कि उसमें एक अजीब सी कामनेस थी जो जैस्मीन जैसी डरी हुई लड़की को भी थोड़ा रिलैक्स कर देती है। जैस्मीन को लगा कि शायद ये म्युनिसिपल स्क्वायर का रास्ता पूछने आया है। वो बताना भी चाहती थी, पर उसके होंठ कांपने लगे। वो इतनी डरी हुई थी कि उसने अपना मुंह तक नहीं खोला, क्योंकि वो किसी से बात ही नहीं करना चाहती थी। पर वो यंग आदमी खुद आगे बढ़कर आता है, अपनी हैट उतारता है और थोड़ी सी रिस्पेक्ट देते हुए हल्का सा वो करता है, और फिर वो एक बहुत ही पोलाइट टोन में पूछता है, मिस, क्या आप जानती हैं कि ये मशीन किस काम आती है? मशीन? जैस्मिन पूरी तरह कंफ्यूज जाती है और उस आदमी की नज़रों के डायरेक्शन में ब्लैंकली देखती है। वहाँ स्ट्रीट लैंप के नीचे एक छोटी सी वार्डरोब जैसी मशीन रखी हुई थी, जो लिटरली कुछ सेकंड्स पहले वहाँ नहीं थी। उस मशीन का सरफेस ब्रास यानी पीतल के कलर का था, जिसमें कुछ ट्रांसपेरेंट ग्लास, गियर्स और बेयरिंग्स लगे हुए थे। उसके सारे इंटरनल पार्ट्स बाहर से ही दिख रहे थे, और ऑनेस्टली बताऊं तो वो दिखने में बहुत ही क्रूड और अजीब सी लग रही थी। जैस्मीन तुरंत अपनी नज़रें हटा लेती है और सिर हिलाकर मना कर देती है कि उसे नहीं पता ये क्या है। उसका ये रिएक्शन साफ बता रहा था कि वो इस कन्वर्सेशन को यहीं पर कट ऑफ करना चाहती है। पर वो आदमी बहुत ही वार्म स्माइल करते हुए कहता है, इसे फुली ऑटोमेटिक विशिंग मशीन कहते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल इन्वेंशन है, और जो भी इंसान इसे ऑपरेट करता है, ये ऑटोमेटिकली उसकी कोई भी विश पूरी कर देती है। और हाँ, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना तो भूल ही गया। मेरा नाम मर्लिन हर्मेस है, एक वांडरिंग मैजिशियन। अब हम रीडर्स को तो पता है कि ये मर्लिन हर्मेस और कोई नहीं बल्कि अपना प्यारा क्लाइन है, जो अपने एक नए पर्सोना में घूम रहा है, फुली ऑटोमेटिक विशिंग मशीन। जैस्मिन को ये सारे वर्ड्स अलग अलग तो समझ आ रहे थे, पर एक साथ इस नाम का क्या सेंस बनता है, ये उसके पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ा। क्लाइन फिर से स्माइल करता है और कहता है, आप इसे ट्राई कर सकती हैं, और क्योंकि आप इसकी फर्स्ट यूज़र हैं, तो आपके लिए ये एक्सपीरियंस बिल्कुल फ्री है। पर जैस्मीन फिर से सिर हिला देती है। वो अभी भी किसी वांडरिंग मैजिशियन से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। बट यार, क्लाइन कहाँ इतनी आसानी से हार मानने वाला था। वो जैस्मीन की तरफ बहुत ही इंटेंसली देखता है और सीधा मेन पॉइंट पर हिट कर क्लाइन कहता है, फॉर एग्जाम्पल, आप चाहो तो ये विश मांग सकती हो कि आपका ओरिजिनल लुक वापस आ जाए। भाई साहब, ये लाइन सुनते ही जैस्मीन के तो लिटरली होश उड़ गए। ये वर्ड्स उसके दिल में एक शार्प तीर की तरह लगे। वो शॉक में तुरंत खड़ी हो जाती है और पीछे हटने लगती है। उसे लगने लगा था कि शायद इस आदमी ने किसी मैजिक से उसका जला हुआ चेहरा देख लिया है। वो बस वहां से भाग जाना चाहती थी। बट तभी क्लाइन बहुत ही रिलैक्स्ड और अनरीड टोन में बोलता है कि अगर आप ट्राई ही नहीं करेगा तो आप कैसे पता चलेगी या कि आपकी विश पूरी होगी नहीं। वैसे भी ये पूरी तरह फ्री है। ये सुनते ही जैस्मीन की भागने की स्पीड धीरे होने लगी और फाइनो एक जगह पर रुक गई। अब यहाँ सिचुएशन ये थी कि जैस्मीन के अंदर एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल जंग चल रही थी। एक तरफ उसका डर था और दूसरी तरफ छोटी सी उम्मीद कि क्या सच में ऐसा कोई मैजिक एग्जिस्ट करता है। उसे पता था कि अगर उसका ओरिजिनल चेहरा वापस मिल सके तो वो उसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थी, अपनी जान तक दे देती। पर यह भी एक हार्श फैक्ट था कि उसकी ये विश कोई पैसे से पूरी नहीं कर सकता था। मेडिकल साइंस के बस की बात नहीं थी ये। उसके माइंड में थॉट्स तूफान की तरह दौड़ने लगे। मुझे कुछ पे नहीं करना है, फ्रीक ट्राई है, और क्या हो अगर ये सच में काम कर जाए। यही वो छोटी सी होप थी जिसने उसे भागने से रोक लिया, और वो धीरे धीरे पीछे मुड़ी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई डेविल उसे टेम्प्ट कर रहा हो। उसने अपनी भारी और कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या सच में? क्लाइन चुपचाप उस मशीन की तरफ पॉइंट करता है और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, मैं यहाँ से 10 मीटर्स दूर चला जाता हूँ। आपको बस इतना करना है कि इस मशीन के डोर पर लगा हुआ रेंच यानी वो हैंडल घुमाना है, और सबसे बड़ी बात, आपको अपनी हैट या स्कार्फ हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगा कि ये लास्ट लाइन इस पूरे सीन की सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल लाइन थी, क्योंकि इसी बात ने जैस्मीन को पूरी तरह कन्विंस कर लिया। उसे सेफ्टी फील हुई और उसने तुरंत सिर हिलाया और कहा, ओके। जैसे ही मर्लिन यानी अपना क्लाइंट थोड़ा पीछे जाता है, जैस्मीन बहुत ही नर्वस होते हुए उस मशीन के करीब जाती है। वो बहुत ही डरते डरते और केयरफुली उस डोर पर लगे रेंच को पकड़ती है। ऑनेस्टली बताऊं तो उसके दिमाग में अभी भी ये डाउट चल रहा था कि कहीं ये कोई स्टूपिड प्रैंक तो नहीं है। कार्निवल के टाइम पर ऐसे प्रैंक्स बहुत कॉमन होते थे, जैसे हैंडल घुमाते ही मुंह पर पानी गिर जाना या कोई जोकर बाहर आ जाना। कभी जैस्मीन भी अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर लोगों पर ऐसे ही फनी प्रैंक्स किया करती थी, पर उसने सोचा कि अगर प्रैंक हुआ भी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा। अपनी सबसे बड़ी विश पूरी होने के चांस के सामने ये रिस्क तो कुछ भी नहीं था। तो वो इसे बस एक कार्निवल का खराब एक्सपीरियंस मानकर भूल जाएगी। तभी कुछ दूरी से क्लाइन की आवाज़ आती है, याद रखना, हैंडल घुमाने से पहले अपनी विश मन में जरूर मांग लेना। जैस्मीन एक गहरी सांस लेती है, अपने सारे थॉट्स कलेक्ट करती है और मन ही मन अपनी लाइफ की सबसे बड़ी विश मांगती है, मुझे अपनी पुरानी वाली शक्ल वापस चाहिए, बिल्कुल वैसी जैसे जलने से पहले हुआ करती थी।
ये विश मांगकर वो बहुत ही ज्यादा नर्वसनेस और उम्मीद के साथ उस रेंज को फाइनली घुमा देती है और अगले ही सेकंड उस फुली ऑटोमेटिक विशिंग मशीन का डोर अचानक से खुलता है। उसमें से एक नॉर्मल सी वुडन केन यानी लकड़ी की छड़ी बाहर आती है और जैस्मीन के फोरहेड पर हल्का सा टैप करती है। यहाँ एक बहुत ही मिस्टिकल डिटेल है जो जैस्मीन नोटिस नहीं कर पाती। जब वो छड़ी उसे टच करती है तो उसके हाथ में एक रूबी जड़ी हुई गोल्डन रिंग अचानक से अपीयर होती है और जैसे ही वो वुडन केन वापस मशीन के अंदर जाती है वो गोल्डन रूबी रिंग भी हवा में गायब हो जाती है। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो ये रूबी रिंग वाली बात बहुत बड़ा हिंट है कि क्लाइन यहाँ कोई हाई लेवल मैजिक या सील्ड आर्टिफैक्ट यूज कर रहा है। ये कोई नॉर्मल छड़ी नहीं थी और वो रिंग पक्का किसी पावर का मैनिफेस्टेशन थी। यही तो लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज की खासियत है यार, हर छोटे एक्शन के पीछे एक डीप मैजिशियन काम कर रहा होता है। इसके बाद मशीन के घूमने की आवाज आती है और वो डोर धीरे धीरे बंद हो जाता है। जैस्मीन वहीं ब्लैंक खड़ी रह जाती है और सोचती है इतना ही था। ना तो उसे ऐसा फील हुआ कि उसकी बॉडी में कोई मैजिकल चेंज आया है और ना ही उसके साथ कोई प्रैंक हुआ था। ये पूरी सिचुएशन उसे बहुत ही वियर्ड और अजीब लग रही थी। तभी क्लाइन वापस चलकर आता है और बहुत ही आराम से तालियां बजाते हुए कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी विश पूरी हो गई है। वो ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे उसने अभी अभी कोई बहुत बड़ा मैजिक शो सक्सेसफुली खत्म किया हो। जैस्मीन के माइंड में अभी भी डाउट था, मेरी विश पूरी हो गई, ये पॉसिबल ही कैसे है बिना किसी सर्जरी के। पर जैसे ही ये थॉट उसके दिमाग में आया उसे अचानक अपने स्कार्फ के नीचे कुछ फील होने लगा। जिस जगह पर पहले सिर्फ दो जले हुए ब्लैक होल्स थे वहां अब कुछ सॉलिड सा उभर रहा था। जैस्मीन कांपते हुए हाथों से धीरे अपने चेहरे को टच करती है और यार लिटरली उसे अपनी नाक फील हो रही थी। और सबसे बड़ा प्रूफ ये था कि अब वो एकदम नॉर्मल तरीके से सांस ले पा रही थी, जो पिछले एक साल से पॉसिबल ही नहीं था। वो तुरंत पीछे मुड़ती है, मर्लिन हर्मेस की तरफ अपनी पीठ करती है और पागलों की तरह आगे के किनारे वाली एक शॉप की ग्लास विंडो के सामने जाती है। अब यहाँ सीन इतना इमोशनल हो जाता है ना कि मुझे खुद पढ़ते हुए गूजबम्स आ गए थे। वो अपने कांपते हाथों से फाइनली अपने चेहरे से वो मोटा सा स्कार्फ हटाती है और विंडो के रिफ्लेक्शन में उसे क्या दिखता है, आंखें जो बहुत बड़ी नहीं थी, एक नाक जो बहुत परफेक्ट शेप में नहीं थी और लिप्स जो बहुत फुल नहीं थे। एकदम वही पुरानी फ्रैक्ड फेस वाली इनोसेंट सी लड़की जो वो आग लगने से पहले हुआ करती थी, वो वापस आ गई थी। उसकी पुरानी शक्ल, उसकी पुरानी आइडेंटिटी, उसकी खोई हुई लाइफ, सब कुछ एक झटके में वापस आ गया था। जैस्मीन शौक के मारे अपने हाथों से अपना मुंह कवर कर लेती है और उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है। वो खुशी, वो रिलीफ, वो सालों का दर्द जो फाइनली खत्म हो गया था, वो सब उसके उन आंसुओं में साफ दिख रहा था। कुछ सेकंड्स तक वो बस बुरी तरह रोती रहती है, फिर अपनी स्लीव से अपने आंसू पोंछती है। वो वापस मुड़कर मर्लिन हर्मेस को देखती है और एक बहुत ही इनोसेंट सा सवाल पूछती है, क्या आप कोई गॉड हैं? मुझे क्लाइन का रिप्लाई यहाँ बहुत कूल लगा यार। वो स्माइल करता है और कहता है, मैं बस एक वांडरिंग मैजिशियन हूँ जिसे मिरेकल्स क्रिएट करना पसंद है। और फिर वो अपने बगल में रखी मशीन की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है, आपको सबसे ज्यादा थैंक्स इस फुली ऑटोमेटिक विशिंग मशीन को बोलना चाहिए। जैस्मीन ये वर्ड अपने आप बुदबुदाती है, वो अभी भी इस मैजिक से पूरी तरह ओवरवेल्म्ड थी। क्लाइन सिर हिलाता है और थोड़ा एक्सप्लेन करने लगता है ताकि जैस्मीन को समझ आ जाए। वो कहता है, हाँ, एक ऐसी मशीन जो बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के अपने आप काम करती है। आप इसे एक गैस मीटर की तरह समझ सकती हो। जैसे आप उसमें एक कॉइन डालते हो तो आपको गैस मिल जाती है, वैसे ही इसमें आपको अपनी विश मिल जाती है। इसके स्पेसिफिक स्टेप्स बहुत सिंपल हैं। एक पेनी कॉइन डालो, अपनी विश मांगो और रेज घुमा दो। पर याद रखना, ये मशीन सिर्फ 3 विशेष पूरी कर सकती है। अब जब क्लाइन ये सब एक्सप्लेन कर रहा था ना, तो उसके अंदर ही अंदर एक बहुत ही फनी सा मोनोलॉग चल रहा था। वो खुद का ही मजाक उड़ाते हुए सोचता है, अगर किसी दिन मैं अनफॉर्चुनेटली मर गया और एक सील्ड आर्टिफैक्ट बन गया तो मैं चाहूंगा कि मैं इसी फुली ऑटोमेटिक विशिंग मशीन जैसा कुछ बनूं। ये लाइन क्लाइन के कैरेक्टर को इतना रियल बनाती है यार। इतने सीरियस और इमोशनल मोमेंट में भी उसका डार्क ह्यूमर चालू है। असल में मिर्सीशायर के कैपिटल कॉन्स्टेंट सिटी से निकलने के बाद क्लाइन ने लोगों की विश पूरी करने का तरीका बदल दिया था ताकि वो खुद इस प्रोसेस में बोर ना हो जाए, क्योंकि एक ही तरीके से बार बार मिरेकल्स करना काफी मोनोटोनस हो सकता है। कहते हैं ना, इंसान को अपने बोरिंग काम में खुशी ढूंढनी आनी चाहिए, और क्लाइन एग्जैक्टली वही कर रहा था। इधर जैस्मीन के लिए तो ये सब किसी सपने से भी बढ़कर था। उसके पास वर्ड्स ही नहीं थे कि वो अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करे। थोड़ी देर बाद जब उसका एक्साइटमेंट हल्का सा शांत होता है तो वो बहुत ही झिझकते हुए पूछती है, क्या ये मशीन, मेरा मतलब है क्या ये फुली ऑटोमेटिक विशिंग मशीन हमेशा के लिए यहीं इसी स्क्वायर पर रहेगी? क्लाइन बहुत ही मिस्टीरियसली स्माइल करता है और कहता है, नो, ये शायद यहाँ 3 डेज तक रहे, या शायद उतना लंबा भी नहीं। हो सकता है कल सुबह सूरज निकलने तक ये यहाँ से हमेशा के लिए गायब हो जाए। पर ये हमेशा के लिए गायब नहीं होगी। शायद किसी दिन फ्यूचर में आपको ये फिर से किसी स्ट्रीट के कॉर्नर पर मिल जाए। जैस्मीन का माइंड अभी भी इतना मेस्ड अप था कि वो कुछ लॉजिकली सोच ही नहीं पा रही थी। वो बस पूरी रिस्पेक्ट के साथ उस मशीन के सामने बो करती है और बहुत ही सीरियस टोन में कहती है,
थैंक यू मिस्टर फुली ऑटोमेटिक विशिंग मशीन। और उसके बाद वो क्लाइंट की तरफ भी बो करती है और कहती है, थैंक यू मिस्टर हर्मेस। पर जैसे ही वो ये बोलती है, उसे मर्लिन की कही हुई एक पुरानी बात सडनली याद आ जाती है। उसके चेहरे पर एक साथ एंटिसिपेशन, सरप्राइज और थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट थी, और वो पूछती है, आपने अभी कहा था कि 3 विशेष पूरी हो सकती हैं। क्लाइंट बिना किसी एक्सप्रेशन के बहुत ही कैजुअल तरीके से रिप्लाई करता है, यस, पर फ्यूचर में ये फ्री नहीं होगा। आपको हर विश के लिए एक पेनी देनी पड़ेगी। और भाई यहीं पर ये अमेजिंग और इमोशनल सा चैप्टर एंड हो जाता है। मुझे पर्सनली ये चैप्टर बहुत ही हार्ट वार्मिंग लगा। एक तरफ जैस्मीन का ट्रोमा और उसकी होपलेसनेस, और दूसरी तरफ क्लाइंट का बिना किसी बड़े लालच के उसकी हेल्प करना। सोचो, जो इंसान एक टाइम पर दुनिया बचाने के लिए अपनी जान पर खेल रहा था, वो अब स्ट्रीट्स पर घूमकर ऐसे छोटे छोटे मिरेकल्स कर रहा है। ये चीज उसके डाइजेशन प्रोसेस का हिस्सा तो है ही, पर कहीं ना कहीं ये उसे ग्राउंडेड भी रख रही है, ताकि वो अपने अंदर के इंसान को ना खो दे और कंप्लीटली एक कोल्ड और इमोशनलेस गॉड ना बन जाए। ये दिखाता है कि क्लाइन एक गॉड लेवल बीइंग बनने के रास्ते पर होने के बावजूद अपनी ह्यूमैनिटी बिल्कुल नहीं भूला है। वो छोटे छोटे लोगों की लाइफ में इतने बड़े मिरेकल्स कर रहा है जो शायद उसके लिए एक सिंपल सा एक्ट हो, पर जैस्मीन जैसी लड़की के लिए ये लिटरली एक नई जिंदगी मिलने जैसा है। आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको क्लाइन का ये मर्लिन हर्मेस वाला वांडरिंग मैजिशियन पर्सोना कैसा लगा। क्या आपको भी वो गोल्डन रूबी रिंग वाली मिस्ट्री एक्साइटिंग लगी? जैस्मिन के बर्न्स बिल्कुल क्योर हो गए थे। वो ऑब्वियसली बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन यार उसके माइंड में एक डर भी था। लिटरली कोई भी नॉर्मल इंसान यही सोचेगा कि यार अगर पहला अटेम्प्ट फ्री था तो अगले विशेष का क्या प्राइस होगा, क्योंकि फ्री लंच जैसी कोई चीज़ दुनिया में नहीं होती, और स्पेशली इस मिस्टीरियस मैजिक वाली दुनिया में तो बिल्कुल भी नहीं। उसने डरते डरते क्लेन से पूछा कि मुझे अपनी अगली विश के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। अब यहाँ पर क्लेन अपना टॉल हेड एडजस्ट करता है और एक बहुत ही मिस्टीरियस स्माइल देता है। उसका जवाब बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये इस पूरी स्टोरी का टर्निंग पॉइंट है। क्लेन कहता है कि जो एक पेनी तुम दे रही हो वही तुम्हारा प्राइस है। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं थी, उसने एक बहुत ही डार्क वार्निंग भी दी। वो आगे कहता है कि विश पूरी होने के बाद तुम्हारी लाइफ में जो बदलाव आएंगे उन्हें बर्दाश्त करना भी उसी प्राइस का एक हिस्सा है। अब सोचो, ये लाइन कितनी डीप और डरावनी है। मत मैजिक तुम्हें वो तो दे देगा जो तुम मांगोगे, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट्स होंगे वो तुम्हें खुद झेलने पड़ेंगे। पर जैस्मिन बेचारी इतनी भोली थी कि उसे इस बात की गहराई पूरी तरह से समझ ही नहीं आई। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी पॉकेट में हाथ डाला ताकि वो विश मांगने के लिए पेनी निकाल सके। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसकी पॉकेट एकदम खाली थी, वहां बस एक रुमाल पड़ा था। ऑब्वियसली यार, इतने टाइम से वो घर में ही कैद थी, तो उसे पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। और तो और पब्लिक कैरेज लेने के बजाय वो पैदल ही म्यूनिसिपल स्क्वायर तक आई थी। अब जैस्मिन को बहुत ज़्यादा एम्बैरसमेंट फील हो रही थी। वो सोच रही थी कि इतनी कमाल की मशीन सामने है और मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। उसने हिचकिचाते हुए पूछा कि क्या मैं पहले घर जाकर पैसे ला सकती हूँ। क्लेन बिल्कुल एक प्रोफेशनल मैजिशियन वाले टोन में कहता है कि हाँ, ऑफ कोर्स, ये तुम्हारी फ्रीडम है, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि ये फुली ऑटोमेटिक विशिंग हमेशा तुम्हारा वेट करेगी। क्लेन ने उसे डरा दिया कि कभी कभी ये मशीन बहुत विलफुल होती है, मतलब इसका जब मन करता है ये गायब हो जाती है। ये सुनकर जैस्मिन ने जल्दी से थैंक यू बोला और उल्टी डायरेक्शन में घर की तरफ भागने लगी। अब यार, जैसे जैसे वो दौड़ रही थी ना, उसे अपनी बॉडी में एक अजीब सा रिलैक्सेशन फील हो रहा था। आग में जलने से पहले वो जैसी हेल्दी थी, बिल्कुल वैसी ही एनर्जी उसके अंदर वापस आ गई थी। वो फिर से एक टीनेज गर्ल बन गई थी जो अपने प्राइम में थी। उसके लिए ये सब किसी सपने से कम नहीं था, क्योंकि इतने टाइम से वो बस दर्द में जी रही थी। लेकिन हाँ, क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी इंसान थी, तो थोड़ी देर भागने के बाद उसकी सांस फूलने लगी। मजबूरन उसे अपनी स्पीड कम करनी पड़ी और वो धीरे धीरे चलने लगी। रात की ठंडी हवा चल रही थी, आसमान में बादलों के बीच से तारे झांक रहे थे, सड़क के किनारे वाले पेड़ हवा में झूल रहे थे और उनकी परछाइयां जमीन पर एक बहुत ही सुंदर पैटर्न बना रही थीं। ये सारा सीन इतना पीसफुल और ब्यूटीफुल था कि जैस्मिन की सारी टेंशन दूर हो गई। जब से वो इंजर्ड हुई थी, ये पहली बार था कि वो इतने अच्छे मूड में थी। अनजाने में ही उसके चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल आ गई थी। करीब 5 मिनट चलने के बाद अचानक किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक जानी पहचानी शक्ल नजर आई। वो उसकी पुरानी पड़ोसन मिसेज हेमिल थीं। जैस्मिन, जिसने अब अपना चेहरा छुपाने के लिए कोई स्कार्फ नहीं पहना था, उसने बहुत खुशी से उन्हें ग्रीट किया। उसने पूछा कि गुड इवनिंग मिसेज हेमिल, क्या आप कार्निवल जा रही हैं? मिसेज हेमिल, जिनके बाल पूरी तरह सफ़ेद हो चुके थे, उन्होंने जैस्मिन को बहुत ध्यान से देखा। उन्होंने कहा कि जब से तुम यहाँ से गई हो तब से मैंने तुम्हें नहीं देखा। मैंने सुना था कि तुम पिछले ब्लास्ट में इंजर्ड हो गई थीं। जैस्मिन ने बहुत कॉन्फिडेंस से अपना सिलाया और कहा कि हाँ, लेकिन अब मैं बिल्कुल रिकवर हो चुकी हूँ। फिर जैस्मिन ने अपनी पुरानी दोस्त जोली के बारे में पूछा, जो मिसेज हेमिल की बड़ी बेटी थी। ये सवाल सुनते ही मिसेज हेमिल के चेहरे पर एकदम से उदासी छा गई। उन्होंने जो बताया वो सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं।
उन्हें भारी मन से बताया कि फेसाकियन सोल्जर्स ने जोली के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया और एंड में उस टॉर्चर से उसकी मौत हो गई। ये सुनते ही जैस्मिन को एक बहुत बड़ा झटका लगा। उसे अपना वो खौफनाक एक्सपीरियंस याद आ गया। एक फेसाकियन सोल्जर उसके घर में भी घुसा था, सेम उसी घटिया इरादे से। लेकिन जब उसने जैस्मिन का जला हुआ और बदसूरत चेहरा देखा तो वो बस उसे एक लात मारकर वहां से चला गया। अब सोचो यार, जैस्मिन को हमेशा लगता था कि उसका जल जाना उसकी लाइफ की सबसे बड़ी बदनसीबी है, लेकिन आज उसे रियलाइज हुआ कि उसी बदसूरती ने उसकी इज्जत और जान बचाई थी। उसने बहुत ही दुख के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने चेस्ट पर 4 बार टैप किया और तारों का सिंबल बनाया। अपने दिल में उसने बोला, पुअर जोली। ये सीन लिटरली बहुत डार्क था और ये दिखाता है कि वॉर के टाइम पर नॉर्मल लोगों की क्या हालत होती है। खैर, मिसेज हेमिल से विदा लेने के बाद जैस्मिन अपने अपार्टमेंट पहुंची। घर पहुंचते पहुंचते उसका मूड वापस नॉर्मल हो गया था। अब वो बस ये सोच रही थी कि जब उसके पेरेंट्स उसका ये ठीक हुआ चेहरा देखा होगा। वो सोच रही थी कि वो पक्का खुशी से रो पड़ेंगे और उसे जोर से गले लगा लेंगे। यही सब इमेजिन करते हुए उसने अपने गले में लटकी हुई चाबी निकाली और दरवाजा खोला, लेकिन अंदर पूरा अंधेरा था। ना कोई मोमबत्ती जल रही थी और ना ही गैस वॉल लैंप। बाहर म्यूनिसिपल स्क्वायर में इतना शोर शराबा था, लेकिन यहाँ कमरे में बस उसके पेरेंट्स के भारी खराटों की आवाज आ रही थी। जैस्मिन समझ गई कि वो लोग सो चुके हैं और दिन भर की मेहनत से बहुत थके हुए हैं। वो बहुत धीरे से दरवाजा बंद करके अपने पेरेंट्स के बेड के पास गई। खिड़की से क्रिम्सन मूनलाइट अंदर आ रही थी और उस रोशनी में उसने अपने पेरेंट्स को देखा। अब यार, यहाँ पर जैस्मिन को एक बहुत बड़ा इमोशनल रियलिटी चेक मिलता है। उसने देखा कि उसके डैडी के बहुत सारे बाल सफ़ेद हो गए हैं और उनके चेहरे की झुर्रियाँ काफ़ी गहरी हो गई हैं। उसकी मम्मी सोते हुए भी बार बार अजीब सा मुंह बना रही थी, जैसे किसी दर्द में हो। उनकी स्किन एकदम ड्राई, रफ और फ्लेकी हो चुकी थी। जैस्मिन को अचानक से रियलाइज़ हुआ कि उसने कितने टाइम से अपने पेरेंट्स के चेहरे को ध्यान से देखा ही नहीं था। उसे पता ही नहीं था कि वो दोनों इतने बूढ़े हो चुके हैं। वॉर से पहले उसके फादर एक अकाउंटेंट थे जिनकी अच्छी खासी इनकम थी। तब वो लोग एक अच्छा टेरेस हाउस अफोर्ड कर सकते थे और उसकी माँ को काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब हालात इतने खराब थे कि उसके डैडी को टेक्सटाइल फैक्ट्री में बहुत ही भारी और मेहनत वाला काम करना पड़ता था और उसकी मम्मी को भी मजबूरन अपनी फैमिली को छोड़कर एक टेक्सटाइल वर्कर बनना पड़ा था। उसके डैडी की हेल्थ लगातार खराब हो रही थी और उन्हें हमेशा खांसी रहती थी। हालांकि उन्होंने हाल ही में एक सिविल सर्वेंट यूनिफाई एग्जामिनेशन पास किया था और जब इंटरव्यू के रिजल्ट्स अनाउंस होंगे तो उन्हें एक डिसेंट एम मिल जाएगी, लेकिन तब तक के लिए उनकी हालत बहुत दयनीय थी। जैस्मिन ने अपने पेरेंट्स को उठाया नहीं, बस उन्हें चुपचाप देखती रही और इसी पल उसने डिसाइड कर लिया कि उसकी दूसरी विश क्या होगी। उसने अपने कदमों की आवाज़ को बिल्कुल हल्का किया और अंदर वाले कमरे में गई। वहां जाकर उसने अपने पिगी बैंक से आखिरी के कुछ पेनीज निकाले जो उसने पहले ही लगभग खाली कर दिया था। फिर वो चुपचाप अपने अपार्टमेंट से निकली और एक ट्रैकलेस पब्लिक कैरीज में चढ़ गई। उसे अंदर से बहुत डर था कि अगर उसने और देर की तो वो फुली ऑटोमेटिक विशिंग मशीन वहां से जा चुकी होगी। कैरिज में उस वक्त बहुत ज्यादा भीड़ थी। ज्यादातर लोग कार्निवल में हिस्सा लेने जा रहे थे। जैस्मिन ने चारों तरफ देखा, लेकिन बैठने के लिए कोई सीट खाली नहीं थी, तो उसे मजबूरन भीड़ के बीच सेंटर में खड़े रहकर सफर करना पड़ा। 10 मिनट बाद वो अपने स्टॉप पर पहुंची और तेजी से उस गली में मुड़ गई। जब उसने दूर से उस ब्रास कलर की मशीन को देखा जिसमें कांच के टुकड़े लगे, उसे सुकून की सांस ली। उसने गहरी सांस छोड़ी और जल्दी से मशीन के पास गई। इस पूरे प्रोसेस में उसने आसपास देखा, लेकिन वो मर्लिन हेर्मिस नाम का मैजिशियन कहीं नजर नहीं आया। जैस्मिन ने कंफ्यूजन में खुद से कहा कि अरे, ये तो सच में फुली ऑटोमेटिक है, मतलब उस मैजिशियन को इसके पास खड़े रहने की कोई जरूरत ही नहीं है। खैर, उसने बिना टाइम वेस्ट किए एक पेनी निकाली और मशीन के अंदर डाल दी। उसने अपनी आंखें बंद की और बहुत ही सॉफ्ट आवाज में अपनी विश मांगी। उसने कहा कि मैं विश करती हूँ कि मेरे पेरेंट्स फिर से हेल्दी हो जाएं और मेरी फैमिली अमीर हो जाए। वो चमत्कार का वेट करने लगी, लेकिन अगले ही सेकंड उसे एक खनकने की आवाज सुनाई दी, जैसे मशीन से कोई सिक्का बाहर रोल होकर गिर गया हो। जैस्मिन ने झटके से आंखें खोलीं और देखा कि जो पेनी उसने अभी मशीन में डाली थी वो कॉइन स्लॉट के पास एक छोटी सी ट्रे में वापस आ गई थी। अब यहाँ पर जैस्मिन थोड़ी कंफ्यूज हो गई। वो सोचने लगी कि क्या ये विश पूरी नहीं हो सकती, या फिर शायद एक विश में बहुत सारा कंटेंट नहीं मांग सकते। मेरे हिसाब से उसने बिल्कुल सही गेस किया था, क्योंकि उसने असल में एक विश में 2 चीजें मांग ली थीं, हेल्थ और वेल्थ। चूंकि उसकी पहली विश सक्सेसफुली पूरी हो चुकी थी, इसलिए उसे मशीन के मैजिक पर कोई डाउट नहीं था। उसने बहुत सीरियसली सोचा और वो सिक्का वापस स्लॉट में डाल दिया। फिर उसने अपना सिर नीचे किया और इस बार सिर्फ एक सिंपल विश मांगी। उसने कहा कि मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स वापस हेल्दी हो जाएं। इस बार मशीन के अंदर से एक हल्की सी टक की आवाज आई। सिक्का अंदर ही रह गया था, जिसका सीधा सा मतलब कि उसकी विश पूरी हो गई है। जैस्मिन इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि उसका मन कर रहा था कि वो अभी उड़कर घर जाए और अपने पेरेंट्स को देखे, लेकिन यार अभी भी उसके हाथ में एक और पेनी बची थी। उसने अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल किया और वो पेनी मशीन में इंसर्ट कर दी।
ओरिजिनली उसका प्लान था कि वो अपनी फैमिली को वेल्थी बना देगी, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसके डैडी तो वैसे भी लिमोन सिटी में एक सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं, मतलब उनकी फैमिली की इनकम अब फिक्स और गारंटीड है। तो अब उसे वेल्थ मांगने की इतनी कोई खास ज़रूरत फील नहीं हुई और उसके दिमाग में दूसरे ख्यालात आने लगे। जब वो 10 साल की थी तभी उसे समझ आ गया था कि वो देखने में कोई खास अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं था कि लोग उसे डिस्गस्टिंग मानते थे या मुंह पर बुरा भला कहते थे, लेकिन उसकी जो प्लेमेट्स थीं उनमें से 2 लड़कियां बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थीं। और जैस्मिन ने हमेशा नोटिस किया था कि उन खूबसूरत लड़कियों को दुनिया में एक अलग ही ट्रीटमेंट मिलता है। लोग उनके साथ ज़्यादा अच्छी तरह से पेश आते हैं, उन्हें ज़्यादा काइंडनेस दिखाते हैं। ये सब कंपैरिजन देखकर बचपन से ही जैस्मिन के मन में ये सपना पल रहा था कि काश वो भी बड़ी हो, बहुत खूबसूरत बन जाए। लेकिन रियलिटी हमेशा यही साबित करती थी कि सपने सिर्फ सपने ही रहते हैं। पर आज सिचुएशन बिल्कुल अलग थी भाई। आज उसका ये सपना सच में रियलिटी बन सकता था, क्योंकि उसके सामने एक मिरेकल करने वाली फुली ऑटोमेटिक विशिंग मशीन खड़ी थी। उसके दिमाग में ख्याल आने लगे कि अगर मैं खुद को बहुत सुंदर बना लूं तो मुझे एक बहुत अच्छा हस्बैंड मिल जाएगा और उससे मेरी फैमिली की सिचुएशन अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। जैस्मिन को ऐसा लग रहा था जैसे कोई शैतान उसके कान में फुसफुसा रहा हो, उसे ललचा रहा हो। उसने खुद पर कंट्रोल खो दिया, अपनी आंखें बंद की और अपनी तीसरी विश मांग ली। उसने कहा कि मैं विश करती हूँ कि मैं एक्सट्रीमली 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 ब्यूटीफुल बन जाऊं। उसने जानबूझकर 3 बार एक्सट्रीमली वर्ड यूज किया ताकि मशीन को समझ आ जाए कि उसे किस लेवल की ब्यूटी चाहिए। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उस फुली ऑटोमेटिक विशिंग मशीन का दरवाजा एक बार फिर खुला। अंदर से एक सिल्वर वाइट कलर का मास्क बाहर पुश हुआ और सीधा जैस्मिन के चेहरे पर आकर चिपक गया। जैस्मिन ने घबराकर अपनी आंखें खोली, लेकिन उसी मोमेंट वो मास्क गायब हो गया और साथ ही उसे फील हुआ कि कोई मिस्टीरियस चीज उसके साथ कनेक्ट हो गई है। वो एंटिसिपेशन में पीछे मुड़ी और सड़क के किनारे बनी एक दुकान की तरफ गई। गैस लैंप की रोशनी और दुकान की कांच खिड़की का यूज करके उसने अपना करंट अपीयरेंस देखा। भाई साहब, एक पल के लिए तो जैस्मिन को समझ ही नहीं आया कि उसके फेशियल फीचर्स और आउटलाइन में एग्जैक्टली क्या बदलाव आए हैं। उसे बस इतना पता था कि इस मोमेंट पर वो खुद अपनी ही खूबसूरती के नशे में हिप्नोटाइज हो गई थी। उसकी नाक एकदम शार्प हो गई थी, उसके होंठ बहुत ही फुलर हो गए थे, उसकी आंखें पहले से बहुत बड़ी और एकदम क्लियर हो गई थीं। उसकी स्किन इतनी टेंडर लग रही थी जैसे कोई मिल्क पुडिंग हो। उसका पुराना चेहरा अब बस नाम मात्र का बचा था, वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। जैस्मिन के मुंह से हैरानी से एक आह निकली और उसने कहा कि क्या ये सच में कोई मिरेकल है। वो खुद को इंटॉक्सिकेटेड होकर निहारती रही और बहुत भारी एफर्ट के बाद उसने अपना ध्यान वहां से हटाया। जाने से पहले उसने उस मशीन को एक रिस्पेक्टफुल बो किया। उसके बाद वो पब्लिक कैरिज स्टॉप की तरफ चलने लगी। रास्ते में जो भी वहां से गुजर रहा था उसकी नजरें जैस्मिन पर ही आकर टिक जाती थीं। तभी एक जोर की आवाज आई, बैंग। एक आदमी जैस्मिन पर इतना ज्यादा फोकस्ड था कि वो सीधा जाकर एक गैस लैंप की पोस्ट से टकरा गया। जैस्मिन को ये देखकर हल्की सी हंसी आ गई और उसने अपने होंठ दबा लिए। बिना कोई वर्ड बोले वो उस ट्रैकलेस पब्लिक कैरिज में चढ़ गई। अंदर अभी भी बहुत सारे लोग थे और सारी सीट्स फुल थीं। जैस्मिन बस अपने लिए खड़े होने की कोई जगह ढूंढ ही रही थी कि अचानक कई सारे आदमी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। वो सब बिल्कुल सीधे हो गए, जैस्मिन को देखकर स्माइल करने लगे और बोले कि मिस, आप यहाँ बैठ सकती हैं। जैस्मिन एक मोमेंट के लिए तो स्टन्ड रह गई। उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि उसे स्ट्रेंजर से इतनी कॉन्डनेस रिसीव होगी। उसने डिक्लाइन नहीं किया और बैठ गई जिस आदमी ने उसे सीट दी थी। जैस्मिन ने उसे देखकर बहुत ही प्यारी सी स्माइल दी और थैंक यू कहा। वो आदमी तो जैसे पिघल ही गया, उसका एक्शन एकदम एनिमेटेड हो गया और वो बहुत ही हम्बली बोला कि एक जेंटलमैन को यही करना चाहिए। अब जैस्मिन की अभी वही पुरानी वाली थी जब वो घर में कैद रहती थी, इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां बैठी रही। जब वो अपने अपार्टमेंट के पास वाले स्टॉप पर पहुंची तो वो कैरिज से उतर गई। लेकिन यार, अब आता है इस चैप्टर का सबसे डार्क और खतरनाक पार्ट। कैरिज से उतरकर वो कुछ ही कदम चली थी कि उसे अचानक फील हुआ कि कोई उसे बहुत इंटेंसली देख रहा है। उसने जल्दी से अपना सिर घुमाकर देखा। वहां एक ड्रंकर्ड यानी पियक्कर आदमी खड़ा था और वो जैस्मिन को जिस नज़र से घूर रहा था ना, वो इतना इंडिस्क्राइबेबली डिस्गस्टिंग था कि मैं बता नहीं सकता। जैस्मिन बुरी तरह डर गई और उसने बहुत तेजी से अपने अपार्टमेंट की तरफ चलना शुरू कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ वो एक ड्रंकर्ड नहीं था। रास्ते में उसे जितने भी आदमी मिले उन सबकी आंखों में सिमिलर लुक्स थे। वो सब उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे वो किसी भी पल बीस्ट्स यानी जंगली जानवर बन सकते हों। उस मोमेंट पर जैस्मिन को ऐसा फील हो रहा था जैसे वो किसी शहर में नहीं बल्कि किसी खूंखार वाइल्डनेस या जंगल में चली हो। और यहीं पर हमें क्लेन की उस वार्निंग का असली मतलब समझ आता है। विश का प्राइस सिर्फ वो एक पेनी नहीं थी, बल्कि ये वो खौफनाक रियलिटी और अटेंशन थी जो उस ब्यूटी के साथ आई थी। मतलब ब्यूटी तो मिल गई, लेकिन अब उसका सर्वाइवल कितना मुश्किल हो जाएगा ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के यूनिवर्स में कोई भी पावर बिना किसी भारी कीमत के नहीं मिलती, और ये बात आज जैस्मिन को बहुत ही बुरी तरह से समझ आ गई थी। ये जो मशीन थी वो सिर्फ विश पूरी नहीं कर रही थी,
वो लोगों की लाइफ को पूरी तरह से ऑल्टर कर रही थी। एक ऑर्डिनरी इंसान के लिए अचानक से इतनी अटेंशन झेलना कोई मजाक नहीं है, स्पेशली ऐसे शहर में जहां वॉर की वजह से क्राइम और डार्कनेस पहले ही बहुत ज़्यादा है। सच बताऊं तो इस मोमेंट ने मुझे लिटरली गूजबम्प्स दे दिए, क्योंकि ऑथर ने ह्यूमन नेचर की डार्क साइड को बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से दिखाया है। तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहां जैस्मीन फाइनली उन आदमियों की डरावनी और हवस भरी नज़रों से बचकर भाग रही थी। मतलब स्टार्टिंग में तो उसे वो सारी अटेंशन बहुत अच्छी लग रही थी, एकदम किसी सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही थी उसे। बट अब सिचुएशन पूरी तरह पलट चुकी थी। अब उसे लिटरली ऐसा लग रहा था जैसे कोई खूंखार जानवर उसका शिकार करने के लिए पीछे पड़े हों। वो अपनी स्पीड और बढ़ा देती है, जैसे कोई फैसाकियन आर्मी उसका पीछा कर रही हो। लिटरली उसकी सांसें फूल रही थी और दिल जोरों से धड़क रहा था। फाइनली, इससे पहले कि वो आदमी उसके करीब आ पाते, वो दौड़कर अपने अपार्टमेंट के अंदर घुस जाती है और झटके से दरवाजा बंद करके खुद को सेफ कर लेती है। वो लड़की अपनी छाती पर हाथ रखती है और गहरी सांस छोड़ते हुए खुद से प्रॉमिस करती है कि भाई, अब से रात के टाइम तो घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है। अब जाकर उसे ये कड़वा सच रियलाइज हो रहा था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी, यानी हद से ज्यादा खूबसूरत होना, कोई मैजिक या वरदान नहीं है, बल्कि इसके अपने ही बहुत खतरनाक डिसएडवांटेजेस होते हैं। मतलब सोचो यार, जो चीज उसने इतनी शिद्दत से मशीन से मांगी थी, वही अब उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी। खैर, थोड़ा शांत होने के बाद जैस्मीन उन हल्की रोशनी वाली सीढ़ियों से चढ़कर थर्ड फ्लोर पर अपने घर पहुंचती है। वो अपनी चाबी निकालती है और बिना कोई आवाज के धीरे से दरवाजा खोलती है। अंदर एकदम शांति थी और सब सो रहे थे। वो बहुत ही केयरफुली अपने मॉम डैड के बेड के पास जाती है और खिड़की से आ रही उस ठंडी मूनलाइट में उनके चेहरों को बहुत ही ध्यान से देखने लगती है। और गाइस, जो उसने देखा ना, वो सच में किसी मिरेकल से कम नहीं था। कुछ ही टाइम पहले जब वो घर से निकली थी तो उसके पेरेंट्स की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन अब उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। एक रूडी ग्लो आ चुका था। उनके सफेद बाल और चेहरे की झुर्रियां काफी हद तक कम हो चुकी थीं, और सबसे बड़ी बात, उनकी वो खर्राटों वाली बीमार आवाज अब ऑलमोस्ट गायब हो चुकी थी। मतलब उनकी हेल्थ सच में पूरी तरह रिस्टोर हो चुकी थी। ये देखकर जैस्मीन के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और रिलीफ वाली स्माइल आ जाती है। आखिरकार उसकी उस पहली विश ने अपना काम कर दिया था। लेकिन तभी कमरे में एक छोटी सी मूवमेंट होती है। शायद जैस्मीन के वहां खड़े होने की वजह से जो हल्की सी हलचल हुई थी, उसे उसकी मॉम ने सेंस कर लिया था। उनकी पलकें फड़कती हैं और वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती हैं। ये देखकर जैस्मीन अपनी सांसें रोक लेती है और अपनी स्माइल को कंट्रोल करने की कोशिश करती। वो मन ही मन सोच रही थी कि वो अपनी मॉम को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देगी। बट गाइस, यहाँ से जो होता है ना, वो एकदम हार्ट ब्रेकिंग था। उसकी मॉम उठकर बैठती हैं और जैसे ही उनकी नज़र जैस्मीन पर पड़ती है, उनका एक्सप्रेशन अचानक से एक्सट्रीमली टेरिफाइड हो जाता है। लिटरली उनके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ आ जाता है। तुम कौन हो? उस औरत ने एकदम तीखी और डरी हुई आवाज में चिल्लाते हुए पूछा, और साथ ही अपने हस्बैंड को जोर से धक्का देकर जगाने लगी। जैस्मीन तो ये सुनकर एकदम सन्न रह गई। उसके माइंड में बस यही चल रहा था कि यार, ये कैसा सवाल है, मैं कौन हूं? ये इतना सिंपल सवाल था, लेकिन उस मोमेंट में जैस्मीन को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इसका क्या जवाब दे। अब तक शोर सुनकर उसके डैड भी जाग चुके थे। उन्होंने अपने सामने खड़ी उस हद से ज्यादा खूबसूरत लड़की को बहुत ही शक और अलर्टनेस के साथ देखा। बाहर निकलो यहां से, वरना मैं अभी पुलिस को बुला लूंगी। जैस्मीन की मॉम झटके से बेड से नीचे उतरी और पास ही रखा एक कैंडल स्टैंड उठा लिया। लिटरली वो उसे एक वेपन की तरह यूज करने के लिए रेडी थी। हम अपने घर में चोर उचक्कों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। जैस्मीन के डैड ने थोड़े पोलाइट लेकिन बहुत ही स्ट्रिक्ट टोन में उसे वहां से जाने का ऑर्डर दिया। अब देखो, उसके डैड का पर्सपेक्टिव भी समझना जरूरी है यहाँ पर। उन्हें पता था कि इस सिचुएशन में सामने वाले घुसपैठिए पर ज्यादा प्रेशर डालना खतरनाक हो सकता है, वरना हो सकता है कि वो डरकर कोई एक्सट्रीम कदम उठा ले और उन पर अटैक कर दे। अगर उनकी बीवी और बेटी घर पर नहीं होती तो वो शायद उस चोर से भिड़ भी जाते। लेकिन अभी बात उनकी पूरी फैमिली की सेफ्टी की थी। फाइनली जैस्मीन अपने उस शौक से बाहर आती है और हड़बड़ाते हुए बोलती है, डैडी मॉमी, मैं हूं। लेकिन इससे पहले कि वो अपना सेंटेंस पूरा कर पाती, उसकी मॉम ने उसे जोर जोर से धक्का देना शुरू कर दिया और उसके डैड ने भी उसे पीछे धकेलते हुए लिटरली कमरे से बाहर निकाल दिया। किसी ने उसकी एक बात नहीं सुनी, और सच बताऊं तो ऐसी पैनिक वाली सिचुएशन में कोई सुनता भी नहीं है। एक जोरदार आवाज के साथ उसके अपने ही घर का दरवाजा उसकी आंखों के सामने बंद हो गया और वो बेचारी वहां बाहर खड़ी पूरी तरह से लॉस्ट और हेल्पलेस फील कर रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो जोर जोर से दरवाजा पीटे, अपनी जेब से वो घर की चाबी निकालकर उन्हें दिखाए और अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करे। लेकिन उसी वक्त उसने सुना कि उसकी मॉम नीचे पेट्रोलिंग कर रहे एक पुलिस ऑफिसर को जोर जोर से आवाज लगा रही थी, यहाँ एक चोर है, हमारे घर में एक चोर घुस आया है। चोर? मेरे अपने डैडी और मॉमी अब मुझे पहचान तक नहीं रहे हैं। क्या उन्हें लगेगा कि मैंने खुद का ही मर्डर कर दिया है? क्या पुलिस मेरी इस फुल्ली ऑटोमेटिक विशिंग मशीन वाली स्टोरी पर यकीन करेगी? ये सब सोचते ही जैस्मीन का दिल एकदम बैठ गया।
उसने सबकॉन्शियसली यही डिसाइड किया अभी के लिए इस अपार्टमेंट से दूर चले जाना ही बेटर है, ताकि वो पुलिस के पचड़े से बच सके। उसने सोचा कि वो सुबह होने का वेट करेगी और फिर दिन की रोशनी में अपने मॉम डैड को शांति से सब एक्सप्लेन करेगी, उन्हें उनकी पुरानी मेमोरीज याद दिलाकर कन्विंस करने की कोशिश करेगी। टैप टैप। वो अपना सिर झुकाए चुपचाप सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। वहां खड़े पड़ोसी उसे बड़ी अजीब नजरों से देख रहे थे, बट उसने किसी की तरफ नहीं देखा और सीधा बिल्डिंग से बाहर भाग गई। वो दौड़ते हुए पास की एक गली में घुस गई ताकि मेन स्ट्रीट से आ रहे पुलिस ऑफिसर की नजर उस पर ना पड़े। वहां पहुंचकर वो बुरी तरह हाँफ रही थी। उसके आंसू अब कंट्रोल से बाहर हो चुके थे और उसकी आंखों से बहकर जमीन पर गिर रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी लाइफ अचानक से ये कौन सा डार्क टर्न ले चुकी है। तभी अचानक से एक भारी भरकम हाथ पीछे से आया और उसने जैस्मीन का मुंह बुरी तरह से दबा लिया और उसे खींचते हुए उस गली के एकदम सुनसान कोने में ले गया। कितने पैसे लोगी? तुम जितना बोलोगी मैं उतना पे करने के लिए तैयार हूं। एक बेहद ही अजीब और शराब की बदबू से भरी आवाज जैस्मीन के कानों में गूंजी। लिटरली उस शराबी ने उसे कोई प्रोस्टिट्यूट समझ लिया था। उसकी वो अननेचुरल ब्यूटी इतनी हावी थी कि वो शराबी खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। जैस्मीन ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की। वो अंदर से पूरी तरह अलार्मड, डरी हुई और डेस्परेट हो चुकी थी। अब सोचो यार, वो बस एक नॉर्मल लड़की थी और अब इस डार्क गली में एक शराबी के चंगुल में फंसी थी। जैसे ही वो पूरी तरह से मेंटल ब्रेकडाउन के पॉइंट पर पहुंचने वाली थी, अचानक उस शराबी ने अपना हाथ हटा लिया। मिस, क्या आप ठीक है? एक भारी सी जानी पहचानी मेल वॉइस उसे सुनाई दी। जैस्मीन तुरंत उस शराबी से दूर भागी और पलटकर देखा। वहां एक पुलिस ऑफिसर खड़ा था जिसने ब्लैक एंड व्हाइट चेकर वाला यूनिफॉर्म पहना हुआ था। वो आदमी। ये बोलते बोलते जैस्मीन से जोर से रोने लगी। उस पुलिस वाले ने उसे बहुत ही सिंपैथी के साथ देखा और बोला, हम इस पर लीगल एक्शन लेंगे, लेकिन मिस आपको अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। जैस्मीन इस वक्त एक्सट्रीम पैनिक और एक्सट्रीम हेल्पलेसनेस के स्टेट में थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उसने बस सबकॉन्शियसली हाँ में सिर हिला दिया। कुछ ही देर बाद वो पास के ही पुलिस स्टेशन के टेस्टिमनी रूम में बैठी हुई थी। उसके सामने वही पुलिस ऑफिसर और उसका एक कलीग बैठे थे। उस पुलिस वाले ने अपने शब्दों को बहुत ही सोच समझकर चुना और पूछा, तो आप मुझसे ये कह रही हैं कि उस आदमी ने आपसे ये नहीं पूछा कि आप कोई प्रॉस्टिट्यूट हैं या नहीं, और आपने भी ऐसा कोई सिग्नल नहीं दिया जिससे लगे कि आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रही थीं? वो ये सब इसलिए इतने ध्यान से पूछ रहा था क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी बातों से इस बेहद खूबसूरत लड़की को हर्ट ना हो जाए। मतलब उस पुलिस वाले पर भी जैस्मीन की ब्यूटी का असर हो रहा था। जैस्मीन ने अपने हाथों में पकड़े कॉफी कप को थोड़ा नीचे किया और एक घूंट पीकर बोली, हाँ मैं तो बस उस गली में पहुंची ही थी। तो फिर इस बात को यहीं खत्म करते हैं। मिस जैस्मीन, क्या आप हमें बता सकती हैं कि आपका घर कहाँ है? हम किसी को आपके साथ भेजकर आपको सेफली घर ड्रॉप करवा देंगे। दूसरे पुलिस वाले ने थोड़ा फ्लर्ट करते हुए, या कह लो उसकी गुड बुक्स में आने के लिए ये ऑफर दिया, लेकिन अपने पेरेंट्स का वो डरावना रिएक्शन और सड़क पर उन आदमियों की वो गंदी नजरें याद करके जैस्मीन की पूरी बॉडी में एक सिहरन दौड़ गई। वो कांपते हुए आंसुओं के साथ बोली, मेरा मेरा अपने पेरेंट्स के साथ एक बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है और मैं अभी कुछ टाइम तक घर वापस नहीं जा सकती। क्या आप प्लीज़ मुझे पास के किसी होटल में छोड़ सकते हैं? ये बोलते ही उसे अचानक रियलाइज़ हुआ कि उसकी जेब में तो बस कुछ ही पेंस बचे हुए हैं। मतलब किसी अच्छे होटल में रुकने का कोई चांस ही नहीं था। और जो सस्ते वाले मोटल होते हैं वो तो इस चार्मिंग ब्यूटी के साथ उसके लिए लिटरली सुसाइडल साबित हो सकते थे। ये सुनकर वो पहला पुलिस वाला थोड़ा हैरान हुआ। ओके, उसने हामी भर दी। पास के होटल की तरफ जाते हुए वो पुलिस ऑफिसर रास्ते में कई बार हिचकिचाया और फाइनली उसने वो बात बोल ही दी, देखिए, मेरा मतलब है कि अगर अगर आप सच में एक स्ट्रीट गर्ल बनने का ही प्लान कर रही हैं तो आप मेरे पास आ सकती हैं। आपको सड़कों पर इतना रिस्क उठाने की और इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गाइस, ये बात सुनते ही जैस्मिन को लगा कि जैसे उसका पूरा मेंटल बैलेंस ही क्रैश हो गया हो। लिटरली वो मेंटल कोलैप्स के कगार पे पहुंच गई। ये फीलिंग उस फीलिंग से एकदम अलग थी जब उसने आग में जलने के बाद पहली बार अपना जला हुआ चेहरा देखा था। इस बार इस हद से ज्यादा खूबसूरती ने उसे अंदर से पूरी तरह इनसिक्योर और खोखला कर दिया था। वो एकदम शांत रही, उसने कोई जवाब नहीं दिया। फॉर्चुनेटली उस पुलिस ऑफिसर ने भी उस पर कोई फोर्स नहीं डाला और उसे पास के होटल के एंट्रेंस तक छोड़ दिया। आपको मेरे साथ अंदर आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। जैस्मीन ने पुलिस वाले के उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया जिसमें वो उसे उसके रूम तक छोड़ने की बात कह रहा था। और जैसे ही वो पुलिस वाला वहां से गया, जैस्मीन ने बिना चेक इन का प्रोसीजर पूरा की तुरंत उस होटल से बाहर कदम रख दिया। उसे बस एक ही जगह जाना था, म्युनिसिपल स्क्वायर, उसी जगह पर जहां वो फुल्ली ऑटोमेटिक विशिंग मशीन रखी हुई थी, ताकि वो अपनी उस मनहूस विश को हमेशा के लिए कैंसिल कर सके। ये खूबसूरती सच में बहुत बहुत डरावनी थी। कुछ कदम चलने के बाद जैस्मीन ने अपने कंधों पर रखा स्कार्फ उठाया और उसे अपने चेहरे पर कई लेयर्स में लपेट लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो आज रात अपने घर से निकलते वक्त छुपकर निकली थी।
उस वक्त उसके चेहरे पर आग से जलने के भयानक निशान थे। उसकी कटी हुई नाक और डैमेज हो चुके होंठ उसे लिटरली किसी डेविल या शैतान जैसा दिखाते थे। एक बिना ट्रैक वाली कैरिज में बैठकर जब वो मुनिसिपल स्क्वायर पहुंची, तो वो एक बार फिर उसी सड़क पर आई और उसने उस ब्रास की बनी हुई फुल्ली ऑटोमेटिक विशिंग मशीन को देखा। उसे देखते ही जैस्मीन के दिल को एक अजीब सा सुकून मिला। उसकी धड़कनें नॉर्मल होने लगीं। वो तेजी से चलकर उस मशीन के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई, लेकिन फिर वो एकदम से ब्लैंक हो गई। उसे लिटरली समझ ही नहीं आ रहा था कि अपनी उस लास्ट विश को कैंसिल कैसे करना है। तुम्हारी पहली विश एक फ्री ट्रायल थी और उसे उन 3 विशेस में काउंट नहीं किया गया था, तो टेक्निकली तुम्हारे पास अभी भी एक और विश बाकी है। अचानक जैस्मीन के कानों में मिस्टर मरलहरमिस की आवाज़ गूंजी। उसने झटके से अपना सिर घुमाया और देखा कि सड़क के उस पार, स्ट्रीट लैंप की उस हल्की पीली रोशनी के नीचे, वो लंबी सी हैट पहने हुए मैजिशियन बहुत ही शांति से उसकी तरफ देख रहा था। गुड, बहुत बढ़िया। जैस्मीन ने हड़बड़ाते हुए जल्दी से अपनी जेब से एक कॉपर पेनी निकाली और उसे उस फुल्ली ऑटोमेटिक विशिंग मशीन के स्लॉट में डाल दिया। मैं विश करती हूँ कि मेरी पिछली विश पूरी तरह से कैंसिल हो जाए, उसने अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए कहा और उस मशीन के रेंज को पकड़कर जोर से घुमा दिया। टैक। उसे एक बार फिर से मशीन के अंदर से वो डल थड़ वाली आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, वो तुरंत भागकर पास की एक शॉप के सामने गई। उसने उस शॉप के बड़े से ग्लास विंडो के सामने खुद को रोका और अपने चेहरे पर लपेटा हुआ स्कार्फ हटा दिया और उसने शीशे में खुद को देखा। अब वो कोई प्रिटी या हद से ज्यादा खूबसूरत लड़की नहीं रही थी। जैस्मीन की पूरी बॉडी इंस्टेंटली रिलैक्स हो गई, जैसे उसके कंधों से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उसने रिफ्लेक्स एक्शन में अपना सिर घुमाकर उस फुल्ली ऑटोमेटिक विशिंग मशीन की तरफ को देखा। वो मशीन और मिस्टर मर्लिन हर्मिस दोनों ही वहां से पूरी तरह गायब हो चुके थे। प्रेज द लेडी। थैंक यू मिस्टर हर्मिस। जैस्मीन ने बहुत ही सिंसियर तरीके से क्लॉकवाइज मैनर में अपने सीने पर 4 बार टैप किया और फिर उसने अपनी आखिरी कॉपर पेनी का यूज करके एक ट्रैकलेस पब्लिक कैरिज ली और अपने घर की तरफ निकल पड़ी। और सबसे बड़ी बात, इस बार पूरे रास्ते में किसी भी आदमी ने उसे बैठने के लिए अपनी सीट ऑफर नहीं की। और उसे ये बात बहुत अच्छी लगी। जब जैस्मीन वहां से पूरी तरह चली गई और उस सड़क से गायब हो गई, तब क्लेन वहां अचानक से फिर से अपीयर हुआ। उसके हाथ में एंशियंट पैटर्न्स वाला एक सिल्वर मिरर था। ग्रेट मास्टर, आपने उस लड़की को पहले ही ये वार्निंग क्यों नहीं दी कि एक्सेसिव ग्रीड यानी हद से ज्यादा लालच हमेशा अच्छी चीजों को भी बुरा बना देता है? या फिर ये लाइन की विशेष की हमेशा एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है? अगर आप ऐसा बोलते तो ये पूरा इंसिडेंट और भी ज्यादा फिलोसॉफिकल लगता, लिटरली एक फेबल या मोरल स्टोरी बन जाता। उस मिरर के सरफेस पर सिल्वर कलर के शब्द उभर कर सामने आए। ये और कोई नहीं, हमारा अपना मैजिक मिरर एरोडीस था। क्लेन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैं उसकी उस एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल वाली विश को किसी नॉर्मल मेथड से पूरा कर ही नहीं सकता था। मेरे पास जो लाई नाम का मिस्टिकल आइटम है, वो किसी के लुक्स को बस एक सर्टेन लिमिट तक एडजस्ट कर सकता है। इसीलिए मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था सिवाय इसके कि मैं एक सील्ड आर्टिफैक्ट के इफेक्ट का यूज करूं। और वो सील्ड आर्टिफैक्ट ओरिजिनेट हुआ था एक डीमोनेस से। मैंने उस डीमोनेस वाले इफेक्ट को सीधा जैस्मीन के ऊपर ग्राफ्ट कर दिया। उसी ग्राफ्टिंग की वजह से वो स्टनिंग ब्यूटी और टेरिफाइंग चार्म मिला था। मतलब वो चार्म इतना खतरनाक था कि आसपास का कोई भी आदमी खुद को उसे अट्रैक्ट होने से रोक ही नहीं पा रहा था। अब दोस्तों, मैं आपको इस सील्ड आर्टिफैक्ट के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ ताकि आपको स्टोरी और क्लियर हो जाए। ये आर्टिफैक्ट असल में शियो से बिलोंग करता था, जो कि डीमोनेस शेरमेन का एक रेलिक था। हुआ यूं था कि शियो की स्टोरेज एबिलिटीज में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से शेरमेन का बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक उस बॉक्स के साथ ही फ्यूज हो गया जिसमें उसे रखा गया था। और फ्यूज होने के बाद वो एक ऐसा सील्ड आर्टिफैक्ट बन गया जिसके नेगेटिव इफेक्ट्स बहुत ही ज्यादा शॉकिंग और डरावने थे लिटरली। इसके चार्म की वजह से शियो का अपना छोटा भाई भी उस बॉक्स को बड़े अजीब और क्रीपी नजरों से देखने लगा था। इसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शियो ने मिस्टर फूल से ये विश मांगी थी कि वो उस डेंजरस आइटम को उसके लिए सील कर दे। खैर, क्लेन ने बहुत ही कैजुअल टोन में ये सब एक्सप्लेन किया और फिर उस मैजिक मिरर की तरफ देखा। एरोडिस, क्या तुम मुझे सांत्वना दे रहे हो? मतलब मुझे कंसोल करने की कोशिश कर रहे हो? नहीं मास्टर, मेन प्रॉब्लम यही थी कि वो लड़की सच में बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो गई थी। अगर वो सिर्फ नॉर्मली खूबसूरत बनना चाहती और अपनी विश में इतने सारे एक्सट्रीमली वर्ड्स ऐड नहीं करती, तो रिजल्ट भी अच्छा और नॉर्मल हो सकता था। मिरर के सरफेस पर बहुत ही तेज़ी से सिल्वर वर्ड्स अपीयर हुए। इंडीड, अगर वो ऐसा करती तो मैं लाई की पावर्स का यूज करके आसानी से उसे वो ब्यूटी दे सकता था। क्लेन ने हामी भरते हुए सिर हिलाया और एरोडिस से आगे कहा, लाई के थ्रू जो एडजस्टमेंट्स होते हैं वो सच में परमानेंट हो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसका स्ट्रक्चर ओरिजिनल मसल्स, स्किन और बोन स्ट्रक्चर से अल्टीमेटली अलग ही होता है। तो मान लो एक डिकेड या 10 साल बाद जब जैस्मीन की एज बढ़ने लगती और उस पर बुढ़ापे के साइन आते, तब वो एडजस्टमेंट्स की असली बॉडी के डिफरेंस का धीरे धीरे बहुत बड़ा हो जाता
और उसकी वजह से उसका चेहरा काफ़ी अजीब और स्टिफ लगने लगता। उस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए उसे पीरियोडिकली किसी फेसलेस की मदद लेनी। क्लेन मुस्कुराया, उसने अपना सिर हिलाया। उसने अपना सिर हिलाया। एक झूठ अल्टीमेटली एक झूठ ही होता। फिर वो उस सड़क के दूसरे एंड की तरफ धीरे धीरे चलने लगा और अपनी बात कंटिन्यू रखी। और वैसे भी यार, मान लो अगर वो सच में परमानेंटली खूबसूरत बन भी जाती, तो इस बात की क्या गारंटी थी कि फ्यूचर में उसकी लाइफ बेटर ही होती। ये बात सच है कि ब्यूटी की वजह से उसे सोसाइटी में बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाते और हो सकता है वो किसी प्रिंस या अमीर आदमी से शादी भी कर लेती। लेकिन उसकी पर्सनल अपब्रिंगिंग, उसका कैरेक्टर और उसकी नॉलेज का लेवल ऐसा बिल्कुल नहीं था जो उस हाई क्लास लाइफस्टाइल को सपोर्ट कर पाता। हाँ, मैं इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं कर सकता कि हो सकता है वो चीज़ों को सीखने में बहुत अच्छी होती। हो सकता है वो हर तरह के एक्सपीरियंस का यूज़ करके खुद को एनरिच कर लेती और अल्टीमेटली एक बहुत ही शानदार लाइफ जीती। लेकिन वो एक पूरी अलग स्टोरी हो जाती। है मिरेकल्स या चमत्कार तो बस एक पल के लिए होते हैं, लेकिन जो किस्मत या फेट है ना, वो अक्सर एक लॉन्ग लास्टिंग इवेंट होता है जो हमेशा आपके साथ चलता है। एरोडीज के साथ इस डीप कन्वर्सेशन के बीच ही क्लेन धीरे धीरे उस सड़क के एंड से पूरी तरह वैनिश होता था। ये जो पूरा इंसिडेंट था, इससे क्लेन को मिरेकल इन्वोकर पोर्शन को डाइजेस्ट करने में बहुत बड़ी हेल्प मिली थी। मिरेकल इन्वोकर की एक्टिंग और उसके रूल्स को लेकर उसकी अंडरस्टैंडिंग अब एक लेवल और डीप हो चुकी थी। सीन कट होता है और हम वापस जैस्मीन को देखते हैं अपनी फैमिली के अपार्टमेंट में वापस लौटने के बाद। इस बार जैस्मीन ने अपनी चाबी से दरवाज़ा खोलने का कोई अटेम्प्ट नहीं किया। उसने अपने अंदर बहुत सारी हिम्मत जुटा और धीरे से दरवाजे पर नॉक किया। दरवाज़ा खुला। इस बार उसकी मॉम उसके सामने खड़ी थी। ओह, तो तुम फाइनली वापस आ गई। उसकी मॉम ने सबसे पहले एक रिलीफ वाली सांस ली, लेकिन फिर उनका ध्यान जैस्मीन के चेहरे पर गया और उन्होंने बहुत ही डरे हुए तरीके से पूछा, तुम्हारा चेहरा? जैस्मीन ने अपने चेहरे पर एक फोर्सफुल स्माइल लाई और बहुत ही प्यार से बोली, मैं पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ मॉम। मुझे एक ऐसे मिस्टर ने क्योर किया है जो मिरेकल्स क्रिएट करने में बहुत एक्सपर्ट हैं। मिस्टर फुल्ली ऑटोमेटिक विशिंग मशीन ने। अब जैसे ही उसके पेरेंट्स के दिमाग में ये शक पनपने लगा कि कहीं उनकी बे पर किसी डीमन या शैतान का साया तो नहीं पड़ गया है, ठीक उसी वक्त ब्लैक एंड व्हाइट चेकर यूनिफॉर्म पहने कुछ पुलिस वाले सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए उनके दरवाजे पर आ गए और उन पुलिस वालों को लीड कर रही थी एक मिस्टीरियस लेडी। उस लेडी की आंखें एकदम लाइट ब्लू कलर की थीं और उसके चेहरे पर एक ऐसी शांत सी स्माइल थी जो सामने वाले को भी इंस्टेंटली रिलैक्स कर देती थी। मिस जैस्मीन, हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, उस लेडी ने बहुत ही पोलाइट तरीके से कहा। और दोस्तों, इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये कमाल का चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। तो अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको क्लेन की लाई और डीमोनेस वाली ट्रिक कैसी लगी, और क्या जैस्मिन ने अपनी ब्यूटी वापस देकर सही डिसीजन लिया या नहीं। जैस्मिन इस वक्त एक फीमेल पुलिस ऑफिसर के सामने बैठी है और सच बताऊं तो सिचुएशन को देखकर उसे अंदर से बहुत ज़्यादा डर लगना चाहिए था। बट काफ़ी देर तक लगातार रोने के बाद अब उसकी बॉडी और माइंड एक अजीब सी शांति में आ चुके थे। मतलब जब इंसान बहुत ज़्यादा पैनिक कर लेता है और बहुत रो लेता है ना, तो वो एकदम ब्लैंक हो जाता है। बस वही फीलिंग थी उसके अंदर। उसने अपने पेरेंट्स की तरफ देखा जिनके चेहरों पर एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन था। वो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर उनकी बेटी के साथ इतना बड़ा मिरेकल हुआ कैसे है। जैस्मिन ने हिचकिचाते हुए पूछा, ओके, आपको मुझसे क्या सवाल पूछने हैं। अब ये जो फीमेल पुलिस ऑफिसर थी, जो असल में एक सुपरिटेंडेंट रैंक की ऑफिसर थी, उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया और बड़ी ही कैजुअली कहा, चलो अंदर चलकर बात करते हैं। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उसने जैस्मिन के पेरेंट्स को बाहर जाने के लिए बिल्कुल नहीं कहा। उसने बस अपने साथ आए दो पुलिस ऑफिसर्स को दरवाजे पर गार्ड करने का सख्त ऑर्डर दिया। अंदर जाकर उसने दरवाजा बंद किया, एक नॉर्मल सा रफ सा गोल स्टूल अपनी तरफ खींचा और बड़े आराम से बैठ गई, बिना किसी फॉर्मेलिटी के, एकदम रिलैक्स्ड एटीट्यूड में। उसका ये रिलैक्स तरीका देखकर जैस्मिन और उसके पेरेंट्स का टेंशन थोड़ा सा कम हुआ। ऑफिसर ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, तुम मुझे मैम ग्रे बुला सकती हो। फिर उसने एक चेयर और बेड की तरफ इशारा करते हुआ, प्लीज बैठ जाओ। जब सब अपनी अपनी जगह पर आराम से बैठ गए तो मैम ग्रे ने जैस्मिन की तरफ देखकर एक हल्की सी स्माइल दी और कहा, मुझे एक रिपोर्ट मिली है कि तुम्हारे आसपास कुछ बहुत ही अजीब और समझ के बाहर की चीजें हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे आसपास के जो आदमी हैं, उनका सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करने का जो डिजायर है वो नॉर्मल स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब इसका ये मतलब नहीं है कि उनमें से कोई क्रिमिनल या बुरा इंसान नहीं है, बट ये जो रेशियो अचानक से इतना हाई हो गया है और बहुत वियर्ड है, डरावना भी। यहाँ पर मैम ग्रे की तेज नजरें जैस्मिन के चेहरे पर आकर टिक गईं। उसने आगे कहा, जहाँ तक मुझे पता है एक फायर एक्सीडेंट में तुम बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो गई थी और तुम्हारा चेहरा परमानेंटली डिस्फिगर हो गया था, मतलब पूरी तरह से जलकर खराब हो गया था। सोचो, एक जवान लड़की जिसका पूरा चेहरा आग में पिघल गया हो, उसकी लाइफ कितनी डार्क हो गई होगी। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ तो तुम्हारे चेहरे पर कोई निशान नहीं है, तुम बिल्कुल नॉर्मल और खूबसूरत लग रही हो।
इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? ये सुनते ही जैस्मिन का दिल फिर से जोर से धड़कने लगा। वो बुरी तरह नर्वस हो गई। उसे समझ आ गया था कि अब वो नाइटहॉक्स जैसी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन से कुछ भी छिपा नहीं सकती। उसने पैनिक करते हुए सब कुछ सच सच बताना शुरू किया। उसने कहा, मैं आज रात म्यूनिसिपल स्क्वायर गई थी कार्निवल अटेंड करने के लिए। जब मैं एक पर्टिकुलर स्ट्रीट से गुजर रही थी तो मुझे एक वॉन्डरिंग मैजिशियन मिला। उसने अपना नाम मलिन हर्मिस बताया था। और पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि उसने एक मशीन इन्वेंट की है जिसका नाम है फुल्ली ऑटोमेटिक विशिंग मशीन। मुझे बस इतना करना था कि इसमें एक पेनी डालनी थी, धीरे से अपनी विश मांगनी थी और रेंज को घुमाना था और फिर मेरी वो विश पूरी हो जाती। सोचो, ये सुनकर किसी को भी मजाक ही लगेगा ना, सिर्फ एक पेनी में विश पूरी होना। लेकिन जैस्मिन ने आगे कहा, उस मैजिशियन ने मुझे बताया कि मैं उसकी मशीन की फर्स्ट यूजर हूँ, तो मैं इसे एक बार फ्री में एक्सपीरियंस कर सकती हूँ। और फिर मैंने विश मांगी और मैं अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ गई। मेरी सारी इंजरीज, सारे जले हुए निशान एकदम से हील हो गए, किसी मैजिक की तरफ। सर, सच में बस यही हुआ था। प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए। इतना बोलकर जैस्मिन ने मैम ग्रे और उनके असिस्टेंट की तरफ देखा। फिर उसने अपने पेरेंट्स की तरफ देखा, जैसे वो उनसे अप्रूवल मांग रही हो कि हाँ, मैंने सच कहा है। लेकिन यार, उसके पेरेंट्स के चेहरों पर साफ लिखा कि उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। उनके दिमाग में बस यही चल रहा था कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसी कोई मशीन कैसे हो सकती है जो लोगों की विशेज़ ऑटोमेटिकली पूरी कर दे, और वो भी सिर्फ एक पेनी में। एक पेनी में इतना बड़ा मैजिक प्लस फर्स्ट यूजर को फ्री एक्सपीरियंस, ये तो पक्का कोई स्कैम या इल्यूजन लग रहा था उन्हें। लेकिन मैम ग्रे और उनके असिस्टेंट के चेहरों पर कोई खास एक्सप्रेशन नहीं था, तो जैस्मिन को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग उस पर बिलीव कर रहे हैं या नहीं। मैम ग्रे ने उसे एनकरेज करते हुए बस नोट किया, कंटिन्यू करो। अब जैस्मिन ने जल्दी जल्दी आगे की स्टोरी बताई। उसने बताया कि कैसे वो घर वापस आई, कुछ कॉइन्स लिए और फिर वापस मशीन के पास गई। उसने अपनी सेकंड विश मांगी कि उसके पेरेंट्स की हेल्थ ठीक हो जाए, और फिर उसने अपनी थर्ड विश मांगी कि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बन जाए। जैस्मिन ने कांपते हुए कहा, विश पूरी होने के बाद मैं सच में बहुत खूबसूरत हो गई थी, इतनी कि मैं खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। मैं खुद से नजरें नहीं हटा पा रही थी। स्टार्टिंग में तो मुझे लोथ अटेंशन और काइंडनेस मिली, लेकिन फिर आसपास के आदमियों का बिहेवियर डरावना होने लगा। वो मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे, मुझे डराने लगे। उनका बिहेवियर एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये हुई कि मॉम और डैड ने भी मुझे नहीं पहचाना। उन्होंने मुझे कोई चोर या अजनबी समझकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं बहुत डर गई थी, बहुत ज़्यादा। तो मैं भागकर वापस मशीन के पास गई और मैंने अन्य एक और विश मांगी। हाँ, उस मिस्टर मलिन हर्मिस ने कहा था कि जो फर्स्ट विश थी वो फ्री थी, इसलिए वो 3 विशेष वाले रूल में काउंट नहीं होती। तो इन शॉर्ट, मैंने अपनी लास्ट विश यूज़ करके खुद को वापस अपने नॉर्मल अपीयरेंस में बदल लिया, और फिर मैं आप लोगों से मिली। ये पूरी बात सुनकर जैस्मिन के पेरेंट्स के दिमाग की बत्ती जली। उन्हें तुरंत याद आया कि कुछ देर पहले उनके घर में जो एक बेहद खूबसूरत लड़की घुस आई थी, जिसे उन्होंने चोर समझकर भगा दिया था, वो कोई और नहीं बल्कि उन्हीं अपनी बेटी जैस्मिन ही थी। और फिर उनका ध्यान अपनी खुद की बॉडी पर गया। उन्होंने रियलाइज किया कि सच में उनकी हेल्थ पहले से बहुत बेटर हो गई है। उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई थी, उनके हाथों में फिर से पहले जैसी ताकत फील हो रही थी। सब कुछ एकदम बदला बदला सा लग रहा था, एक यंग इंसान की तरह। अब जाकर उन्हें जैस्मिन की बातों पर पूरी तरह से यकीन हो गया। लेकिन यकीन होने के बाद वो लोग और भी ज्यादा डर गए। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे उनका पाला किसी डीमन या शैतान से पड़ गया हो, बिल्कुल वैसा ही जैसा पुरानी डरावनी कहानियों में होता है, जहां शैतान आपकी इच्छा पूरी करता है लेकिन बदले में आपकी रूलें लेता है। मैम ग्रे ने यह सब सुनकर जेंटली नोट किया। उसने कहा, मैंने अपनी लाइफ में ऐसी बहुत सी चीज़ें देखी जो इंसान की इमेजिनेशन के बाहर होती हैं, लेकिन ये फुल्ली ऑटोमेटिक विशिंग मशीन वाली बात मैं पहली बार सुन रही हूँ। पुरानी कहानियों के विशिंग लैम्प या विशिंग पूल के कंपैरिजन में ये मशीन कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न है। थोड़ी देर रुकने के बाद मैम ग्रे का एक्सप्रेशन एकदम सीरियस हो गया। उसने कहा, एक एक्सपीरियंस्ड लॉ एनफोर्सर होने के नाते मैं तुम्हें 3 सजेशंस दूंगी। फर्स्ट, आज के बाद कभी भी ऐसी चीज़ों पर भरोसा मत करना। ज़्यादातर केसेस में जब कोई विश इतनी आसानी से पूरी हो जाती है ना, तो वो अपने साथ एक बहुत बड़ा डिजास्टर लेकर आती है। अगर इसे डीमंस का टेम्पटेशन कहा जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। जैस्मिन ने बहुत जोर से सिर हिलाया। वो समझ गई थी कि वो दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेगी। वो लास्ट वाला एक्सपीरियंस उसे जिंदगी भर डराने के लिए काफी था। मैम ग्रे ने आगे कहा, सेकंड, जितनी जल्दी हो सके कैथेड्रल जाओ और बिशप के सामने रिपेंट करो। उनसे कहो कि वो तुम्हें प्यूरिफाई करें। मैम ग्रे ने पूरी फैमिली की तरफ देखकर कहा, तुम सभी को जाना होगा। जैस्मिन और उसके पेरेंट्स वैसे भी यही करने का सोच रहे थे, तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। फिर मैम ग्रे वापस जैस्मिन की तरफ मुड़ी। उसने कहा, मेरा डिपार्टमेंट अभी भी कुछ स्टाफ की कमी फेस कर रहा है। तुम चाहो तो हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकती हो। इससे फ़ायदा ये होगा कि मैं तुम्हारी सिचुएशन को कभी भी मॉनिटर कर पाऊंगी
और अगर तुम्हारे साथ कुछ भी एबनॉर्मल होता है तो हम उसे टाइम पर हैंडल कर लेंगे। और रही बात सैलरी की, तो ट्रस्ट मी, ये एक सिविल सर्वेंट की सैलरी के लगभग बराबर ही होगी। अब सोसमिन, जो कुछ देर पहले तक अपनी जान के डर से कांप रही थी, उसे अचानक से एक सिविल सर्वेंट जैसी सैलरी वाली जॉब मिल रही थी, प्लस उसे नाइट हॉक्स जैसी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन का प्रोटेक्शन भी मिल रहा था। जैस्मिन को तो यकीन ही नहीं हुआ। उसने बड़ी ही हैरानी से पूछा, ये कौन सा डिपार्टमेंट है? मैम ग्रे ने स्माइल करते हुए कहा, मैं तुम्हें एक एड्रेस दूंगी, कल तुम मेरे ऑफिस आना, मैं तुम्हें सारी डिटेल्स बता दूंगी। जैस्मिन, जो कि अभी भी पैनिक और अनईजीनेस वाले स्टेट में थी, उसने तुरंत कहा, ऑल राइट, डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए तो वो उसे छोड़ता थोड़ी है। अब यहाँ से स्टोरी में एक छोटा सा टाइम जंप आता है। एक हफ्ते बाद का सीन है। जैस्मिन ने ऑफिशियली लेमन सिटी के नाइट हॉक्स को ज्वाइन कर लिया था। आपको याद होगा कि नाइट हॉक्स वो टीम है जो एवरनाइट गॉडेस के लिए काम करती है और सिटी में होने वाले हर सुपरनेचुरल और मिस्टिकल इंसिडेंट को कंट्रोल करती है। और अब जैस्मिन वहां एक सिविलियन स्टाफ मेंबर के तौर पर काम कर रही थी। जैस्मिन ने मैम ग्रे के दरवाजे पर नॉक किया और बड़ी ही केयरफुली कहा, कैप्टन, टेलीग्राफ डिवाइस खराब हो गया है। मैम ग्रे ने अपने हाथ में पकड़े हुए डॉक्यूमेंट्स नीचे रखे और अपना सिर दबाते हुए कहा, इस बारे में पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर दो, उन्हें ही हैंडल करने दो। फिर वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर बोली, सीरियसली, पहले के टाइम में हम मशीनरी हाई माइंड की हेल्प ले सकते थे। वो लोग इन सब टेक्निकल चीज़ों को बहुत ही जल्दी और अच्छे से फिक्स कर देते थे। लेकिन बस एक लंबी सी सांस छोड़कर वो रुक गई। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ल्ड बिल्डिंग डिटेल है कि कैसे अब अलग अलग चर्चेस के बीच के रिलेशंस चेंज हो गए हैं और चीज़ें पहले जैसी सिंपल नहीं रहीं। खैर, जब जैस्मिन वहां से चली गई तो मैम ग्रे ने वापस वो डॉक्यूमेंट्स उठाए और उन्हें ध्यान से पढ़ने लगी। पता है ये डॉक्यूमेंट्स क्या थे? ये वो सारी इन्फॉर्मेशन थी जो नाइटहॉक्स ने उस फुल्ली ऑटोमेटिक विशिंग मशीन के बारे में कलेक्ट की थी। हाँ भाई, जैस्मिन के बाद ये सेम इंसिडेंट एक से ज़्यादा बार हो। सारे डॉक्यूमेंट्स को पलटने के बाद मैम ग्रे ने एक पेपर निकाला, अपना फाउंटेन पेन उठाया और कांस्टेंट के आर्चबिशप और होली कैथेड्रल के लिए एक ऑफिशियल रिपोर्ट लिखनी शुरू की। रिपोर्ट में उसने लिखा कि पिछले एक हफ्ते में सिटी के अंदर कई सारे सुपरनेचुरल इंसिडेंट्स हुए हैं। इन सब का कनेक्शन एक स्पेशल मशीन से है जिसे फुल्ली ऑटोमेटिक विशिंग मशीन कहा जा रहा है। इंटेल के अकॉर्डिंग इसे एक वांडरिंग मैजिशियन ने बनाया है जो खुद को मर्लिन हर्मिस बुलाता है। लेकिन हम बाकी पॉसिबिलिटीज को भी रूल आउट नहीं कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मर्लिन भी शायद इस मशीन का ही क्रिएट किया हुआ एक इल्यूजन है ताकि वो लोगों को अट्रैक्ट करके उनसे विशेष मंगवा सके। मशीन का अपीयरेंस डिस्क्राइब करते हुए उसने लिखा कि ये मशीन ब्रास कलर की है जिसमें ओपेक ग्लास लगे हुए हैं। इसके सरफेस पर गियर्स, बियरिंग्स, रिवेट्स, मेटल पाइप्स और बाकी सारे कंपोनेंट्स साफ दिखाई देते हैं। एकदम स्टीमपंक वाइब दे रही थी ये मशीन, जैसे मॉडर्न इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ही कोई प्रोडक्ट हो। फिर मैम ग्रे ने केसेस की डिटेल्स देना शुरू किया। केस 1, एक यंग लड़की जिसका चेहरा आग में जल गया था। उसे ये मशीन म्यूनिसिपल स्क्वायर में मिली। उसकी फर्स्ट विश थी कि वो अपने ओरिजिनल अपीयरेंस में वापस आ जाए और ये विश नॉर्मली पूरी हो गई। सेकंड विश थी अपने पेरेंट्स की हेल्थ को रिस्टोर करना, वो भी एकदम सही से पूरी हो गई। लेकिन थर्ड विश में उसने मांगा कि वो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल बन जाए और फिर रिजल्ट ये हुआ कि वो बिल्कुल भी अपने जैसी नहीं दिख रही थी और उसके आसपास के जो आदमी थे उनके अंदर एक इरेजिस्टिबल चार्म डेवलप हो गया उसके लिए। मतलब वो लड़की उनके लिए एक मैग्नेट बन गई थी जो कि बहुत डेंजरस था। लड़की ने क्लेम किया कि वो मशीन की फर्स्ट यूजर थी तो उसे एक एक्स्ट्रा फ्री विश मिली थी जिसका यूज करके उसने अपनी उस थर्ड विश को कैंसिल कर दिया और खुद को बचा है केस 2, जो कि काफी फनी और ट्रेजिक दोनों है। एक रिटायर्ड सोल्जर था जिसने लेमन को डिफेंड करने वाली वॉर में हिस्सा लिया था। वॉर की डरावनी यादें, दोस्तों को मरते हुए देखना, इन सब की वजह से उसे बहुत सीरियस मेंटल डैमेज हुआ था, लाइक सीवियर PTSD। उसे ये मशीन एक नदी के किनारे मिली। उसकी फर्स्ट विश थी कि उसका मेंटल स्टेट वॉर से पहले जैसा नॉर्मल हो जाए और ये विश परफेक्टली पूरी हो गई। उसकी सेकंड विश थी कि वो थोड़ा और हैंडसम बन जाए, इतना हैंडसम कि मैगजीन कवर्स पर जो मेल मॉडल्स होते हैं उनके स्टैंडर्ड्स को मैच कर सके। ये वाली विश भी एकदम नॉर्मली पूरी हो गई। अब यहाँ से सिचुएशन खराब होती है। उसने अपनी थर्ड विश मांगी कि उसे 1,00,000 पाउंड्स मिल जाएं और वो एक टाइकून बन जाए। भाई, 1,00,000 पाउंड्स इस दुनिया में बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अब देखो मशीन ने उसकी ये विश कैसे पूरी की। उस आदमी पर लेमन यूनाइटेड स्टील कंपनी की ओनर की नज़र पड़ गई और वो लेडी उस सोल्जर से शादी करना चाहती थी। उस लेडी के पास करीब 2,00,000 पाउंड्स की वेल्थ थी। मतलब सोल्जर को 1,00,000 पाउंड्स तो आराम से मिल ही जाते। बट प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि वो लेडी 200 पाउंड से ज़्यादा वेट की थी। उसकी हाइट एवरेज से काफ़ी कम थी और सबसे बड़ी बात, वो एक बहुत ही वायलेंट मिडिल एज्ड औरत थी। मतलब वो सोल्जर उस लेडी को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। तो उसने लेमन सिटी छोड़कर साउथ की तरफ भागने का डिसीजन लिया। हाँ, अगर फ्यूचर में कभी ऐसा दिन आता है जब वो और मेहनत नहीं करना चाहता तो वो वापस आकर उस वायलेंट लेडी से शादी कर सकता है और 1,00,000 पाउंड्स की वेल्थ का राइट ले सकता है।
मैम ग्रे ने रिपोर्ट में लिखा, एक तरह से देखा जाए तो उस आदमी की विश पूरी तो हुई थी, बस वो उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। फिर उसने केस 3 और केस 4 को स्किप करते हुए केस 5 के बारे में लिखा। केस 5 में एक पब्लिक स्कूल की टीचर थी जिसे ये मशीन स्टॉर्म कैथेड्रल के पास मिली। एक पब्लिक स्कूल में वैसे ही पॉलिटिक्स बहुत होती है और अगर आपके लुक्स अच्छे ना हो तो स्टूडेंट्स भी मजाक उड़ाते हैं। उसकी फर्स्ट विश थी कि वो दिखने में थोड़ी बेटर हो जाए ताकि उसके स्टूडेंट्स उसके लुक्स की वजह से उसे ऑस्ट्रेसाइज ना करें और उसके कॉलिग्स उसे इग्नोर ना करें। ये विश नॉर्मली पूरी हो गई। उसकी सेकंड विश थी कि उसे एक बेटर पोजीशन मिल जाए। चूंकि अब उसके लुक्स वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी और उसके टीचिंग स्टैंडर्ड्स वैसे भी काफ़ी अच्छे थे, तो वो बहुत जल्दी स्टूडेंट्स के बीच सबसे पॉपुलर टीचर बन गई और उसे वाइस प्रिंसिपल की ड्यूटीज़ मिल गईं। ये विश भी एकदम सही से ग्रांट हुई। अब आती है उसकी थर्ड विश। टीचर ने विश मांगी कि उसे एक ऐसा हस्बैंड मिले जिसके लुक्स, फैमिली बैकग्राउंड, पर्सनालिटी और एबिलिटी सब कुछ एकदम इम्पेकेबल हो। मतलब उसमें कोई भी कमी ना हो, एकदम परफेक्ट हस्बैंड। तो क्या उसे ऐसा इंसान मिला? बिल्कुल नहीं। उसे फाइनली एक डॉल मिली। जी हाँ, एक ऐसा डॉल जो बोल सकता, मूव कर सकता था और उसमें एक सर्टेन लेवल की इंटेलिजेंस भी थी। उस डॉल के अंदर लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स थे और वो दिखने में भी बहुत हैंडसम था। उसे दुनिया के बेस्ट मार ने कार्व किया था और उसमें कोई भी पर्सनालिटी सेट की जा सकती थी। वो हर काम में बहुत केपेबल था। मैम ग्रे ने लिखा, बस इंसान ना होने के अलावा उस डॉल में सच में कोई फ्लॉ नहीं था। मतलब मशीन ने एकदम लॉजिकल तरीके से उसकी विश पूरी की, क्योंकि ऐसा परफेक्ट इंसान तो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। मैम ग्रे ने ऐसे ही और भी कई केसेस मेंशन किए और फिर फाइनली अपनी रिपोर्ट का कंक्लूजन लिखा। उसने लिखा कि इन सारे केसेस को समराइज करने के बाद हमने कुछ प्रिलिमिनरी गेसेस बनाए हैं। पहला, ये फुल्ली ऑटोमेटिक विशिंग मशीन लेमन सिटी में कहीं भी अपीयर हो सकती है। इसका अपीयरेंस एक्सट्रीमली रैंडम है और अभी हमें इसका कोई पैटर्न समझ नहीं आया है। दूसरा, ये मशीन जो भी विशेष ग्रांट करती है उनमें से ज़्यादातर एकदम नॉर्मली पूरी होती हैं, लेकिन एक छोटा सा पोर्शन है जो डिस्टॉर्ट हो जाता है और ये डिस्टॉर्शन बेसिकली थर्ड विश में ही देखने को मिलता है। ऑफ कोर्स ये भी हो सकता है कि फर्स्ट और सेकंड विश पूरी होने के बाद इंसान ग्रीडी हो जाता है और वो अपनी थर्ड विश में कुछ ज़्यादा ही एक्सेसिव डिमांड कर बैठता है, जिसकी वजह से रिजल्ट्स अजीब होते हैं। तीसरा, इसने जो विशेष ग्रांट किए हैं वो ज़्यादातर अपीयरेंस से रिलेटेड थीं, लेकिन इसका स्कोप बहुत वाइड है। ये मशीन ऑलमोस्ट ओमनीपोटेंट यानी सर्वशक्तिमान लगती है। इसके अपीयरेंस की फ्रीक्वेंसी भी बहुत इरेगुलर है। लास्ट में मैम ग्रे ने लिखा कि ये एक क्लासिक एग्जाम्पल एक ऐसे मिस्टिकल आइटम का जिसे सील करने की बहुत सख्त जरूरत है और ये क्लियरली एक ग्रेड 2 सील्ड आर्टिफैक्ट के लेवल से बहुत ऊपर की चीज है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आर्च बिशप और हाई रैंकिंग डीकन्स पर्सली इस मैटर को डील करेंगे या फिर हमें इसे सील करने का कोई इफेक्टिव मेथड बताएंगे। भाई मैम ग्रे की टेंशन तो एकदम जायज़ है। ऐसी कोई भी मशीन अगर खुले में घूम रही हो तो पूरे सिटी का बैलेंस ही बिगड़ जाएगा और फिर चैप्टर के एंड में सीन कट होता है। हम देखते हैं कि लेमन सिटी से बाहर जा रही एक स्टीम लोकोमोट्रेन में हमारा मेन कैरेक्टर क्लाइन बैठा हुआ है। क्लाइन, जो कि असल में वही मर्लिन हर्मिस था जिसने ये मशीन बनाई थी। वो शांति से बैठा हुआ ऑब्जर्व कर रहा था कि उसका मिरेकल इन्वोकर का पोर्शन कितनी अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पर लोगों की जिंदगी उथल पुथल हो रही थी, नाइट हॉक्स पागल हो रहे और हमारा क्लाइन बस अपना पोर्शन डाइजेस्ट करने के मजे ले रहा था। अगर आपको याद हो तो सीयर पाथवे के इस सीक्वेंस 2 यानी मिरेकल इन्वोकर पोर्शन को डाइजेस्ट करने के लिए लोगों की विशेष पूरी करनी होती हैं। पहले उसे मिरेकल्स कलेक्ट करने होते हैं और फिर उन्हें ग्रांट करना होता है, और क्लाइन ने ये मशीन उसी पर्पस के लिए बनाई थी। वो मंकीज पॉ वाली स्टोरी सुनी है ना आपने, जहां विश पूरी तो होती है लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। क्लाइन बिल्कुल वही कर रहा था। वो विशेष दे रहा था लेकिन थर्ड विश में एक मजेदार ट्विस्ट डालकर। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना कि एक तरफ तबाही और दूसरी तरफ क्लाइन का चिल करना, यही इस स्टोरी को इतना अमेजिंग बनाता है। जहां हमने देखा कि कैसे मिरेकल्स और विशेष भी अपने साथ एक बहुत बड़ा प्राइस टैग लेकर आते हैं और कैसे हमारा फेवरेट कैरेक्टर क्लाइन अपने गोल्स अचीव करने के लिए दुनिया को अपने फिंगरटिप्स पर नचा रहा है। मुझे पर्सनली ये विशेष वाले केसेस बहुत फनी लगे, स्पेशली वो डॉल वाला केस। मतलब परफेक्ट इंसान चाहिए तो डॉल ही मिलेगा ना। चलिए अब देखते हैं कि आगे की जर्नी में क्लाइन और क्या क्या नए ड्रामा क्रिएट करता है और क्या नाइट हॉक्स कभी इस फुल्ली ऑटोमेटिक विशिंग मशीन को सील कर पाएंगे या नहीं। तो भाई चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्लाइन खिड़की के बाहर देख रहा है और अपने दिमाग में एक प्रॉपर कैलकुलेशन कर रहा है। वो सोचता है कि अगर वो मून सिटी के लोगों की प्रेयर्स का धीरे धीरे ऐसे ही जवाब देता रहा तो बहुत जल्द वो उनकी डिफॉर्मिटी यानी उनके शारीरिक दोषों को पूरी तरह से ठीक कर देगा। और सच कहूं तो मून सिटी के लोगों के लिए ये किसी बहुत बड़े मैजिक या मिरेकल से कम नहीं होगा। आखिर वो लोग हजारों सालों से उस डार्कनेस में बिना किसी उम्मीद के जी रहे थे। इसके साथ ही क्लाइन ने मिरेकल इन्वोकर पोर्शन के एक्टिंग प्रिंसिपल्स को भी अच्छे से समझ लिया है। मतलब अगर वो इन रूल्स को फॉलो करता रहा
और लोगों की विशेष पूरी करता रहा तो पोर्शन डाइजेस्ट करना अब बस कुछ ही टाइम की बात है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई है कि उसे लगता है वो इस साल के अंदर ही अपना डाइजेशन कंप्लीट कर लेगा। अब यहाँ एक बड़ा ही फनी और वियर्ड सीन आता है। क्लाइन अपनी लेफ्ट आर्म उठाता है और उसके हाथ में एक छोटा सा मॉन्स्टर पपेट यानी कठपुतली होती है। वो उस पपेट को कंट्रोल करके अपने सामने बैठे एक छोटे बच्चे को एंटेन करा होता है। सच में इस वक्त क्लाइन किसी पावरफुल बियॉन्डर से ज्यादा एक सड़क पर घूमने वाले वॉन्डरिंग मैजिशियन की तरह लग रहा था। अब सोचो, अगर वो चाहे तो वो अपनी ग्राफ्टिंग एबिलिटी या फिर लाइफ स्किन का यूज करके इस नॉर्मल सॉक पपेट के अंदर एक असली जान डाल सकता है। मतलब वो मोजे से बनी कठपुतली लिटरली एक जिंदा जीव की तरह बर्ताव करने लगेगी। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का मैजिक सिस्टम सच में कितना क्रेजी है ना। खैर, बच्चे को हंसाते हंसाते क्लाइन के दिमाग में कुछ बहुत सीरियस थॉट्स चल रहे थे। वो सोच रहा था कि अपने एडवांसमेंट रिचुअल के लिए उसे अपनी मैरियोनेट सिटीआर कहाँ बिल्ड करनी चाहिए। अब जिन लोगों को रिचुअल याद नहीं है, मैं उन्हें थोड़ा सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूँ। एक मैरियोनेट सिटी को स्पिरिट वर्ल्ड में अपना एक अलग रीजन यानी अपनी एक जगह बनाने के लिए बहुत सारे इंटरेक्शन की जरूरत होती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि वो इस शहर को फोर्सेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में नहीं बना सकता। क्यों? पहली बात तो ये जगह पूरी तरह से सील्ड है, बाहरी दुनिया से कटी हुई है। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ के मैरियोनेट्स का स्पिरिट वर्ल्ड के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाना एकदम इम्पॉसिबल है। क्लाइन सोचता है कि यार, एक ऐसी जगह जहाँ कोई नॉर्मल इंसान या इंटेलिजेंट लाइफ ही नहीं है, वहाँ वो इंटरेक्शन कैसे क्रिएट करेगा। फिर वो सोचता है कि क्या वो इस शहर को नॉर्दर्न या सदर्न कॉन्टिनेंट या फिर सी कॉलोनीज के पास बना ले। लेकिन यहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा है। क्लाइन को बहुत केयरफुल रहना होगा, क्योंकि जब तक उसका रिचुअल सक्सेसफुल नहीं हो जाता, वो किसी को भी ये भनक नहीं लगने दे सकता कि ये एक मैरियोनेट सिटी है। अगर गलती से भी ये सीक्रेट बाहर आ गया तो जराथुल, एमर उसके बाकी सारे दुश्मन तुरंत इस शहर पर अटैक कर देंगे और उसका पूरा प्लान क्रैश हो जाएगा। मतलब एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली सिचुएशन है। क्लाइन रियलाइज करता है कि उसे दुनिया के सामने एक ऐसा सॉलिड रीजन देना होगा जिससे इस नए शहर का अचानक से प्रकट होना एकदम नॉर्मल लगे। उसे ये मेक श्योर करना होगा कि वहां आने वाले ट्रैवलिंग मर्चेंट्स और शहर के मैरियोनेट्स के बीच का इंटरेक्शन एकदम असली लगे। और इसके लिए क्लाइन को हर एक मैरियोनेट को एक असली इंसान की प्ले करना होगा। मतलब लिटरली हर एक कठपुतली का अपना एक पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर होना चाहिए। उनकी अपनी एक किस्मत, अपना एक रूटीन होना चाहिए। आप खुद सोचो, ये कितना कॉम्प्लिकेटेड और मेंटली ड्रेनिंग काम है। इस पूरे शहर को चलाने के लिए क्लाइन को अपने वर्म्स ऑफ स्पिरिट को बहुत सारे छोटे हिस्सों में स्प्लिट करना पड़ेगा। और जब आप अपनी आत्मा को इतने हिस्सों में बांटते हो तो कंट्रोल खोने का रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्लाइन मन ही मन सोचता है कि अगर दो मैरियोनेट्स पति पत्नी हैं तो उन्हें बिल्कुल ती पत्नी की तरह बिहेव करना होगा। अगर उन्हें कोई चीज़ पसंद है तो उनके चेहरे पर खुशी दिखनी चाहिए। अगर कोई अजीब या घटिया इंसान उनके सामने आता है तो उन्हें गुस्सा आना चाहिए और नफरत दिखानी चाहिए। यहाँ तक कि अगर कोई बाहर का इंसान शहर के किसी होटल में रुकता है तो उसे रात में आसपास के कमरों से वो एम्बेरेसिंग आवाज़ें भी सुनाई देनी चाहिए ताकि सब कुछ एकदम रियलिस्टिक लगे। ये सब सोचते ही क्लाइन खुद से कहता है, यार, मैं तो अभी भी एक मासूम सा बच्चा हूँ, मुझे ये सब क्या क्या करना पड़ रहा है। मुझे तो ये सीन पढ़ के लिटरली हंसी आ गई। ये रिचुअल किसी बहुत बड़े लार्ज स्केल रियलिटी शो या फिर घर घर खेलने वाले गेम का एक अल्ट्रा हाई एंड वर्जन लग रहा है। मेन गोल बस एक है, किसी भी तरह ऑडियंस को यानी पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाना। ये सब सोचते हुए क्लाइन काउंट करने लगता है कि क्या उसके पास इस पूरे शहर को बसाने के लिए इनफ मैरियोनेट्स है भी या नहीं। पिछले कुछ टाइम्स में जब वो फोर्सेकन लैंड ऑफ द गॉड्स गया था तो उसने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को कन्वर्ट किया था। इनमें से कई मॉन्स्टर्स के पास तो शायद बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स भी नहीं थे, बस वो दिखने में खतरनाक थे। शहर को और ज़्यादा रियल दिखाने के लिए क्लाइन ने जानबूझकर बहुत सारे चूहों, कॉकरोच, मच्छरों और मक्खियों के झुंड को भी अपने कंट्रोल में ले लिया था। मतलब डिटेलिंग देखो बंदे की, वो एक शहर की गंदगी और कमियों को भी कॉपी कर रहा है ताकि कोई भी शक ना करे। वो सोचता है कि इतने मैरियोनेट्स से वो मुश्किल से एक छोटा सा शहर चला पाएगा। उसे शायद एक दो बार और फोर्सेकन लैंड ऑफ द गॉड्स जाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही ये थॉट उसके दिमाग में आता है, अचानक से उसके सामने एक अजीब सा विजन फ्लैश होता है। क्लाइन देखता है कि जायंट किंग्स कोर्ट के सबसे ऊपरी हिस्से पर, जो हमेशा डस की रोशनी में नहाया रहता है, वहां का खुला हुआ दरवाजा बहुत भारीपन के साथ धीरे धीरे बंद हो रहा है। ये नज़ारा बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई इनविजिबल या अदृश्य हाथ फोर्सेकन लैंड ऑफ द गॉड्स के इकलौते एंट्रेंस को हमेशा के लिए बंद कर रहे हों। ये देखते ही क्लाइन की आंखों में एक डार्कनेस छा जाती है। वो तुरंत गेस कर लेता है कि इस विजन का क्या मतलब है। ट्रू क्रिएटर एक बार फिर से फोर्सेकन लैंड ऑफ द गॉड्स को पूरी तरह से सील करने वाला है, और ये कोई नॉर्मल सपना नहीं था। ये एक एंजल लेवल की स्पिरिचुअल इंट्यूशन और डेंजर की प्रीमोनिशन थी, यानी खतरे का पहले से आभास होना। क्लाइन को पता चल जाता है कि ये सील बस कुछ ही मिनटों या शायद कुछ ही सेकंड्स में लगने वाली है।
अब उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल घूमने लगते हैं। क्या ट्रू क्रिएटर ने एमन को पकड़ लिया है, या फिर उसने हार मान ली है? उसने अचानक से इस जगह को दोबारा सील क्यों कर दिया? क्या वो नहीं चाहता कि अब कोई भी बाहर का इंसान वहां एंटर करे? क्लाइन मन ही मन बड़बड़ाता है, यार ये ट्रू क्रिएटर कितना पेटी है, मतलब इतनी छोटी सोच। क्लाइन थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील करता है क्योंकि उसका बैकअप प्लान अब खराब हो गया था। लेकिन फिर वो खुद को समझाता है कि कोई बात नहीं, उसके पास एक छोटा शहर बनाने के लिए इनफ मैरियोनेट्स हैं, और अगर कमी पड़ी भी तो वो समंदर में जाकर और जुगाड़ कर लेगा। अब सीन शिफ्ट होता है बैकलुंड के एम्प्रेस बोरो में। ऑड्रे ने अभी अपने कपड़े चेंज किए थे और अपनी मेड्स को कमरे से बाहर भेज दिया था। वो बस घर से निकलने ही वाली थी कि तभी उसने सूजी को कमरे के अंदर आते हुए देखा। ऑड्रे थोड़ी हैरान होती है और पूछती है, क्या बात है सूजी, तुम्हें तो इस टाइम बाहर टहलने जाना चाहिए था ना? अब ऑड्रे कोई नॉर्मल लड़की तो है नहीं, वो एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड स्पेक्टेटर बन चुकी है। उसे तुरंत फील हो जाता है कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। आजकल ऑड्रे काफ़ी बिजी चल रही थी। वो अलग अलग फाउंडेशंस में अपने इन्फ्लुएंस का यूज़ करके गरीब वर्कर्स, किसानों और इंजर्ड वेटरन्स यानी घायल सैनिकों की मदद कर रही थी। उसने उनके लिए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए थे और उनके रहने खाने का इंतजाम किया था। इस बिजी शेड्यूल की वजह से उसका सूजी के साथ इंटरेक्शन थोड़ा कम हो गया था। साथ ही ऑड्रे छुप छुप कर बैकलूंड के अलग अलग यूनियंस के लोअर क्लास वर्कर्स को एक साथ जोड़ रही थी ताकि वो अपनी एक ताकत बना सकें। उसके पिछले एक्सपीरियंसेस ने उसे एक बहुत बड़ा लेसन दिया था। उसे समझ आ गया था कि सिर्फ अमीर और अपर क्लास लोगों की दर डिपेंड रहना कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जब बात गवर्नमेंट, बड़े बड़े नोबल्स और पावरफुल मर्चेंट से लड़ने की आती है तो एक अकेला इंसान बहुत ही कमज़ोर और लाचार फील करता है। सिर्फ आम जनता की एक बहुत बड़ी भीड़ और उनकी यूनिटी ही इस पावर इम्बैलेंस को ठीक कर सकती है। लोएन किंगडम में पहले भी अलग अलग इंडस्ट्रीज के यूनियंस थे, लेकिन उनके लीडर्स बहुत करप्ट थे। अमीर लोग उन्हें आसानी से खरीद लेते थे और फिर वही यूनियंस आम वर्कर्स के खिलाफ एक वेपन की तरह यूज होते थे। ऑड्रे इस पूरे सिस्टम को अंदर से बदलना चाहती थी। खैर, वापस प्रेजेंट मोमेंट पर आते हैं। सूजी ऑड्रे की तरफ देखती है। उसका एक्सप्रेशन एकदम नॉर्मल कुत्ते जैसा ही था, लेकिन तभी बहुत ही क्रीपी होता है। सूजी का मुंह जैसे उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। हवा में एक वाइब्रेशन होती है और सूजी के मुंह से एक बहुत ही डीप और भारी इंसानी आदमी की आवाज़ निकलती है। जरा इमेजिन करो, आपका प्यारा सा पेट डॉग अचानक से एक मिड एज्ड आदमी की आवाज़ में बात करने लगे। भाई, मैं तो डर के मारे भाग ही जाऊं। वो भारी आवाज़ कहती है, मिस ऑड्रे, मैं साइकोलॉजी अल्केमिस्ट का प्रेसिडेंट हूँ, एरिक ड्रेक। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और आपको साइकोलॉजी अल्केमिस्ट का काउंसलर बनाने के टॉपिक पर डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं पास वाले पार्क में आपका वेट कर रहा हूँ। इतना बोलने के बाद सूजी एक बहुत लंबी सांस छोड़ती है और फाइनली उसकी अपनी असली आवाज़ वापस आ जाती है। वो थोड़ी डरी हुई टोन में कहती है, ऑड्रे, कोई बहुत ही अजीब सा इंसान तुम्हें ढूंढ रहा है। मुझे मुझे याद भी नहीं कि वो दिखता कैसा है। उसने डायरेक्ट अपने शब्द मेरे माइंड आइलैंड के अंदर डाल दिए। ये सुनते ही ऑड्रे की आंखों की पुतलियां थोड़ी सी फैल जाती हैं, जो कि शॉक का एक नेचुरल रिएक्शन है। लेकिन एक हाई सीक्वेंस स्पेक्टेटर होने के नाते वो तुरंत अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेती है। वो एकदम शांत आवाज में पूछती है, वो पार्क में किस जगह पर है? ये बात पूछते पूछते ऑड्रे सीक्रेटली एक वर्चुअल पर्सोना क्रिएट करती है और कलेक्टिव सबकॉन्शियस के समंदर के थ्रू सूजी के माइंड आइलैंड में एंटर कर जाती है। वो चेक करना चाहती थी कि कहीं उस अनजान आदमी ने सूज के दिमाग में कोई एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस या खतरनाक नॉलेज तो प्लांट नहीं कर दी है। ये सच में ऑड्रे का एक बहुत ही स्मार्ट और प्रो लेवल मूव था। सूजी याद करने की कोशिश करते हुए कहती है, मुझे कुछ याद नहीं, मैं तो बस अपना टहल रही थी। फिर वो अपनी पूंछ हिलाती है और ऑड्रे को वार्न करते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता तुम्हें वहां जाना चाहिए, ये बहुत डेंजरस हो सकता है। सूजी का माइंड आइलैंड चेक करने के बाद जब ऑड्रे को तसल्ली हो जाती है कि सूजी एकदम सेफ है, तो वो एक गहरी सांस छोड़ती है। वो कहती है, अगर मैं नहीं गई तो ये और भी ज्यादा सस्पिशियस लगेगा और तब खतरा टालना नामुमकिन हो जाएगा। हो सकता है कि वो इंसान हमारे घर के बाकी लोगों को भी नुकसान पहुंचाए। ऑड्रे अपने मन में सोचती है कि वैसे भी ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जैसा कि मिस्टर हैंग्डमैन ने कहा था, चूंकि दुनिया का अंत नजदीक आ रहा है, इसलिए वो हर कोशिश और हर रिस्क जो सीधा तबाही ना लाए, वो लेना जरूरी है। वो सूजी से कहती है, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर लूंगी। सूजी, क्या अभी तुम्हारे साथ कुछ और भी अजीब हुआ था? सूजी भौंकते हुए जवाब देती है, नहीं, लेकिन ऑड्रे, क्या तुम सच में जा रही हो? ऑड्रे बहुत ही क्लियर और कॉन्फिडेंट हाँ बोलती है। सूजी अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर पूछती है, तो क्या तुम मुझे अपने साथ ले चल सकती हो? पहले की तरह उनके लिए तो मैं बस एक नॉर्मल कुत्ता हूं ना। लेकिन ऑड्रे मना कर देती है। वो एक हल्की सी स्माइल के साथ कहती है, नहीं सूजी, इसकी कोई, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी। मुझ पर भरोसा रखो, मुझे एक डेटी यानी एक भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है। सूजी को तसल्ली देने के बाद ऑड्रे अपनी साइकोलॉजिकल इनविजिबिलिटी पावर यूज करती है और हमेशा की तरह अपने उस आलीशान विला से बाहर निकल जाती है। अब यहाँ एक बहुत ही एपिक सीन आता है। जब ऑड्रे घर से काफी दूर निकल जाती है
तो विला के फर्स्ट फ्लोर के एक कोने में एक नौकर जो चुपचाप सफाई कर रहा था, वो अचानक से अपना सिर झुकाता है और बहुत ही धीमी आवाज में वो शब्द बोलता है जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सीखे थे। द फूल दैट डजेंट बिलोंग टू दिस एरा। ये लिटरली ऑड्रे का प्रेयर करने का एक नया और एक्सट्रीमली स्मार्ट तरीका था ताकि कोई उसे ट्रिटैक ना कर सके। सीन कट होता है और हम फॉग के ऊपर बने उस एंशियंट पैलेस में पहुंच जाते हैं। द फूल की कुर्सी पर बैठा फिगर यानी अपना क्लाइंट नेचुरली उस नई बनी प्रेयर लाइट की तरफ देखता है। उसे तुरंत रियलाइज होता है कि ये प्रेयर करने वाला बिलीवर तो एकदम अनफैमिलियर है, उसने इसे पहले कभी नहीं देखा। क्लाइंट ध्यान से देखता है और सोचता है, ये जगह तो बिल्कुल मिस जस्टिस के घर जैसी लग रही है। मुझे पक्का यकीन है कि ये किसी माइंड आइलैंड में वर्चुअल पर्सोना के इन्वेजन का रिजल्ट है। मिस जस्टिस ने किसी भी तरह के सर्विलांस या नज़र से बचने के लिए इस अनोखे तरीके से मुझे प्रेयर की है। क्लाइंट तुरंत पूरी सिचुएशन समझ जाता है और इस इंफॉर्मेशन को अपनी असली बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। कुछ ही सेकंड्स बाद क्लाइंट सेफिराह कासल में एंटर करता है और अपने वर्म्स ऑफ स्पिरिट को अपनी बॉडी के अंदर बरो करने देता है। वो मन ही मन ऑड्रे की तारीफ करते हुए सोचता है, मिस जस्टिस सच में एक हाई स्पेक्ट्रम स्पेक्टेटर की तरह बिहेव करने लगी हैं। ये सोचते हुए वो जस्टिस को रिप्रेजेंट करने वाले क्रिम्सन स्टार की तरफ अपनी नजरें टिका देता है ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। इधर बैकलुंड में ऑड्रे उस झील वाले पार्क में एंटर करती है। जैसे ही वो अंदर पहुंचती है, उसे एक बहुत बड़ी सी कैरिज यानी घोड़ा गाड़ी अपनी तरफ आती हुई दिखती है। कैरिज चलाने वाला ड्राइवर एक बहुत ही नॉर्मल सा दिखने वाला मिडल एज्ड आदमी था, जिसने एक पुरानी टोपी और डार्क कलर की जैकेट पहन रखी थी। लेकिन भाई, ऑड्रे की आंखों से कुछ नहीं छुप सकता। उसकी स्पेक्टेटर विजन में वो कैरिज ड्राइवर वहां एग्जिस्ट ही नहीं करता था। क्यों? क्योंकि उस ड्राइवर का अपना कोई आइलैंड ऑफ कॉन्शियसनेस या माइंड था ही नहीं। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो वो ड्राइवर बस एक विछलान था, एक नकली छलावा, और उस पूरी गाड़ी को कंट्रोल करने वाला और कोई नहीं बल्कि वो घोड़ा खुद था। ये फैंटेसी वर्ल्ड के डिटेल्स सच में बहुत अमेजिंग होते हैं। कुछ ही सेकंड्स बाद वो बड़ी सी कैरिज ऑड्रे के ठीक सामने आकर रुक जाती है। गाड़ी का दरवाजा एक हल्की सी आवाज के साथ अपने आप खुलता है। अंदर से एक बहुत ही डीप और भारी इंसानी आवाज आती है, प्लीज अंदर आ जाइए। ऑड्रे बहुत ही ग्रेसफुली अपनी स्कर्ट के किनारों को हल्का सा उठाती है और गाड़ी के अंदर कदम रखती है। अंदर जाते ही वो देखती है कि एक आदमी एक ब्लैक कलर की व्हीलचेयर पर बैठा हुआ है। उस आदमी की पेल येलो कलर की भवें काफी लंबी थीं और उसके बाल बहुत ही सफाई से पीछे की तरफ कंघी किए हुए थे। उसके माथे पर झुर्रियां साफ दिख रही थीं और उसका चेहरा कुछ अजीब सा, बहुत ज्यादा पेल और पीला था। ऑड्रे उस आदमी को तुरंत पहचान लेती है और एक परफेक्ट शॉक का एक्सप्रेशन देते हुए पूछती है, मिस्टर डरलाउ, क्या आप पहले ही मर नहीं चुके हैं? ये सीन सच में बहुत मिस्टीरियस वाइब दे रहा था। व्हीलचेयर पर बैठा वो बूढ़ा आदमी एक हल्की सी स्माइल देता है और जवाब देता है, एक स्पेक्टेटर के लिए मौत का मतलब सिर्फ अपनी आइडेंटिटी का खत्म होना होता है, लेकिन दुनिया के दूसरे थिएट्रिकल प्लेज यानी नाटकों में मैं आज भी जिंदा हूँ। वो आगे कहता है, फॉर्मर रॉयल फैमिली के मेडिकल कंसल्टेंट और बैकलुंड मेडिकल स्कूल के फॉर्मर चांसलर होने के अलावा भी मेरी कई पहचान है। समुद्र में लोग मुझे किंग ऑफ द ब्लैक थ्रोन बारोस हॉपकिंस के नाम से जानते हैं और मैं ही वो फेमस हर्मिट एरिक ड्रेक भी हूँ। और भी ऐसे कई नाम हैं। मतलब यार, ये बंदा अकेले ही आधी दुनिया की सीक्रेट आइडेंटिटीज लेकर बैठा है। ऑड्रे अपनी आंखों के कोने से देखती है कि गाड़ी का दरवाजा अब बंद हो रहा है, लेकिन वो एकदम शांत रहती है। वो बहुत ही पोलाइटली पूछती है, तो फिर मुझे आपको किस नाम से बुलाना चाहिए? वो बूढ़ा जेंटलमैन अपनी व्हीलचेयर के दोनों तरफ लगे पहियों को हल्के से सहलाता है और कहता है, तुम चाहो तो मुझे मिस्टर प्रेसिडेंट कह सकती हो या फिर मुझे मिस्टर डरलाउ बुलाना भी कंटिन्यू कर सकती हो। फिर वो अपने हाथ से गाड़ी की लेफ्ट साइड वाली सीट की तरफ इशारा करता है और कहता है, बैठ जाइए। साइकोलॉजी अल्केमिस्ट का काउंसलर बनने के टॉपिक पर बात करने से पहले चलिए पहले कहीं चलते हैं। ऑड्रे हल्का सा सिर हिलाती है और बिना कोई डर दिखाए बहुत ही आराम से अपनी सीट पर बैठ लेना कुछ छुपाए वो गाड़ी की खिड़की से बाहर की तरफ देखती है और तभी उसे एक बहुत बड़ा शॉक लगता है। पलक झपकते ही वो पार्क वाला नॉर्मल नज़ारा पूरी तरह से गायब हो चुका था। उसकी जगह अब एक बिल्कुल ही अनजान शहर ने ले ली थी। एक ऐसा शहर जो पूरी तरह से घने अंधेरे और डार्कनेस में डूबा हुआ था। ये शहर बहुत ही एक्सट्रीमली मिस्टीरियस और खूबसूरत बिल्डिंग से भरा हुआ था, जो एक बहुत ही डार्क और गोथिक फीलिंग दे रही थी। ऑड्रे देखती है कि सड़क पर टॉप हैट्स और ट्रेंच कोट्स पहने हुए जेंटलमैन चल रहे हैं और बहुतों ही कॉम्प्लिकेटेड और डार्क कलर की ड्रेसेस पहन रखी हैं। जैसे ही ऑड्रे अपनी नज़रें घुमाती है, उसकी नज़र एक गाड़ी के पास खड़े एक छोटे काले बालों वाले जेंटलमैन पर पड़ती है और जब वो आदमी मुड़ता है तो उसके मुंह के अंदर से नुकीले कैनाइन दांत बाहर निकले हुए दिखते हैं। ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, बल्कि एक वेयरवुल्फ यानी भेड़िया मानव था। और यहीं पर ये सस्पेंस से भरा चैप्टर खत्म हो जाता है। मतलब भाई, ये नया शहर क्या है और ये प्रेसिडेंट ऑड्रे को कहाँ ले आया है? तो भाई, इमेजिन करो एक बहुत ही अजीब और मिस्टीरियस सीन। ऑड्रे इस वक्त एक मिस्टीरियस कैरिज में बैठी है और उसके सामने है साइकोलॉजी अल्केमिस्ट्स का प्रेसिडेंट,
पॉली डेरलाउ। ये सिचुएशन वैसे ही बहुत टेंस है क्योंकि ऑड्रे एक सीक्रेट मिशन पर है। ऑड्रे कैरेज के बाहर देखती है और बहुत ही कैजुअली पूछती है कौन सी जगह है। उसका टोन बिल्कुल ऐसा था जैसे वो पूछ रहे हो कि आज रात की बॉल डांस पार्टी कहाँ होने वाली है। उसके चेहरे पर रत्ती भर भी नर्वसनेस नहीं थी, जो कि स्पेक्टेटर पाथवे की खासियत है। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट डेरलाउ एक बहुत ही डीप बात बोलता है। वो अपनी व्हील चेयर पर बैठा था, हल्का सा मुस्कुराता है और बाहर देखते हुए कहता है कि ये वो शहर है जो हाँ भी इंसान के दिल मौजूद में बसता है, वहाँ ये शहर एक्सिस्ट करता है। मतलब सोचो, ये कोई फिजिकल सिटी नहीं है बल्कि कलेक्टिव सबकॉन्शियस का एक मैनिफेस्टेशन है। ऑड्रे थोड़ा सोचकर सिर हिलाती है और कहती है कि दूसरे शब्दों में आप ह्यूमन सोसाइटी के किसी भी कोने से इस जगह में एंटर कर सकते हैं। डेरलाओ अपनी व्हीलचेयर को थपथपाते हुए कहता है कि बिल्कुल सही। वो इससे ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करता, बस बाहर चल रहे पैदल यात्रियों की तरफ इशारा कर देता है। वो बताता है कि यहाँ मौजूद हर चीज का एक साइकोलॉजिकल सिंबल है और इन सिम को बेस्टियल डिजायर यानी जानवरों जैसी इच्छाएं कहा जाता है। बेस्टियल डिजायर। ऑड्रे इस वर्ड को अपने मन में रिपीट करती है। वो अपना डिग्निफाइड पोस्चर मेंटेन रखते हुए अपनी नज़र और दूर तक ले जाती है। अब जो बाहर का नज़ारा था ना, वो एकदम रोंगटे खड़े करने वाला था। वहाँ जो लोग चल रहे थे वो असल में इंसान नहीं थे। उन पैदल यात्रियों में कुछ वेयरवुल्फ थे तो कुछ दो पैरों पर सीधे चलने वाले भालू थे। वहाँ बिल्लियां थी जो बहुत लेजी एक्सप्रेशंस के साथ घूम रही थीं। एक अजीब सा आदमी था जिसका चेहरा किसी चितबरे मकड़ी जैसा था। एक बहुत बड़ा लाल आंखों वाला चूहा, एक जीभ बाहर निकालता हुआ अजगर और एक कुत्ते जैसा क्रिएचर जो पास से गुजरने वाले हर जीव को मेटिंग की नज़र से घूर रहा था। मुझे पर्सनली ये सीन बहुत क्रीपी लगा। मतलब ये दिखाता है कि इंसानों के अंदर छुपे डार्क डिजायर असल में कैसे दिखते हैं। ये सारे क्रिएचर्स प्रॉपर इंसानों वाले कपड़े पहने हुए थे। किसी ने टॉप हैट और ट्रेंच कोट पहना था तो किसी ने बहुत ही एक्सपेंसिव और कॉम्प्लिकेटेड डार्क लॉन्ग ड्रेस। वो इंसानों की नकल करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो इंसान नहीं लग रहे थे। उनका कैरिज रात के अंधेरे में इन अजीब से क्रिएचर्स और गोथिक बिल्डिंग्स के बीच से गुजरता है और फाइनली वो शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़े कैथेड्रल के सामने आकर रुकते हैं। ये कैथेड्रल कोई नॉर्मल चर्च नहीं था भाई। ये करीब 80 मीटर ऊंचा था और इसे सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे काले पिलर्स लगे हुए थे। सबसे भयानक बात तो ये थी कि हर पिलर में ढेर सारे स्कल्स यानी खोपड़ियां जड़ी हुई थीं। कुछ खोपड़ियां इंसानों की थीं तो कुछ अलग अलग मिस्टीरियस क्रीचर्स की, और उन खोपड़ियों की खाली आंखें नीचे की तरफ झुकी हुई थी, जैसे वो कैथेड्रल में आने वाले हर एक लिविंग क्रिएचर को घूर रही हों। यहाँ का हैक डिटेल बहुत ही परफेक्ट और एक्सक्विजिट था, लेकिन इन सब का कॉम्बिनेशन एक हॉरर, नाइटमेयर और मिस्ट्री वाला वाइब दे रहा था। कैरिज से उतरने के बाद ऑड्रे मेन डोर से अंदर देखती है। अंदर एक बहुत बड़ा लेकिन एकदम खाली हॉल था। हॉल की गहराई में एक विशाल क्रॉस खड़ा था और उस क्रॉस के चारों तरफ एक ग्रे वाइट ड्रैगन का स्टैचू लिपटा हुआ था। यहाँ मुझे माइंड ड्रैगन की याद आ गई, जो कि स्पेक्टर पाथवे का पीक रिप्रेजेंट करता है। नॉर्मल कैथेड्रल्स की तरह यहाँ बिलीवर्स के प्रे करने के लिए कोई बेंच नहीं थी और ना ही मोमबत्तियां जलाने के लिए कोई स्टैंड। बस उस ड्रैगन स्टैच्यू के सामने एक छोटी सी लंबी टेबल रखी थी। टेबल के दोनों तरफ 5-5 कुर्सियां थीं और दोनों एंड्स वाली कुर्सियां खाली थीं। पॉली डेरलाउ अपनी व्हीलचेयर को खुद चलाकर टेबल के एक एंड पर ले जाता है, जो कि सीट ऑफ ऑनर थी। फिर वो अपने लेफ्ट की तरफ इशारा करता है और ऑड्रे को बैठने के लिए कहता है। ऑड्रे बहुत ही शांत तरीके से उसके पीछे जाती है। वो आसपास देखती हैं और कैजुअली एक चेयर खींचकर बैठ जाती है। यहाँ ऑड्रे की बॉडी लैंग्वेज नोटिस करने वाली है। उसने जानबूझकर एक ऐसा डिस्टेंस मेंटेन किया जो ना तो प्रेसिडेंट के बहुत पास था और ना ही बहुत दूर। इससे उसने अपनी विजिलेंस भी दिखा दी और ये भी साबित कर दिया कि उसके अंदर कोई गिल्ट या डर नहीं है। डेरलाउ अपने हाथों को उठाता है और उन्हें जोड़कर टेबल पर रख देता है। वो कहता है कि मिस ऑड्रे, मुझे आपसे कुछ पूछना है। ऑड्रे अपना सिर हल्का सा घुमाती है और अपनी हरी आंखों से देखते हुए प्लीज बोलिए। डेरलाउ हल्का सा नोड करता है और सीधा मुद्दे पर आता है। वो पूछता है कि मैं ये जानना चाहूंगा कि तुमने सीक्वेंस 4 मैनिपुलेटर के लिए एडवांस कैसे किया। तुम्हें अपना पोर्शन फार्मूला और बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक कहाँ से मिला। अब ये बहुत बड़ा सवाल था, क्योंकि सीक्वेंस 4 एक डेमीगॉड लेवल होता है जो आसानी से किसी को नहीं मिलता। लेकिन ऑड्रे एकदम बेबाक और फ्रैंक तरीके से जवाब देती है कि ये एक डील का हिस्सा था। वो बताती है कि एक क्लाइंट को स्पेक्टर डेमीगॉड की मदद चाहिए थी और उसने एडवांस पेमेंट के तौर पर मुझे मैनिपुलेटर का पोर्शन फार्मूला और बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक दिया था। ये सुनकर डेरलाउ तुरंत जोर से हंस पड़ता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतनी आसानी से इतना रेयर आइटम दे सकता है। वो कहता है कि क्या सच में ऐसा हुआ था। ये जनरस कंडीशंस तो बिल्कुल ऐसी लग रही हैं जैसे कोई पिता अपनी बेटी को गिफ्ट देने का बहाना ढूंढ रहा हो। अब हम रीडर्स तो जानते हैं कि वो क्लाइंट मिस्टर फूल या फिर द वर्ल्ड गेरमन स्पैरो थे, तो ये सुनकर एक अलग ही स्माइल आ जाती है। डेरला आगे पूछता है कि क्या तुम मुझे एग्जैक्टली बता सकती हो कि तुमने किस तरह की मदद प्रोवाइड की थी। ऑड्रे बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कहती है, एक दूसरे डेमीगॉड को मारना।
वो आगे जोड़ती है कि इस काम में किसी के माइंड को कंट्रोल करना बहुत क्रूशियल था। उसका एटीट्यूड इतना नॉर्मल और काम था जैसे कोई बच्चा अपने टीचर के दिए हुए होमवर्क के बारे में बता रहा हो। डेरलाउ की लंबी और फ्लफी भौहें ये सुनकर तन जाती हैं। वो हैरानी से पूछता है, और तुम इसमें सक्सेसफुल रही? ऑड्रे बहुत ही टैक्टफुली जवाब देती है कि रिजल्ट्स तो आपके सामने ही हैं। डेरलाउ उसे ध्यान से एनालाइज करता है और रियलाइज करता है कि उसके लेफ्ट में बैठी ये नोबल लड़की सच में एक ऐसी मैनिपुलेटर है जो दूसरे डेमिगॉड्स को मार सकती है। ऑड्रे उसके थॉट्स को पढ़ लेती है और तुरंत ऐड कर लेती है कि मैं बस मिशन के पार्टिसिपेंट्स में से एक थी। ये मूव बहुत स्मार्ट था क्योंकि इससे उसने खुद को मेन थ्रेट बनने से बचा लिया। डेरलाउ सिर हिलाता है और फिर एक ट्रिकी सवाल फेंकता है। वो पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि उस क्लाइंट के पास वो मैनिपुलेटर का फार्मूला और कैरेक्टरिस्टिक कहाँ से आया था? ऑड्रे ने इस सवाल का जवाब बहुत पहले से प्लान कर रखा था। वो कहती है कि उसने मुझे इस बारे में सीधा सीधा कुछ नहीं बताया था। डेरलाउ थोड़ा सोचने के बाद पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो क्लाइंट कौन है? अब देखो, ये कन्वर्सेशन जितना सिंपल लग रहा है, बैकग्राउंड में टेंशन उतनी ही ज़्यादा थी। शुरू से ही ऑड्रे अपने माइंड आइलैंड को प्रोटेक्ट कर रही थी। उसे डर था कि प्रेसिडेंट का वर्चुअल पर्सोना उसके दिमाग में घुसपैठ करने की कोशिश करेगा, लेकिन अभी तक उसे कुछ भी एबनॉर्मल नोटिस नहीं हुआ था। और यही बात ऑड्रे को सबसे ज़्यादा डरा रही थी। उसे डाउट होने लगा कि शायद सामने वाले बंदे को माइंड इन्वेड करने की ज़रूरत ही नहीं है। शायद वो बस आसपास के कलेक्टिव कॉन्शियस की लहरों को ऑब्जर्व करके ही इंसान के असली थॉट्स पढ़ सकता है। फिर भी ऑड्रे छुपने की कोई कोशिश नहीं करती और बहुत ही शांति से रिप्लाई करती है। वो कहती है कि ये हमारे बीच के एग्रीमेंट का मामला है। मुझे लगता है कि किसी से किया हुआ वादा निभाना एक ऐसा मोरल स्टैंडर्ड है जिसे पूरी दुनिया मानती है, और मिस्टिसिज्म की दुनिया में तो ये रूल्स और भी ज़्यादा डीप लेवल पर काम करते हैं। इतना कहने के बाद ऑड्रे खुद ही आगे बढ़कर एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट देती है। वो कहती है कि अगर इस बात को छुपाने की वजह से आप मुझ पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। मैं बस एक ऑर्डिनरी मेंबर बनकर रह सकती हूँ और अपने कंट्रीब्यूशंस के बदले साइकोलॉजिकल रिसर्च मटेरियल यूज़ कर सकती हूँ। डेरला ये सुनकर मुस्कुराता है। वो कहता है कि हर किसी के अपने सीक्रेट्स होते हैं और ये बहुत नॉर्मल बात है। मुझे बस ये असेस करना था कि तुम्हारा सीक्रेट पूरे साइकोलॉजी अल्केमिस्ट्स की सेफ्टी को अफेक्ट तो नहीं करेगा। वो ऑड्रे को बहुत ही गहराई से देखता है और पूछता है कि तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारी इस क्लाइंट से जान पहचान कैसे हुई? ऑड्रे एक ऐसा सच बोलती है जो पूरी तरह से सच था, बस उसका कॉन्टेक्स्ट अलग था। वो कहती है कि मुझे याद है मैंने पहले भी रिपोर्ट किया था कि साइकोलॉजी अल्केमिस्ट ज्वाइन करने से पहले ही मैं मिस्टिसिज्म सर्कल के कुछ लोगों के कांटेक्ट में थी, और वहीं से मेरी जान पहचान कुछ बियॉन्डर्स से हुई थी। अब इसका असली लॉजिकल आर्डर क्या था, ये एक अलग ही कहानी है जिसे ऑड्रे ने चालाकी से छुपा लिया। इसके अलावा विन रैम्बिस का जो डिसअपियरेंस हुआ था, जिसके पीछे फोर्स और शियो की इन्वेस्टिगेशन थी, वो एक ऐसा मैटर था जिसे दोनों पार्टीज जानती थी पर खुलकर बोल नहीं रही थीं। डेरलाउ अपने हाथों को टेबल से हटाता है और उन्हें अपने चेस्ट के पास रख लेता है। वो कहता है कि एक और बात है जो मैं तुमसे पूछना चाहूंगा। तुम आखिरी बार विन रैम्बिस से कब मिली थी? ये सवाल सुनते ही माहौल में एकदम से बर्फ जम जाती है। अगर आपको याद हो तो विन रैम्बिस वही बंदा है जिसे मारने में ऑड्रे ने मेन रोल प्ले किया था, और अब उसका बॉस सीधा ऑड्रे से ही उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। ऑड्रे हल्की सी फ्रॉन करती है और कहती है कि मुझे याद है मुझसे ये सवाल पहले भी पूछा जा चुका है। असल में विन रैम्बिस की डेथ के बाद ऑड्रे ने तुरंत क्लब से कांटेक्ट नहीं तोड़ा था। वो हिल्बर्ट, स्टीफन और एस्केलांटे के थ्रू अपर एशेलॉन से कनेक्टेड थी। जब वॉर बैकलैंड तक पहुंची, तब जाकर उसे रियलाइज हुआ कि वो किसी भी मेंबर से कांटेक्ट नहीं कर पा रही है। डेरलाउ बहुत ही कामली कहता है कि मुझे ये बात इन पर्सन कन्फर्म करनी थी। ऑड्रे जेंटली सिर हिलाती है और अपना वही पुराना कवर स्टोरी रिपीट करती है। वो बताती है कि आखिरी बार वो विन रैम्बिस से विस्काउंट ग्लैंड के मैशन में मिली थी। वहां उसने रैम्बिस के इंस्ट्रक्शंस पर अपने दो बियॉन्डर दोस्तों को हिप्नोटाइज किया था और उनसे पूछा था कि वो विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड के बारे में इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हैं और इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। ऑड्रे आगे बताती है कि उस वक्त काउंसलर विन रैम्बिस वहीं आसपास थे, ये मेक श्योर करने के लिए कि हिप्नोटिज्म में कोई गड़बड़ ना हो। और जैसे ही उन्हें जवाब मिला, वो तुरंत वहां से चले गए। उसके बाद से मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। जब ऑड्रे ये सब बोल रही थी, तब भी वो लगातार अपने माइंड आइलैंड को मॉनिटर कर रही थी। वहां सब कुछ एकदम शांत था। किसी ने इन्वेड नहीं किया, लेकिन इस शांति से ऑड्रे को रिलैक्स फील नहीं हुआ, बल्कि वो और ज्यादा वार्निंग मोड में आ गई। उसने अपने दिमाग में मिस्टर फूल और द वर्ल्ड गेरमन स्पैरो से रिलेटेड कुछ भी सोचने तक की हिम्मत नहीं की। उसे बस एक बात पर पूरा भरोसा था कि जब तक वो मिस्टर फूल के प्रोटेक्शन में है, अगर कोई जानलेवा खतरा आया तो मिस्टर फूल उसे जरूर बचाएंगे। डेरलाउ धीरे से सिर हिलाता है और कहता है कि ये तुम्हारे पिछले आंसर से बिल्कुल मैच करता है। फिर वो ऑड्रे की हरी आंखों में देखता है और एक बहुत ही शॉकिंग फैक्ट रिवील करता है।
वो कहता है कि मैं मिस्टिसिज्म के मेथड्स यूज करके तुम्हारे अंदर मौजूद बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक के ओरिजिन को ट्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जिस इंसान ने तुम्हें ये प्रोवाइड किया है उसके पीछे कोई बहुत ही अनमेजिनेबल एक्सिस्टेंस खड़ा है। मतलब प्रेसिडेंट को भनक लग चुकी है कि ऑड्रे को बैक करने वाली पावर कोई गॉड या ट्रू एंजल लेवल की है। ऑड्रे स्लाइटली लेकिन बहुत ही फोर्सफुली सिर हिलाती है, ये एक्सप्रेस करते हुए कि वो उसके असेसमेंट से एग्री करती है। डेरलाउ अपना गेज वापस लेता है और बहुत ही शांत आवाज में कहता है कि मैं तुम्हें दूसरे बियॉन्डर्स के साथ डील करने से फोर्सफुली नहीं रोक सकता, ये अनरियलिस्टिक होगा। मैं बस ये उम्मीद करता हूँ कि तुम वादा करोगी कि तुम साइकोलॉजी अल्केमिस्ट के बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगी। कम से कम जब तुम दूसरों को कोई मिशन दो तो तुम्हें उसे अच्छे से पैकेज करके हमारे सीक्रेट्स को हाइड करना होगा। ऑड्रे बिना एक सेकंड भी वेस्ट किए रिप्लाई करती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ। मैं किसी भी ऐसे लिविंग क्रिएचर को साइकोलॉजी अल्केमिस्ट के मैकेमिस्ट के बारे में नहीं बताऊंगी जो इसे जानने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। उसने जानबूझकर लिविंग क्रिएचर वर्ड यूज किया ताकि उसके प्रॉमिस में कोई भी लूपहोल ना बचे। अब यहाँ पर मैजिक का एक बहुत ही क्रेजी और टेरिफाइंग लेवल देखने को मिलता है। जैसे ही ऑड्रे के शब्द पूरे होते हैं उसे महसूस होता है कि उसके माइंड आइलैंड के सरफेस से कुछ थॉट्स बाहर आ रहे हैं। ये थॉट्स आपस में इंटरट्विन होते हैं और एक इल्यूजरी नेट यानी एक जाला बना लेते हैं। ये जाला सीधा ऑड्रे के माइंड आइलैंड में सीप कर जाता है और उसके सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाता है। अब सोचो ये कितनी डेंजरस चीज थी। चूंकि ये रेस्ट्रिक्शन नेट खुद ऑड्रे की स्पिरिचुअलिटी से बना था, इसका मतलब ये था कि अगर वो कल को एक एंजेल भी बन जाए तब भी वो इस जाले को रिमूव नहीं कर पाएगी। जब भी वो किसी नॉन मेंबर या अनक्वालिफाइड इंसान के सामने क्लब की बात करने का इंटेंशन बनाएगी तो वो इंटेंशन अपने आप ही खत्म हो जाएगा। और सबसे भयानक बात तो ये है कि उसे इस बात का रियलाइजेशन तक नहीं होगा। ऑड्रे अंदर ही अंदर एकदम हिल गई थी। वो सोचती है कि इसने तो मेरे स्पिरिचुअल आइलैंड पर इन्वेड भी नहीं किया, बस मेरे बोले हुए शब्दों ने ही इस प्रॉमिस को सब्सटेंशियल रेस्ट्रिक्शन में बदल दिया। ऑड्रे ने अपने एक्सप्रेशंस नॉर्मल रखे, लेकिन एक मैनिपुलेटर होने के नाते उसका ये शॉक एकदम इंस्टिंक्टिव रिएक्शन था। इस एक इंसिडेंट ने ऑड्रे को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि या तो इस दिल वाले शहर में कुछ बहुत अजीब पावर है या फिर ये प्रेसिडेंट डेरलाउ किसी सेंट के लेवल से बहुत ऊपर की चीज है। हो सकता है कि वो खुद एक एंजेल हो। ऑड्रे का प्रॉमिस कन्फर्म होने के बाद डेरलाउ सेटिस्फेक्शन के साथ लंबी टेबल की तरफ इशारा करता है। वो कहता है कि आज से तुम साइकोलॉजी अल्केमिस्ट की एक काउंसलर हो। तुम अपने कोडनेम के तौर पर एक पर्सोना मास्क चुन सकती हो। जैसे ही वो ये बोलता है टेबल पर 7 ग्रे वाइट रंग के मास्क अपीयर हो जाते हैं। ये मास्क बहुत ही इल्यूजरी दिख रहे थे और उनमें से एक अजीब सी ठंडक आ रही थी। उनमें से 5 मास्क पहले ही कुर्सियों के सामने रखे थे, जिसका मतलब था कि उनके ओनर्स पहले से फिक्स हैं। डेरलाउ इंट्रोड्यूस करता है कि बचे हुए 2 पर्सोना मास्क रैथ यानी गुस्सा और प्राइड यानी अहंकार हैं। ये थर्ड इपोक के क्रिएटर की होली बाइबल से इंस्पायर्ड हैं। ऑड्रे बस एक सेकंड के लिए सोचती है और फिर अपना हाथ उस मास्क की तरफ बढ़ाती है जिसमें कोई गुस्सा नहीं था। वो बहुत ही कामली कहती है, मैं प्राइड चुनती हूँ। डेरला उसे देखता है और हल्का सा चकले करते हुए एक ऐसा स्टेटमेंट जिसने पूरा माहौल बदल दिया। वो कहता है, यही वो सेम चॉइस थी जो बहुत समय पहले विन रैम्बिस ने की थी। भाई साहब, ये लाइन सुनकर लिटरली गूज बम्प्स आ गए। मतलब ऑड्रे ने उसी आदमी का मास्क और पोजीशन ले ली है जिसे उसने खुद असैसिनेट करवाया था। ये आयरनी और ये साइकोलॉजिकल थ्रिल इस चैप्टर को एक मास्टरपीस बनाता है। अब देखना यह है कि ऑड्रे इस प्राइड मास्क के साथ इस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे सर्वाइव करेगी और मिस्टर फूल के मिशन को कैसे आगे बढ़ाएगी। तो भाई, पिछले एपिसोड के बाद अब स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है जहां ऑड्रे साइकोलॉजी अल्केमिस्ट की इस सीक्रेट और मिस्टीरियस मीटिंग में बैठी हुई है। ऑड्रे का राइट हैंड एक पल के लिए हवा में हल्का सा रुकता है और फिर एकदम से नॉर्मल हो जाता है। बिना कोई हेजिटेशन दिखाए वो टेबल पर रखे हुए इस मास्क को उठा लेती है जिसे प्राइड यानी अहंकार कहा जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होती है। वो वहाँ मौजूद पॉली डेरलाउ से बहुत ही कैजुअली और कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि 50% चांस कोई कम नहीं होता। इसका सीधा सा मतलब ये था कि ऑड्रे ने जानबूझकर वही मास्क चुना था जो पेहरविन रैम्बिस पहना करता था। और सच बताऊं तो ये कोई कोइंसिडेंस या तुक्का नहीं था, बल्कि ऑड्रे का एक बहुत ही कैलकुलेटेड मूव था। जैसे ही ऑड्रे उस ठंडे अजीब से ग्रे कलर के मास्क को अपने चेहरे पर पहनती है, वहाँ का पूरा सीन और वाइब ही बदल जाती है। मास्क पहनते ही उसे तुरंत फील होता है कि उसके माइंड आइलैंड में एक एक्स्ट्रा वर्चुअल पर्सोना यानी एक नकली पर्सनालिटी अचानक से अपीयर हो गई है। और ये कोई बाहर का जादू या किसी और का माइंड कंट्रोल नहीं था, बल्कि ये ऑड्रे के अंदर की ही नॉलेज और उसका एक एक्सट्रीम वर्जन था जिसे मास्क ने मैग्नीफाई कर दिया था। अब सोचो यार, वो पर्सोना उसके दिमाग में क्या क्या बातें डाल रहा था। उसके दिमाग में आवाज़ें गूंजने लगीं कि इनाम लोगों को कोई एजुकेशन नहीं मिली है, ये बेवकूफ़ हैं, इन्हें सही रास्ते पर चलने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरी गाइडेंस की ज़रूरत है।
ये वर्कर्स कितने इम्पल्सिव और इरेशनल होते हैं, छोटी छोटी बातों पर और छोटे छोटे फायदों के लिए आसानी से भाग जाते हैं। इनका कोई दूर का विजन नहीं है, सिर्फ मैं ही इनके लिए सोच सकती हूँ, इनके लिए सही फैसले ले सकती हूँ और इन्हें इस तबाही से बचा सकती हूँ। ये लोग दया के लायक तो हैं, बट ऑनेस्टली ये इस लायक नहीं है कि इनसे बराबरी में बात की जाए। अब आप खुद इमेजिन करो, अगर कोई आपके दिमाग में लगातार ये सब बोले, तो आप भी एक टाइम पर उसे सच मान लोगे। ये थॉट्स ऑड्रे के दिमाग में इतनी गहराई से गूंज रहे थे कि वो ऑलमोस्ट इस बात पर बिलीव करने ही वाली थी कि यही अल्टीमेट ट्रुथ है। क्योंकि यार, ये थॉट्स हवा में से नहीं आए थे, ये ऑड्रे के ही पास्ट एक्सपीरियंसेज और ऑब्जर्वेशंस का एक डार्क रिफ्लेक्शन थे। फिर जब ऑड्रे अपनी नज़रें घुमाती है, तो उसे उस लॉन्ग टेबल के स्मूथ सरफेस पर अपना खुद का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। उस रिफ्लेक्शन को देखकर सीन थोड़ा सा क्रीपी और अनकंफर्टेबल हो जाता है। उस ठंडे ग्रे मास्क पर जो आंखें बनी थीं, वो नॉर्मल जगह पर नहीं थीं, बल्कि वो एकदम माथे के ऊपर की तरफ शिफ्टेड थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ ऊपर की चीजों को देख रही है और नीचे की दुनिया से या आम लोगों से उसे कोई मतलब ही नहीं है। मुझे तो ये डिस्क्रिप्शन सुनकर ही थोड़ा फनी भी लगा और सीक्रेटली काफी हॉरिफाइंग भी फील हुआ। ऑड्रे ये सब देखकर कुछ सेकंड के लिए एकदम साइलेंट हो जाती है। वो खुद को प्रोसेस करने टाइम देती है। फिर वो एक बहुत ही डीप और सीरियस वॉइस में पूछती है, क्या ही प्राइड है? ऑनेस्टली स्पीकिंग दोस्तों, अगर ऑड्रे ने टैरो क्लब में मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर हैंग्ड मैन और मैम हर्मिट के साथ टाइम स्पेंड ना किया होता, तो सिचुएशन बहुत बुरी हो सकती थी। उन लोगों के साथ हुए डिस्कशंस ने ही ऑड्रे का माइंडसेट चेंज किया था और उसे एक मैच्योर डेमिगॉड बनाया था। अगर वो पुरानी वाली भोली ऑड्रे होती, तो वो पक्का इस प्राइड वाले पर्सोना का शिकार हो जाती और अपना आपा खो बैठती। और अगर वो सच में इसके इन्फ्लुएंस में आ जाती, तो उसके बाद क्या डिजास्टर होता, ये कोई नहीं बता सकता था। डेरलाउ ऑड्रे को इतनी जल्दी नॉर्मल होता देखकर काफी इंप्रेस हो जाता है और अप्रिशिएट करते हुए कहता है कि तुम मेरी उम्मीद से काफी जल्दी रिकवर कर गई। ऐसा लगता है कि तुम दूसरों को मैनिपुलेट करने वाले इस पावरफुल एक्सपीरियंस में खुद को खोई नहीं हो, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ऑड्रे थोड़ा सोचते हुए बहुत ही कैल्म टोन में रिप्लाई करती है कि मिस्टर विन रैम्बिस हमेशा से थोड़े घमंडी लगते थे। डेरलाओ अपने हाथ को चेस्ट क्रॉस करता है और थोड़ी हैरानी से पूछता है कि क्या तुम ये चीज पहले ही नोटिस कर सकती थी? ऑड्रे बहुत ही कूल वे में दो छोटे सेंटेंस में जवाब देती है, बस कभी कभी उनकी कुछ छोटी छोटी डिटेल से पता चल जाता था। अब यहाँ से स्टोरी और इंटरेस्टिंग बन जाती है, क्योंकि डेरलाउर एक गहरी सांस लेता है और स्माइल करते हुए अपना सिर हिलाता है। वो एक्सप्लेन करता है कि इस प्राइड वाले मास्क ने विन रैम्बिस पर जितना बुरा असर डाला था, वो मेरी एक्सपेक्शन से भी कहीं ज्यादा था। और वैसे भी वो अपनी इस एरोगेंट पर्सनालिटी को एक जेंटलमैन वाले नकाब के पीछे छुपाने में बहुत माहिर था। डेरलाउ आगे कहता है कि इसीलिए मुझे कोई हैरानी नहीं है कि वो अब मिसिंग है या मारा गया है, क्योंकि जब इंसान के अंदर इतना ज्यादा अहंकार आ जाता है, तो उसे अपने पैरों के नीचे का रास्ता या आने वाला दिखाई ही नहीं देता। वो अपने से कमजोर बियॉन्डर्स को नीचा समझने लगता है और यही चीज अक्सर इंसान की लाइफ में सबसे बड़ा खतरा लेकर आती है। अब यार, हम रीडर्स और ऑड्रे को तो अच्छे से पता था कि विन रैम्बिस कैसे मरा, क्योंकि टैरो क्लब ने ही तो उसका पूरा गेम बजाया था। पर ऑड्रे अपनी पुरानी यादों को कंट्रोल करती है, अपने चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आने देती और बहुत ही डेलिब्रेशन के साथ एक सवाल पूछती है। वो पूछती है कि क्या ये सातों पर्सनालिटीज हमारी नॉलेज और इमोशंस को एम्पलीफाई करती हैं, ताकि हम अपनी खुद की प्रॉब्लम्स को समझ सकें, और क्या इसके थ्रू हम अपनी कमियों को डायरेक्टली टैकल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्या ये मास्क हमारे अंदर कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी लाते हैं, जो बिना पता चले पहनने वाले की पर्सनालिटी ही बदल देते हैं। डेरलाउ इस बात पर हल्का सा नोट करता है और उसे कन्फर्म करता है। वो डीपली एक्सप्लेन करता है कि माइंड डोमेन में कोई भी ऐसी एक्सटर्नल हेल्प मिलना बहुत मुश्किल है जो एकदम प्योर हो और जिसमें कोई खतरा ना हो। इसलिए इस पाथवे में इंसान के अंदर इतनी इंटरनल स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो इन नेगेटिव इफेक्ट्स को अवॉइड कर सके। और डेरलाउ ऑड्रे की तारीफ करते हुए कहता है कि तुमने इस बात को खुद समझकर अपने लिए बिल्कुल सही रास्ता चुना है। ऑड्रे बस इस माइंड डोमेन के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट सवार ही वाली थी कि अचानक उसने देखा कि टेबल पर से एक मास्क गायब हो गया है। उसने तुरंत सबकॉन्शियसली अपना सिर घुमाया और कैथेड्रल के एंट्रेंस की तरफ देखा, और वहां से एक फिगर अंदर आ रहा था। इस बंदे ने एक बहुत ही क्लासी 3 पीस फॉर्मल सूट पहना हुआ था और उसके हाथ में एक हाफ टॉप हैट थी। और सबसे शॉकिंग बात, उसने वही मास्क पहना था जो अभी अभी टेबल से गायब हुआ था। उस मास्क का मुंह इतना चौड़ा खुला हुआ था कि वो लिटरली उसके कानों तक पहुंच रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उन सब चीजों को एक बार में निगल जाना चाहता है जो उसकी आंखें देख सकती हैं। डेरलाउ वहां मौजूद सबको इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि ये साइकोलॉजी अल्केमिस्ट के काउंसिलर्स में से एक हैं, मिस्टर ग्लूटनी, यानी भुक्खड़पन। इसके बाद तो भाई एक एक करके साइकोलॉजी के बाकी सारे काउंसिलर्स भी वहां धमकते हैं। उनमें शामिल थे मिस्टर लस्ट, मैम ग्रीड, मिस स्लॉथ और मिस्टर एनवी।
अब ऑड्रे ठहरी एक सीनियर और पावरफुल स्पेक्टेटर, तो उसने सबसे पहले इन सब के मास्क के बीच का डिफरेंस बहुत ही बारीकी से नोटिस किया। ये डिटेल्स मुझे पर्सनली बहुत सही लगी, क्योंकि हर मास्क एक अलग सिन को बड़ी खूबसूरती से रिप्रेजेंट कर रहा था। जैसे ग्रीड यानी लालच का मास्क ग्लूटनी जैसा ही था, उसका मुंह भी कानों तक, पर वो बंद था और उसकी आंखें भी पूरी तरह से बंद थीं। शायद इसलिए क्योंकि लालची इंसान हमेशा अपनी चीजें छुपा कर रखता है और दूसरों की जरूरतों के लिए अंधा हो जाता है। लस्ट यानी हवस का मास्क प्राइड जैसा था, लेकिन उसकी आंखें नॉर्मल लोगों जैसी बिल्कुल नहीं थीं। वो आंखें नाक के बिल्कुल बीच में गहरी धंसी हुई थीं, जैसे वो लोगों को नीचे से एक बहुत ही क्रीपी तरीके से घूर रही हों। एनवी यानी जलन का मास्क देखो तो उसकी आंखें, कान, नाक और मुंह सब थोड़े तिरछे और एसिमेट्रिकल थे, जो एक बहुत लूमी और जेलस वाइब दे रहे थे। और स्लॉथ यानी आलस का मास्क तो एकदम अपनी वाइब से मैच कर रहा था। उसकी आंखें टाइटली बंद थीं और मुंह नीचे की तरफ लटका हुआ था। उसे देखकर एकदम ऐसा फील आ रहा था कि पहनने वाला गहरी नींद में सो रहा है और उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं है। सारे काउंसलर्स को वहां मौजूद देखकर डेरलाउ स्माइल करता है और कहता है कि चलो एक और दोस्त का वेट कर लेते हैं, वो हमारा 7th काउंसलर होगा। और फिर खुद पर ही हंसते हुए कहता है कि अरे मैं तो खुद को गिनना ही भूल गया, वो एट होगा। और भाई, जैसे ही वो ये बोलता है, कैथरल के मेन डोर से एक और मिस्टीरियस फिगर अंदर आता है। इस नए मेंबर ने शर्ट वेस्ट, एक ब्लैक ट्रेंच कोट और एक हाफ टॉप हैट पहनी हुई थी। एक नज़र में तो वो एकदम फैशनेबल और वेल ड्रेस्ड जेंटलमैन लग रहा था, लेकिन जब ऑड्रे ने उसे ध्यान से ऑब्जर्व किया तो मेरा भी दिमाग लिटरली घूम गया और मुझे बहुत जोर से हंसी आई। उन इंसानी कपड़ों के अंदर कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा जाइंट साइज का खरगोश था। जी हाँ दोस्तों, एक विशाल खरगोश जिसकी आंखें एकदम ब्राइट रेड थी और उसके फर एकदम स्नो वाइट थे। वो खरगोश एक एक कदम बढ़ाता हुआ पूरे स्वै के साथ अंदर आया और लॉन्ग टेबल के पास आकर रुक गया। और ये एक फनी कोइंसिडेंस था कि वो बिल्कुल ऑड्रे के बगल वाली सीट पर आकर खड़ा हो गया। डेरलाउ स्माइल करता है और टेबल पर रखे हुए रेत यानी गुस्से के आखिरी मास की तरफ पॉइंट करके कहता है कि अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे पास अब सिर्फ एक ही चॉइस बची है। अब वो जाइंट खरगोश एक मेल ह्यूमन वॉइस में बोलता है, जो सिचुएशन को और भी ज्यादा वियर्ड और कॉमिकल बना देता है। वो बहुत ही शांति से कहता है कि मैं हमेशा से बहुत जेंटल रहा हूँ, तो ये मेरे लिए गुस्से को फील करने का एक बहुत ही अच्छा मौका है। ये बोलते ही वो अपने पंजे से उस पर्सोना मास्क को उठाता है और अपने प्यारे से चेहरे पर लगा लेता है। उस मास्क को पहनते ही वाइब बदल जाती है। मास्क की आंखें एकदम बड़ी बड़ी थीं और मुंह पूरा खुला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो खरगोश अभी किसी भी पल एक भयानक दहाड़ मार देगा और सबको फाड़ के रख देगा। जब मिस्टर रैथ ऑड्रे के बगल में फाइनली बैठ गए तो डेरलाउ ने ताली बजाकर सबका ध्यान खींचा और फॉर्मल इंट्रोडक्शन शुरू किया। उसने कहा कि मैं ऑफिशियली उन दो नए काउंसिलर्स को इंट्रोड्यूस करता हूं जो आज हमारी काउंसिल को ज्वाइन कर रहे हैं। ये हैं मिस प्राइड और ये है मिस्टर रैथ। ये दोनों ही अब डेमी गॉड्स के लेवल पर हैं और माइंड डोमेन में इनकी नॉलेज और अटेनमेंट्स बहुत ही ज़्यादा डीप हैं। इसके अलावा मिस प्राइड आज से लोएन किंगडम के ग्रेटर बैकलुंड एरिया की इंचार्ज होंगी। ये बोलते ही डेरलाउ ऑड्रे की तरफ डीपली देखता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल बात रिवील करता है। वो कहता है कि तुम्हें शायद पता न हो, लेकिन हमारी साइकोलॉजी अल्केमिस्ट की जड़ें आम साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट और इस फील्ड में इंटरेस्ट रखने वाले मासेस में फैली हुई हैं। हमारी मेन स्ट्रेंथ और हमारा इन्फ्लुएंस बड़े बड़े शहरों में ही कॉन्सेंट्रेटेड है, छोटे शहरों या गांवों में हमारा ज़्यादा काम नहीं है। इसलिए हमारी इस काउंसिल का हर काउंसिलर एक मेजर सिटी और उसके आसपास के एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता है। अब यहाँ से जो टेरिटरी का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है वो नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के मैप को समझने के लिए एकदम परफेक्ट है। ध्यान से सुनना दोस्तों। डेरलाउ आगे बताता है कि मिस्टर रैथ लेनबर्ग के कैपिटल अशरा के इंचार्ज हैं। मिस्टर लस्ट इंटिस के कैपिटल ट्रायर को संभालेंगे। मैम ग्रीड फेसाक के कैपिटल सेंट मिलम की इंचार्ज हैं। मिस स्लॉथ फेनापोटर केटल फेनापोटर सिटी को देखेंगी। मिस्टर एनविंटिस रिपब्लिक की तिलिसी सिटी को हैंडल करेंगे और मिस्टर ग्लूटनी लोएन किंगडम की कॉन्स्टेंट सिटी के इंचार्ज हैं। इस पूरे इंट्रोडक्शन के बाद डेरलाउ एक और पॉइंट क्लियर करता है जो सुनने में थोड़ा सस्पिशियस लगता है। वो कहता है कि हमारी साइकोलॉजी अल्केमिस्ट का मेन मिशन सिर्फ एक्सप्लोरेशन, डिस्कवरी और रिसर्च करना है। हम इस बात की परवाह नहीं करते कि हमारा इन्फ्लुएंस कितने बड़े एरिया में फैल रहा है, हमारे मेंबर्स आरसी हैं, हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं। इसीलिए फॉक्सी, बेरसर्कसी, सोनियासी और सदर्न कॉन्टिनेंट में हमारा कोई भी काउंसिलर परमानेंटली पोस्टेड नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि हमारे मेंबर्स अक्सर एंशियंट हिस्ट्री और माइंड डोमेन के सीक्रेट्स की तलाश में सदर्न कॉन्टिनेंट के रूइंस को एक्सप्लोर करने समुद्र में जाते रहते हैं। फिर वो थोड़ा मजाक के टोन में हंसते हुए कहता है कि हे मैं तो भूल ही गया था कि मैं खुद 5 सीज पर किंग ऑफ द ब्लैक थ्रोन हूँ। अब यहाँ हमारी ऑड्रे का शार्प और कैलकुलेटिव माइंडफुल स्पीड में काम करना शुरू करता है। सेंट मिलम, कांस्टेंट तिलिसी, साइकोलॉजी अल्केमिस्ट के आधे से ज्यादा काउंसिलर्स तो मिडसीशायर रीजन में ही बैठे हैं। ऑड्रे ने ये हिडन प्रॉब्लम तुरंत सेंस कर ली और ये उसकी स्पेक्टेटर एबिलिटीज का ही कमाल था।
देखो यार, ऑड्रे एक बहुत ही हाई क्लास नोबल फैमिली से आती है और उसे बचपन से ही बेस्ट एजुकेशन मिली है। नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के हर एक शहर की जियोग्राफिकल लोकेशन और पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस उसे मुंह जबानी रटी हुई है। उसे अच्छे से पता कि फेसाक का सेंट मिलम, लोएन का कांस्टेंट और इंटिस का तिलिसी, ये सब मिडसी शायर के बहुत बड़े कोस्टर शहर हैं। भले ही ये बैकलून ट्रायर या फेनापोटर सिटी जितने मैसिव ना हो, फिर भी इनका इंडिविजुअल साइज और पावर काफ़ी ज़्यादा है। और इनके आस बहुत सारे मीडियम साइज के शहर भी हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से मिडसी शायर का ये कोस्ट नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा और वाइब्रेंट इकोनॉमिक जोन बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे एरिया की पॉपुलेशन कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा है, मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करके ऑड्रे को अब समझ आ रहा था कि साइकोलॉजी अल्केमिस्ट का मेन फोकस मिडसी शायर पर क्यों है। उसे डेरलाउ की ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी कि साइकोलॉजी अल्केमिस्ट अपना स्कोप बढ़ाना नहीं चाहते या उन्हें पावर में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो अपना सारा फोर्स सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले एरिया में क्यों लगाते। ये लोग पक्का अंदर ही अंदर मासेस के सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने का कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। जब सारे काउंसिलर्स एक दूसरे से जान पहचान कर लेते हैं और मीटिंग सेटल हो जाती हैं, तो डेरला फिर से ऑड्रे की तरफ मुड़ता है। वो बहुत ही सीरियस टोन में कहता है कि मिस प्राइड, इस रीसेंट वॉर की वजह से बैकलुंड के साइकोलॉजी अल्केमिस्ट को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा है। कैओस की वजह से हमारे बहुत से मेंबर्स के साथ हमारा कॉन्टेक्ट पूरी तरह से टूट गया है और ऑर्गेनाइजेशन बिखर गई है। मैं तुम्हें फ्यूचर में उन सभी मेंबर्स की एक स्पेसिफिक लिस्ट प्रोवाइड करूंगा। तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि तुम उन मेंबर्स का अता पता लगाओ, उन्हें ट्रैक करो और बैकलून ब्रांच को फिर से ऑर्गेनाइज करो। और इस प्रोसेस में मेरा तुम्हें एक बहुत ही स्ट्रोंग सजेशन है, कभी भी अपना असली चेहरा और रियल नाम इन टास्क के लिए यूज मत करना। ये सारे काम कंप्लीट करने के लिए अपने लिए एक नई और सिर्फ वर्चुअल आइडेंटिटी बना लेना। विन रैम्बिस इसी चीज में मात खा गया और मारा गया। मुझे लगता है वो अपनी पावर को लेकर कुछ ज्यादा ही प्राउड था। ऑड्रे उसकी बात से एग्री करते हुए बहुत ही ग्रेसफुली अपना सिर हिलाती है, जबकि अंदर ही अंदर वो जानती थी कि विन को असल में किसने मारा था। अब डेरलाउ अपना अटेंशन ऑड्रे से हटाकर पूरी काउंसिल की तरफ करता है और आज के मेन मुद्दे पर आता है। वो कहता है कि आज का दूसरा डिस्कशन है लोएन किंगडम की इस चेस्टर काउंटी में मौजूद उस माइंड ड्रैगन की लोकेशन के बारे में। हार्टलार्क गांव में उस ड्रैगन की पूजा करने के जो कस्टम्स हैं, वो पिछले 2 सालों में बिल्कुल भी कम नहीं हुए हैं, बल्कि और भी एक्टिव हैं। मुझे पक्का डाउट है कि वो माइंड ड्रैगन अभी भी किसी न किसी तरह से वहाँ के लोगों के माइंड पर अपना इन्फ्लुएंस डाल रहा है। शायद हम इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर उस ड्रैगन की असली लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। तो बताओ, इस खतरनाक मैटर को हैंडल करने की जिम्मेदारी आप में से कौन लेगा? ये सवाल पूछने के तुरंत बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि जो नए काउंसिलर्स आए हैं, मिस प्राइड और मिस्टर रेड, उन्हें इस मैटर की पूरी बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है। तो उसने साइकोलॉजी अल्केमिस्ट के पिछले एक्सप्लोरेशंस और उसकी आर्कियोलॉजिकल टीम को आई सारी प्रॉब्लम्स के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया। अब फन फैक्ट यह है दोस्तों की ऑड्रे पहले ही इस मैटर के कुछ अर्ली स्टेजेस में खुद इन्वॉल्व रह चुकी थी और उसने ही तो वो क्लूज ढूंढे थे। और अब तो उसके पास मैटर में ऑफिशियली इंटरफेयर करने का एक एकदम सॉलिड रीजन भी आ गया था। ये सब सुनते ही ऑड्रे के दिल की धड़कनें तेज हो गईं और वो अंदर से काफ़ी एक्साइटेड हो गई। ऐसा नहीं था कि वो सच में उस पावरफुल माइंड ड्रैगन का शिकार करना चाहती थी या उसे मारना चाहती थी, बल्कि वो तो बस उस एंशियंट ड्रैगन के साथ कम्युनिकेट करके माइंड डोमेन के और भी ज़्यादा सीक्रेट्स और हाई लेवल नॉलेज हासिल करना चाहती थी। लेकिन ऑड्रे अब बहुत ही स्मार्ट प्ले कर रही थी। वो अब कोई बच्ची नहीं थी जो एक्साइटमेंट में गलती कर दे। वो अपना हाथ उठाने में कोई भी जल्दबाजी नहीं करती और एकदम शांत बैठी रहती है। आखिरकार वो इस हाई लेवल काउंसिल में पहली बार पार्टिसिपेट कर रही थी और सब उसे ऑब्जर्व कर रहे थे। और वो खुद को ओवर ईगर दिखाने से बेहतर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट करना सही समझ रही थी, ताकि उसकी वैल्यू बनी रहे। तभी मिस्टर लस्ट आसपास देखकर बहुत ही प्रैक्टिकल वे में बोलते हैं कि ये लोएन का मैटर है, इसमें हमारा इंटरफेयर करना सही नहीं होगा जब तक कि मिस प्राइड और मिस्टर ग्लूटनी के पास इसके लिए टाइम ना हो, क्योंकि ये उनकी टेरिटरी का हिस्सा है। ऑड्रेन फिर भी कुछ सेकंड्स तक और वेट किया ताकि ऐसा लगे कि वो इस पर काफी विचार कर रही है। जब उसने देखा कि मिस्टर ग्लूटनी कुछ नहीं बोल रहे हैं और मामला शांत है, तब उसने फाइनली डेरलाउ की तरफ देखा और बहुत ही प्रोफेशनली और एक डेमीगॉड वाले एटीट्यूड के साथ कहा, मैं इसे इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करूंगी, बट मुझे इसके लिए और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए। और भाई, ऑड्रे के इसी बॉस मूव के साथ इस चैप्टर का ये जबरदस्त और टेंशन से भरा सीन यहीं पर एंड हो जाता है। तो भाई, कंटिन्यूएशन में हम देखते हैं कि हमारी ऑड्रे यानी मिस जस्टिस माइंड सिटी के अंदर साइकोलॉजी एल्केमिस्ट की एक बहुत ही सीक्रेट और इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड कर रही थी। अब यार, ये कोई नॉर्मल ऑफिस मीटिंग तो है नहीं, ये लिटरली एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी है जिसके कनेक्शंस बहुत डार्क और मिस्टीरियस हैं। मीटिंग में जब ऑड्रे कहती है कि वो इन्वेस्टिगेशन वाले मिशन के लिए रेडी है, तो डेरलाउ, जो कि इस सोसाइटी का प्रेसिडेंट है,
वो उसकी तरफ देखता है। डेरलाओ अपना सिर हिलाता है और बहुत ही सीरियस टोन में कहता है कि मैं तुम्हें सारी डिटेल्स बाद में दे दूंगा, लेकिन मेरी एक वार्निंग हमेशा याद रखना। वो कहता है कि ये जो मिशन तुम लेने जा रही हो, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो तुम किसी भी कीमत पर केयरलेस नहीं हो सकती। इतना कहने के बाद डेरलाओ एक पल के लिए रुकता है, जैसे वो कोई बहुत भारी बात बोलने वाला हो, और फिर वो कहता है कि अगर इस मिशन के दौरान तुम्हारे साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए या तुम किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ जहां से तुम खुद को बाहर निकाल सको, तो तुम एक नाम बोलने का ट्राई कर सकती हो। बस वो एक नाम तुम्हें साल्वेशन दिलाएगा। तुम्हें सोचो, ऐसा कौन सा मैजिकल नाम हो सकता है जो सीधे मौत के मुंह से बाहर निकाल ले। ऑड्रे के दिमाग में तुरंत एक गेस आ गया था। उसे पता था कि बात किस तरफ जा रही है, लेकिन फिर भी उसने एकदम मासूमियत से पूछा कि कौन सा नाम। ये सुनते ही डेरलाओ का चेहरा एकदम स्ट्रिक्ट और सीरियस हो गया, जैसे वो किसी भगवान का जिक्र करने वाला हो। वो कहता है कि ये नाम थर्ड इपोक के क्रिएटर की होली बाइबल से आता है। ये माइंड डोमेन की सबसे बड़ी, सबसे हाईएस्ट मिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, और इसका हमारी साइकोलॉजी एल्केमिस्ट सोसाइटी के साथ एक बहुत गहरा कनेक्शन है। और फिर वो धीरे से कहता है, वो नाम है एडम। यार, ये नाम सुनते ही इस नोवेल के किसी भी फैन को गूजबम्प्स आ जाएं, क्योंकि हमें पता है कि एडम कितनी खूंखार और पावरफुल एंटिटी है। लेकिन ऑड्रे ने बाहर से ऐसा शो किया जैसे उसे कुछ पता ही न हो। वो बिल्कुल कंफ्यूज्ड और पजल्ड दिखने का नाटक करने लगी। डेरलाओ ने इस नाम के बारे में और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, उसने बस टॉपिक चेंज कर दिया। वो ऑड्रे से कहता है कि देखो, एक काउंसलर होने के नाते तुम्हें एक ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट मिलना चाहिए। अब जो लोग भूल गए हैं उन्हें याद दिला दूं कि ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन इनके नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स भी उतने ही खतरनाक होते हैं। डेरलाओ आगे कहता है कि चूंकि तुम और रैथ अभी कमिटी में शामिल हुए हो, तो पहले तुम्हारा एक ऑब्जर्वेशन पीरियड चलेगा। और वैसे भी बैकलोन्ड रीजन के जो पुराने कमिटी मेंबर थे, विन रैम्बिस, उनसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सील्ड आर्टिफैक्ट खो गया था। तो इस वजह से हम लोग सोच रहे हैं कि सील्ड आर्टिफैक्ट्स को यूज करने का जो पुराना तरीका है उसे बदल दिया जाए। हम एक नया सिस्टम लाने वाले हैं जहां तुम्हें आर्टिफैक्ट यूज करने के लिए पहले एक प्रॉपर एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। मतलब सीधे शब्दों में कहूं तो अब से सारे के सारे सील्ड आर्टिफैक्ट्स इसी माइंड सिटी के अंदर सेफ रखे जाएंगे। तुम लोग नॉर्मली इन्हें अपने साथ रियल वर्ल्ड में कैरी नहीं कर पाओगे। अगर कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट होता है या कोई इमरजेंसी आती है, तभी तुम एप्लीकेशन देकर इन्हें टेम्परेली यूज कर सकते हो। अब यार, ये रूल सुनते ही सेंट मिलोम की जो इंचार्ज लेडी थी, जो फेसाक कैपिटल से आई थी, उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया। उसने बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट उठाया और कहा कि इस नए सिस्टम में एक बहुत बड़ी गलती है। वो कहती है कि अगर हम ये रूल फॉलो करेंगे तो हम किसी भी सडन एक्सीडेंट या अचानक हुए हमले का सामना कैसे करेंगे। मान लो हमारे सामने अचानक से कोई दुश्मन आ गया या कोई खतरनाक मॉन्स्टर स्पॉन हो गया, तो उस टाइम पर हमारे पास इतना टाइम थोड़ी होगा कि हम पहले माइंड सिटी में आए, एप्लीकेशन फॉर्म भरें और फिर अपना सील्ड आर्टिफैक्ट लेकर लड़ने जाएं। तब तक तो दुश्मन हमारा गेम ही बजा देगा। इसलिए वो लेडी कहती है कि मुझे लगता है हमारा करंट सिस्टम ही सबसे बेस्ट है। हर मेंबर के पास अपना खुद ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट होना ही चाहिए, ताकि वो इमरजेंसी में खुद को डिफेंड कर सके। अगर हमें किसी एक्स्ट्रा आइटम की जरूरत पड़ेगी तब हम एप्लीकेशन दे सकते हैं। मुझे भी पर्सनली इस लेडी की बात एकदम लॉजिकल लगी, क्योंकि बैटलफील्ड पर तो एक सेकंड कीमती होता है। लेकिन डेरला उसकी बात सुनकर बस हंसने लगा। वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि तुम्हारी बात पास्ट के लिए बिल्कुल सही थी। पहले सच में ये एक प्रॉब्लम थी, लेकिन अब तुम्हें इन सब चीज़ों की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेरलाओ एक्सप्लेन करता है कि अगर तुम्हारे पास दुश्मन को रोकने का थोड़ा सा भी, मतलब जरा सा भी टाइम है, तो तुम डायरेक्टली इस माइंड सिटी के अंदर एंटर कर सकते हो, दुश्मन के अटैक से बच सकते हो और अपना आइटम ले सकते हो। और अगर तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, सिचुएशन एकदम आउट ऑफ कंट्रोल था, तो जैसा मैंने पहले कहा था, बस एक बार एडम का नाम ले लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब भाई, डेरलाओ की ये बात सुनकर ऑड्रे के दिल की धड़कन लिटरली तेज हो गई थी। वो अंदर ही अंदर सोच रही थी कि भाई, तुमने अभी 2 बार एडम का नाम ले लिया है, और लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के यूनिवर्स का रूल तो आपको पता ही है। हाई लेवल एंटिटीज को अगर कोई पुकारे तो वो सुन लेते हैं। ऑड्रे को तो लग रहा था कि वो गॉड लेवल एंटिटी शायद पहले से ही हमें देख रही है। नहीं, शायद वो बिल्कुल शुरुआत से इस पूरी मीटिंग पर नजर रखे। तभी मिस्टर एनवी, जो मीटिंग का एक और मेंबर था, वो अपना सिर हिलाते हुए पूछता है कि अगर हमें इमरजेंसी में इस सिटी के अंदर आना हो, वो भी आपके इन्विटेशन के बिना, तो वो हम कैसे करेंगे। डेला अपने चेहरे की तरफ इशारा करता है और एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट रिवील करता है। वो कहता है कि इस मीटिंग के खत्म होने के बाद तुम सब अपना अपना पर्सोना मास्क इस सिटी के बाहर, यानी रियल वर्ल्ड में ले जा सकते हो। तुम दुनिया में कहीं भी हो, बस एक ही कंडीशन है कि तुम्हारे आसपास कम से कम 2 और इंसान होने चाहिए। अगर तुम्हारे आसपास 2 इंसान मौजूद हैं, तो तुम अपना कॉरेस्पॉन्डिंग पर्सोना मास्क पहन सकते हो और डायरेक्टली इस माइंड सिटी में एंटर कर सकते हो।
और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सातों मास्क इल्यूजनरी हैं, मतलब इनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। ये सीधे तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड यानी तुम्हारे अवचेतन मन से जुड़े हुए हैं। तो तुम्हें इन्हें किसी तिजोरी में या सेफ में छुपाने की कोई टेंशन नहीं लेनी है। बस अपने दिमाग में एक थॉट लाओ और तुम इन मास को कलेक्टिव सबकॉन्श के समंदर से बाहर निकाल सकते हो। ये सुनकर तो मुझे ऐसा लगा जैसे इन्होंने कोई चीट कोड एक्टिवेट कर लिया हो, लिटरली माइंड को ही पोर्टल बना दिया। उसी वक्त ग्लटनी का मास्क पहने हुए एक आदमी, जो ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी ही भूख लालच में खोया हुआ है, वो थोड़ा सोचता है और एक बहुत ही जेन्युइन सवाल पूछता है। वो कहता है कि अगर हम इस पर्सोना मास्क को रियल वर्ल्ड में अपने साथ ले जाएंगे तो क्या इससे हमारी मेंटल स्टेट और हमारी असली पर्सनालिटी पर कोई असर पड़ेगा? डेरलाओ बिना कुछ छुपाए फ्रैंकली मान लेता है कि हाँ, थोड़े बहुत इफेक्ट्स तो जरूर होंगे जिन पर तुम्हें ध्यान देना होगा, लेकिन वो ये भी कहता है कि मुझे तुम सब पर पूरा भरोसा है। तुम लोग माइंड डोमेन के एक्सपर्ट्स हो, तो मुझे पता है कि तुम इस तरह की छोटी मोटी मेंटल प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व कर लोगे। ऑड्रे ये सब सुन तो रही थी, लेकिन वो अंदर से बहुत डरी हुई थी। उसे टेंशन थी कि कहीं इन सातों पर्सोना मास का सीधा कनेक्शन खुद एडम से तो नहीं है। लेकिन वो माइंड सिटी के अंदर ऐसा कुछ भी सोचने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि यहाँ तो थॉट्स भी इंटरसेप्ट हो सकते हैं। अगर उसने कुछ गलत सोच लिया तो उसका कवर उसी वक्त उड़ जाएगा। उसने बहुत मुश्किल से अपने दिमाग को शांत किया, अपने थॉट्स पर कंट्रोल किया और डेरलाउ की पुरानी बात का जवाब दिया। उसने कहा कि ठीक है, मुझे ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट के ये दोनों नए रूल्स मंजूर हैं। मैं अपना प्रोबेशनरी पीरियड खत्म होने का शांति से वेट करूंगी। उसकी इस बात पर मिस स्लॉथ, जो ऐसी लग रही थी जैसे वो अभी अभी नींद से उठी हो, वो मुस्कुरा कर कहती है कि मिस, आप बिल्कुल भी प्राउड नहीं हैं। खैर, इसके बाद ईस्ट चेस्टर काउंटी वाले माइंड ड्रैगन के बारे में थोड़ी और डिस्कशन होती है और फिर बाकी के पांचों काउंसलर्स अपने अपने एरिया की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने लगते हैं। अब यार, यहाँ से जो कन्वर्सेशन शुरू होती है ना, वो हम व्यूअर्स के लिए लिटरली बहुत फनी और एक्साइटिंग है। क्योंकि मिस्टर ग्लटनी, जो 10 अंगूठियां पहनकर बैठा था और ऐसा लग रहा था कि वो एक पूरी गाय को कच्चा खा जाएगा, वो अपनी रिपोर्ट देते हुए कहता है कि कॉन्स्टेंट रीजन आजकल बिल्कुल भी शांत नहीं है। वहाँ एक के बाद एक लगातार बहुत सारे अजीब और इम्पॉसिबल मिरेकल्स हो रहे हैं। वो बताता है कि सबसे पहला मिरेकल तो ये हुआ कि पूरी कॉन्स्टेंट सिटी रातों रात रिबिल्ड हो गई, जैसे कोई जादू हो गया हो। दूसरा, बेल्टेन सिटी के जितने भी सिटीजन्स थे, उन सबकी एक पर्टिकुलर टाइम की मेमोरी एक साथ गायब हो गई। और तीसरा, मिडसीशायर के ईस्टर्न शोर पर एक बहुत ही पावरफुल आर्चमेज घूम रहा है। ये आर्चमेज मजे के लिए लोगों की विशेष पूरी करता है और इसका नाम है मर्लिन हर्मिस। और इसी से जुड़ी एक और अजीब चीज मिली है जिसे ये लोग फुल्ली ऑटोमेटिक विशिंग मशीन कह रहे हैं। अब यार, ये सब सुनकर तो मेरी हंसी ही छूट गई, क्योंकि हमें तो बहुत अच्छे से पता है कि ये सारा ड्रामा कौन कर रहा है। ये सब हमारे क्लाइंट भैया की हरकतें हैं, जो अपने मिरेकल इन्वोकर पोर्शन को डाइजेस्ट करने के लिए ये सारे मिरेकल्स परफॉर्म कर रहे हैं। और ये साइकोलॉजी एल्केमिस्ट वाले लिटरली क्लाइंट के ही कारनामों को अपनी टॉप सीक्रेट मीटिंग में डिस्कस कर रहे हैं। ग्लटनी आगे अपनी रिपोर्ट कंटिन्यू करता है और कहता है कि इसके अलावा भी मैंने एक बहुत अजीब चीज नोटिस की है। वो बताता है कि जब कॉन्स्टेंट सिटी चमत्कारी तरीके से रिबिल्ड हुई थी, तो उसके कुछ दिनों बाद वहां के बहुत सारे चूहों, कॉकरोच और कौवों की आत्माएं गायब हो गई हैं। वो सब बिना आत्मा के घूम रहे हैं। ये सुनकर मिस्टर लस्ट, जो नीचे से ग्लटनी की तरफ देख रहा था, वो थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है कि भाई, तुम्हें चूहों और कॉकरोच की प्रॉब्लम के बारे में कैसे पता चला? तुम उन पर नजर क्यों रख रहे थे? ग्लटनी अपना थूक गटकते हुए जवाब देता है कि मैं आजकल नॉर्मल क्रिएचर्स की माइंड प्रॉब्लम्स पर रिसर्च कर रहा हूँ, और ये चूहे, कॉकरोच और कौवे मेरे एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स हैं। मतलब सीरियसली यार, ये लोग चूहों की भी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करने में लगे हुए हैं। हालांकि हमें पता है कि वो बिना आत्मा वाले चूहे असल में क्लाइंट के मैरियनेट्स हैं, जिन्हें वो जासूसी करने के लिए यूज कर रहा था। इसके बाद सारे काउंसलर्स इस रिसर्च की डायरेक्शन पर डिस्कशन करने लगते हैं और फिर मीटिंग अपने थर्ड स्टेज में पहुंच जाती है। उनका ये जो एकेडमिक एक्सचेंज था, उसने ऑड्रे की नॉलेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। वो बहुत सीरियसली सबकी बातें सुन रही थी और बीच बीच में अपने कुछ थॉट्स और इंसाइट्स भी शेयर कर रही थी। थोड़ी देर तक ये सब चलने के बाद डेरलाउ जोर से ताली बजाता है और कहता है कि ठीक है, आज की ये कॉन्फ्रेंस यहीं खत्म होती है। ये सुनते ही ऑड्रे ने अपनी नॉर्मल आदत के हिसाब से सबकॉन्शियसली खड़े होकर सबको गुड बाय बोलने का सोचा, लेकिन वो तुरंत रुक गई, क्योंकि उसे याद आ गया कि वो एक प्राइड वाला कैरेक्टर प्ले कर रही है, तो उसे एटीट्यूड दिखाना था। इसलिए वो वहीं बैठी रही और सबसे सेकंड लास्ट नंबर पर खड़ी हुई। पर वहां से निकलने से पहले ऑड्रे ने अपनी क्यूरियोसिटी को रोक नहीं पाई और उसने पूछ ही लिया। उसने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, क्या इस माइंड सिटी का कोई नाम भी है? डेरलाउ हंसते हुए जवाब देता है, यस, इसका नाम है द गार्डन ऑफ ईडन। गार्डन ऑफ ईडन। ये सुनते ऑड्रे के दिमाग में बहुत सारी चीजें घूमने लगीं। उसने देखा कि बाकी के सारे काउंसलर्स दरवाजे की तरफ जा रहे हैं, तो उसने बहुत ही थॉटफुल तरीके से एक और सवाल पूछा,
उसने कहा कि इस सिटी में बहुत सारे कैथेड्रल्स बने हुए हैं, तो पक्का ये ना किसी फेथ को, किसी रिलीजन को रिप्रेजेंट करते होंगे। तो मैं बस ये सोच रही थी कि यहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं वो आखिर किस गॉड की पूजा करते हैं। डेरलाओ एकदम सीरियस जाता है, वो अपना सिर हिलाता है और बहुत ही भारी आवाज में कहता है, वो पूजा करते हैं द ओमनिपोटेंट एंड ओमनिसिएंट क्रिएटर की, यानी उस क्रिएटर की जो सर्वशक्तिमान है और जो सब कुछ जानता है। अब यार, ये नाम सुनकर तो किसी को भी समझ आ जाएगा कि यहाँ क्या चल रहा है। सीन तुरंत शिफ्ट होता और हम पहुंचते हैं ग्रे फॉग के ऊपर, हमारे मिस्टीरियस एंशियंट पैलेस में, जहां क्लाइन बैठा हुआ है और वो मिस जस्टिस को रिप्रेजेंट करने वाले क्रिम्सन स्टार की तरफ बहुत ध्यान से देख रहा है। क्लाइन खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है कि गार्डन ऑफ ईडन, द ओमनिपोटेंट एंड ओमनिसिएंट क्रिएटर, अगर ये पूरी की पूरी सिटी एडम ने नहीं बनाई है ना, तो मैं आज अपना नाम उल्टा लिखना शुरू कर दूंगा। मतलब क्लाइन 100% श्योर हो चुका है कि ये माइंड सिटी और साइकोलॉजी एल्केमिस्ट सब कुछ एडम का ही सेटअप है, और इसके साथ ही खतरे के टाइम पर मदद के लिए एडम का नाम बोलने वाला रूल। ये बात बिना किसी शक के प्रूव करती है कि एडम का इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर डायरेक्ट कंट्रोल है। क्लाइन ने एक और बहुत बड़ी चीज नोटिस की थी। जब से ऑड्रे इस गार्डन ऑफ ईडन के अंदर गई थी, तब से सेफराह कैसल का जो ट्रूजन था वो सप्रेस हो गया था, वो दब गया था। क्लाइन वहां के सराउंडिंग्स को सिर्फ और सिर्फ ऑड्रे के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख पा रहा था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे जब क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट उस प्रिमिटिव आइलैंड पर गई थी, तब क्लाइन का विजन फिक्स हो गया था। और ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है, क्योंकि सेफराह कैसल को ब्लॉक करना या सप्रेस करना किसी नॉर्मल एंटिटी के बस की बात नहीं है। ये साफ दिखाता है कि ये माइंड सिटी, ये गार्डन ऑफ ईडन किस खतरनाक लेवल का पावर स्टेट्स होल्ड करता है। क्लाइन अपनी लंबी और पुरानी टेबल के किनारे पर उंगली टैप करता है और अपने मैजिक से एक पेन और पेपर क्रिएट करता है। वो अपने सारे थॉट्स को पेपर पर लिखना शुरू कर देता है। अब आप सोचोगे कि क्लाइन तो इतना स्मार्ट है, वो ये सब अपने दिमाग में ही एनालाइज क्यों नहीं कर लेता? तो भाई बात यह है कि जब तुम्हारा सामना एडम जैसी गॉड लेवल एंटिटी से हो, तो तुम सिर्फ अपनी मेमोरी पर भरोसा नहीं कर सकते। तुम्हें एक एक छोटी टेल को बार बार पढ़ना और एनालाइज करना पड़ता है। पेपर पर लिखने से उसे ये फायदा होता है कि वो उन वर्ड्स को आगे पीछे करके पढ़ सकता है, जिससे कोई भी छुपी हुई डिटेल मिस न हो। क्लाइन लिखना शुरू करता है। बेसिक प्रेमाइस नंबर 1, एडम ने उस पिछली फुल स्केल वॉर का, उस भयानक युद्ध का फायदा उठाया और वो सीक्वेंस 0 में एडवांस कर चुका है। मतलब वो सिर्फ एक किंग ऑफ एंजल्स नहीं है, बल्कि वो एक ट्रू गॉड बन चुका है, जिसे विजनरी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 2, मिस जस्टिस यानी ऑड्रे अभी अभी ह्विन रैम्बिस की मौत के बाद सीक्वेंस 4 मैनिपुलेटर बनी है। वो अपने माइंड गेम से दूसरों को भले ही बेवकूफ बना ले, लेकिन वो एक विजनरी गॉड यानी एडम को कभी कन्विंस नहीं कर सकती। पॉइंट नंबर 3, तो फिर एडम चाहता क्या है? एक सीक्वेंस 4 की सेंट को इस तरह से सेटअप करना एडम के स्टेट्स को बिल्कुल भी मैच नहीं करता। वो एक विजनरी है यार, वो इतनी छोटी चीजों में टाइम वेस्ट क्यों करेगा? अनलेस उसके दिमाग में कोई बहुत बड़ा और मास्टर प्लान चल रहा हो। तो क्या एडम का असली टारगेट वो ईस्ट चेस्टर काउंटी वाला माइंड ड्रैगन है, या फिर क्या उसका असली टारगेट मैं हूँ, वो इंसान जो मिस जस्टिस के पीछे खड़ा है? ये ख्याल आते ही माहौल एकदम इंटेंस हो जाता है। अगर एडम को क्लाइन के बारे में पता चल गया, तो ये गेम बहुत डेडली होने वाला है। क्लाइन खुद को रिमाइंड कराता है कि इस मैटर पर बहुत ज़्यादा केयरफुल और विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। फिर क्लाइंस कैथेड्रल के बारे में सोचता है, जहां साइकोलॉजी एल्केमिस्ट्स की वो मीटिंग चल रही थी। वो लिखता है कि ये कैथेड्रल एडम के उस पुराने कॉप्स कैथेड्रल से थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। इसके बाहर के जो स्टोन पिलर्स हैं, उन पर बहुत सारी खोपड़ियां यानी स्कल्स लगे हुए हैं, लेकिन कैथेड्रल के अंदर ऐसा कोई लेआउट नहीं है, और इसका कलर एकदम डार्क ब्लैक और बहुत ही ज़्यादा ग्लूमी और डरावना है। तो आखिर इस डिजाइन का क्या मतलब है? और सबसे बड़ा सवाल, वो ग्रे कलर का ड्रैगन जो उसे एक बहुत बड़े क्रॉस से लिपटा हुआ था, वो क्या सिंबलाइज कर रहा था? क्या इसका मतलब यह है कि इस ओरिजिनल क्रिएटर को फिर से जिंदा करने का, उसे रिसरेक्ट करने का पहला स्टेप सक्सेसफुल हो गया है? क्लाइन का दिमाग लिटरली ओवरड्राइव में चल रहा था। वो सोचता है कि रुको, एडम खुद एक विजनरी गॉड बन चुका है। अगर उसका पिता या वो ओरिजिनल क्रिएटर सच में वापस आ गया, तो सबसे पहला नुकसान तो खुद एडम को ही होगा न। तो क्या एडम अपनी मर्जी से खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है? क्या जो लोग कहते हैं कि एडम बहुत ज़्यादा जीलस है, बहुत ज़्यादा डिवोटेड है, उसका यही मतलब है? इसके बाद क्लाइन उस खरगोश के बारे में एनालाइज करता है जो असल में हर्मिस था। वो सोचता है कि हर्मिस कोई ऐसा वैसा बियॉन्डर नहीं है, वो स्पेक्टेटर पाथवे का एक एंजेल है। तो ये बात बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लगती कि वो इतने लंबे टाइम तक मिस मैसेंजर के उस ट्रांसफॉर्मेशन कर्स को अपने ऊपर से हटान पाए, खासकर तब जब उसके पास एडम जैसा एक पूरा का पूरा विजनरी गॉड मौजूद है जो उसकी हेल्प कर सकता है। तो क्या हर्मिस ने जानबूझकर ऐसा किया था? क्या वो कर्स हटाना ही नहीं चाहता था? तभी क्लाइन को डेरलाउ की एक बात याद आती है। डेरलाउ ने मीटिंग में कहा था कि एक स्पेक्टेटर के लिए मौत का मतलब सिर्फ उसकी एक आइडेंटिटी का खत्म होना है। वो किसी और रूप में, किसी और आइडेंटिटी के साथ अपनी कहानी कंटिन्यू कर सकता है।
किसी और थिएट्रिकल प्ले का हिस्सा बन सकता है। क्लाइन इन सारी बातों को एक साथ जोड़ता है और एक बहुत ही शॉकिंग कंक्लूजन पर पहुंचता है। क्या इसका मतलब यह है कि जब कोई स्पेक्टेटर पाथवे में सीक्वेंस 3 या सीक्वेंस 2 पर पहुंच जाता है तो वो अपनी पुरानी आइडेंटिटीज को खुद से अलग करके लिटरली एक जिंदा इंसान या क्रिएचर बना सकता है? और सबसे खतरनाक बात, अगर वो अलग की गई आइडेंटिटी मर भी जाए तो भी ओरिजिनल इंसान की असली बॉडी को कुछ नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट तो भाई मुझे इमोर्टेलिटी का सबसे बड़ा चीट कोड लग रहा है। क्लाइन लिखता है कि हाँ, ये सारी चीज़ें विजनरी बनने के प्रीएम्बल यानी शुरुआती स्टेप्स जैसी ही लग रही हैं। तो क्या वो खरगोश जिसमें हर्मिस बदल गया था वो बस हर्मिस की एक सेपरेटेड आइडेंटिटी थी, एक ऐसी आइडेंटिटी जिसने बाद में सीधे साइकोलॉजी एल्केमिस्ट को ज्वाइन कर लिया? लेकिन हर्मिस आखिर करना क्या चाहता है? क्लाइन को पुराने दिन याद आते हैं जब हर्मिट ऑर्डर की मीटिंग्स होती थीं। तब हर्मिस हमेशा एम्परर के बगल में बैठता था। आखिर ये हर्मिस और एडम मिल कौन सा बड़ा गेम खेल रहे हैं? क्लाइन ने जब अपनी सारी थ्योरीज और एनालिसिस लिख ली तो उसने अपना फाउंटेन पेन नीचे रख दिया। उसने अपने लिखे हुए कंटेंट्स को कई बार बहुत ध्यान से पढ़ा, लेकिन उसका दिल अभी भी मिस्ट्री और बहुत सारे सवालों से घिरा हुआ था। क्योंकि यार, हम बात कर रहे हैं गॉड ऑफ माइंड की, उसके प्लान्स को इतनी आसानी से डिकोड नहीं किया जा सकता। लास्ट में क्लाइन यही डिसाइड करता है कि अभी के लिए वो बस सिचुएशन को ऑब्जर्व करता रहेगा और हर कदम पर विजिलेंट रहेगा। और वहीं दूसरी तरफ हमारी मिस जस्टिस यानी ऑड्रे अब पूरी तरह से सेफ थी। वो अपनी कैरिज लेकर गार्डन ऑफ ईडन से बाहर निकल चुकी थी और एम्प्रेस बरो के उस पार्क में वापस आ गई थी जहां वो मैन मेड लेक था। वो बाहर से बिल्कुल काम और रिलैक्स दिख रही थी। उसे मिस्टर फूल से प्रे करने की या पैनिक करने की कोई जल्दी नहीं थी। वो बस ये उम्मीद कर रही थी कि उस प्राइड वाले मास्क को सील करने का कोई बेटर तरीका मिल जाए। वो बिना किसी टेंशन के अपने लग्जूरियस विला में ऐसे वापस लौट आई जैसे आज कुछ हुआ ही न हो। और इसी सस्पेंस और बहुत सारे अनआंसर्ड सवालों के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। अब देखना यह है कि क्लाइन और ऑड्रे मिलकर एडम के इस खतरनाक माइंड गेम को कैसे टैकल करते हैं। क्या ऑड्रे इस सीक्रेट सोसाइटी के अंदर रहते हुए खुद को सेफ रख पाएगी? ये सब तो हमें आगे की स्टोरी में ही पता चलेगा। In a quiet room, the candle burns low, a page turns slow, the symbols flow, voices rise where none should be, a whisper calls across the sea. Whispers in the fog, deeper than the sea, eyes that watched eternity.